Dr. Farooq Abdullah, the learned senior member of the House, is not present in the House. So I am not able to ask. आप माननीय सदस्य इससे संबंधित प्रश्न पूछे। Quite unfortunate that we are not able to ask supplementary questions. डॉक्टर शौकत राय जी, आप पूछना चाहते हैं सप्लीमेंट्री? जी मंत्री जी जो जवाब दिए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज IMF ने बोला कि इंडिया ग्रोथ रेट फोरकास्ट टू 6.1%, मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया। हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट इज एट -1.1%। I want to ask the honorable minister कि ये जो स्लो डाउन है इसके लिए क्या डिमोनेटाइजेशन का जो सिद्धांत था 2016 नवंबर का वो रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इकोनॉमी में रुपया का शॉर्टेज है, इसके बारे में क्या कर रहा है? सरकार को जब ये सवाल उठाया जाता वो कश्मीर बोल देता है, राम मंदिर बोल देता है, कोई जवाब नहीं देता क्यों इकोनॉमिक स्लो डाउन इतना खराब है। माननीय मंत्री जी, ये माननीय मंत्री दादा का थोड़ा जवाब दे दें। मुझे लगा था कि काले धन के खिलाफ जो कड़ा प्रहार आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी, वो करने की क्षमता भी किसी में थी और साहस था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, हमने वो करके दिखाया और उसको देश ने सराहा। देश के ईमानदार व्यक्ति ने टैक्स अदा करके देश के विकास में अपना बड़ा योगदान किया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस या माननीय सदस्य ये शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर अदा करने वाले जो टैक्स पेयर थे उनकी संख्या लगभग दुगनी हुई है, डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई, और देश की जो रेवेन्यू कलेक्शन थी डायरेक्ट टैक्सेस की वो भी लगभग दुगनी हुई, तो उसके कारण ही हुई है। ये देश के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था जो लंबे समय तक इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के बहुत बड़ा निर्णय सिद्ध होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो सरकार ने कदम उठाए जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम 142वें स्थान से बढ़कर आज 63वें स्थान पर आए हैं। ये लगातार रिफॉर्म जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है ये उसके कारण सर हो पाया है। दुनिया मंदी के साथ गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जहां अमेरिका 29% था पिछले साल, चाइना 6.1% था, भारत 6.8% था। इस साल भारत को अभी भी दुनिया भर ने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होगा। हमारे कदम भी उस दिशा में उठाए गए कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो, 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके 15% किया गया ताकि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, तो भारत 2025 तक बनेगा। ये हमारा संकल्प और हम करके देंगे। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। अगर हाउस ऑर्डर में आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको शून्यकाल में मौका दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। सदन सभा पर पटल रखे जाने का पत्र श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against my name at serial number 4 in the today's list of the business of Lok Sabha. Thank you. श्री अनुराग सिंह ठाकुर। Sir, with your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the list of महासचिव को रिहा करो।
माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को ये सूचित करना है कि महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री उदयन राजे भोसले ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 14 सितंबर 2019 से स्वीकार कर लिया गया। श्री रमेश पोखरियाल जी, महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 100 के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये कि ये माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मान्य सदस्य, आप अपनी सीट पे बैठे। एक बार मान्य सदस्य, एक बार प्लीज आप अपनी सीट पे। मान्य सदस्यगण, कई विषय पर आपने स्थगन सूचनाएं दी जिसकी मैंने व्यवस्था दी है, लेकिन ये अभिलंब लोक मत के सवाल शून्यकाल में आप अपने विषय उठा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको आग्रह किया था, ये सदन आपका है, सदन सबकी सहमति से चलता है। सहमति असहमति सदन में होती है, लेकिन आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। आपने 17वीं लोकसभा के अंदर इस सदन की गरिमा को बनाए रखा। देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास भरोसा संसद पे रहा है। मैं आपके हर विषय पर इस संसद में आपको वाद विवाद चर्चा करने का मौका दूंगा। सदन के नेता ने भी आपको आश्वस्त किया है, मैंने भी आपको आश्वस्त किया है। आप अभिलंब लोक मत के सवालों पर अगर आप इसे उठाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के दें, मैं आपको उठाने की इजाजत दूंगा। हाँ, शुरू कर रहा हूं मैं। आपके ऑन लिस्टेड करने के बाद आपको मौका दूंगा। ऑन लिस्टेड करने के बाद मैं लिस्टेड आपका लिस्टेड में दूंगा। बैठिए। हाँ, मैं लिस्टेड सूची है, उसके बाद में आप हाँ लिस्टेड सूची लिस्टेड पहले दे दिया किसी पे 2 मिनट। हाँ, माननीय 1 मिनट, माननीय अधीर रंजन चौधरी जी, माननीय सदस्य। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, बोले आप। सर, आपका है। आप सर, आपको विपक्ष की पक्ष से हम लोग भी निश्चित किए हैं कि विपक्ष हर मुद्दे पे आपको भी समर्थन देते रहेंगे। हमारी सदन के अंदर हमारे बात रखने का मौका दिया जाए, यही हमारा निवेदन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, बात यह है कि सदन के अंदर आप खुद देखिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, 4 जो बड़ा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कोई है? आप सवाल उठाएं महामंत्री जी। सर, इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारा कार्य मंत्री जी विराज रहे हैं। सर, हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था। वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है, बोलने दीजिए, संक्षिप्त में बयान देना चाहते। उनका सेहत खराब है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहे हैं, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर, दूसरी बात सर, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार
इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपी को वहां रुकवा गया। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपी को यहाँ किराए में लाते हैं, ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहाँ सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपी से पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? आप लोग श्रीनगर जा सकते, आप लोग कश्मीर जा सकते, ये हम सब एमपी के लिए, ये हम सब एमपी के लिए अपमान है, हम सब के लिए, ये हम सब के लिए एक वंचना शिकार होते हैं हम लोग। सर जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया। ये इंटीग्रल, ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। यूरोप से आप किराए के टट्टू को लाते हैं। सर हालत ऐसा हो गया कि वहां सर बाहर के लेबर खून होते हैं, आर्मी की जवान जान गंवाते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट से 5 लेबर खून हो चुके हैं, खून बंद नहीं हुआ, आर्मी की जान गंवाना बंद नहीं हुआ। तो किस तरीके की हालात सामान्य की बात किया जा रहे हैं? सर अंतिम में ये क्या किया सर जानते हैं? ऑपरेशन तो कर दिए हैं लेकिन मरीज नहीं बचे। ऑपरेशन इज डन, पेशेंट इज डेड। आपने कहा था कि हम कश्मीर को सुधारेंगे, एक के बाद एक सदन के अंदर हमें गुमराह करने के लिए। प्लीज मैं आपने मौका दिया, मेरी बात सुने आप। सर हम चाहते हैं कि इस विषय पे सर यह पूरा चर्चा हो। सर हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया। क्यों विपक्ष लोगों को इस तरीके का अपमान किया जा रहा है? क्या कसूर है हमारा, क्या कसूर है हमारा कि सोनिया गांधी जी, जिस गांधी फैमिली हिंदुस्तान के लिए जान गंवाए हैं, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जान गंवाए हैं, वो गांधी परिवार की सुरक्षा इस ढंग से उठा लेना की सही है? दिन तक जिंदा था, दिन तक उनको सुरक्षा दिया गया था। मैंने इसलिए हम चाहते हैं 1 मिनट में व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूँ। हम लोग प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, पेश किया जाए और हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा मांगते हैं। माननीय सदस्य प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपको इजाजत नहीं दी। माननीय प्लीज मैंने आपको मौका दिया, मेरी बात सुन। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्य हिरासत में नहीं है, ये उनका वचन सत्य था। उस समय लोकसभा में उनकी हिरासत की सूचना नहीं थी। अब माननीय सदस्य की हिरासत की सूचनाएं मेरे पास लिखित में आई है। जब तक सदन में किसी माननीय सदस्य की, मैंने आपको मौका दिया, मेरी बात भी सुन ले, जब तक माननीय सदस्य की हिरासत की सूचना मेरे पास नहीं आए, सदन उसको हिरासत में नहीं मानता। दूसरा विषय, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, मैंने बोला माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं, देश के किसी भी माननीय सदस्य के बारे में इस तरीके के शब्द बोलना उचित नहीं है। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर भारत की संसद की लोकतंत्र की एक पहचान है। हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन शब्दों का कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि वो उस देश के माननीय सदस्य हैं। आप माननीय गृह मंत्री जी से जवाब लेना चाहते हैं? मैंने एक पहले कहा था आपको कि माननीय एक मिनट में आपको जवाब, जिस बात पर माननीय सदस्य ने, प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप जम्मू कश्मीर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बिजनेस कमेटी में चर्चा करें। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आपकी चर्चा करेंगे। अब माननीय बालू जी,
एक मिनट Speaker sir, initially the speaker himself has said, this house belongs to everybody. That means indirectly you are addressing the ruling party to release Dr. Farooq Abdullah to us. He has to come and discuss and participate in the discussion, including 370. My dear sir, what has happened to Mr. Farooq Abdullah? Has he been detained under law? It is an illegal detention. Yes. How could you permit? How could you say you are the custodian of the house? You are the custodian. I don't find fault with my friends, the old friends, the ruling party. I will find with you also. It is for you to interfere and see that members' rights should be upheld in the temple of democracy, sir. Sir, what has happened to Mehbooba is a lady, former Chief Minister of Kashmir. Her daughter reported in the press. She said, my mother was manhandled. Is it proper on the part of the ruling माननीय party? सदस्य, अब आपका विषय Are we to say all this? अन्य विषय पर भी आप बोलना चाहिए। Sir, is it not? अब माननीय सदस्य इस विषय पर लंबी डिबेट चर्चा करने के लिए आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विषय रखें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस विषय पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य ने आपका सारा विषय रख दिया गया है। अब माननीय सदस्य को सुनने काल शुरू होता है। आप माननीय गृह मंत्री जी एच बसंत कुमार, मैंने माननीय सदस्य सबको मौका दिया। नो दादा प्लीज नो। हाँ आप बोलिए माननीय सदस्य प्लीज आप जम्मू कश्मीर से माननीय नो माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट मुझे प्लीज काम हाँ माननीय सदस्य आपके सदस्य को समझा। स्पीकर साहब माननीय दादा अभी पश्चिम बंगाल का विषय नहीं है, जम्मू कश्मीर का विषय है। एक मिनट के लिए बात आप भी बोलिएगा। जब इस विषय पर डिटेल चर्चा होगी सबको माननीय सदस्यों को सभी राजनीतिक दल के सदस्यों को बोलने का मौका दे। माननीय सदस्य दादा 2 मिनट सुरेश जी आप एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त को भी डिटेंशन में थे, उसके लिए पूरे आपके पास सबूत हम मिल सकते हैं। दूसरी बात है, he is not in judicial custody, he is in preventive custody under Public Safety Act and his order can be revoked without judicial intervention। इनको जाना नहीं पड़ेगा कोर्ट में, वो judicial custody में नहीं है। सिर्फ आपका एक हुक्म चाहिए, because you are under a constitutional obligation to ensure his participation in the house। आप वो उनका ही हक नहीं है। श्रीनगर के 20 लाख लोगों का हक है टू बी नॉट बी वॉइसलेस इन दिस हाउस। उनको ये हक है कि वो उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो नुमाइंदा है, वो यहाँ आके यहाँ जाए। एक मिनट दादा, कोई चर्चा की बात दादा, इसमें चर्चा की बात नहीं है। आपका एक ऑर्डर चाहिए गवर्नमेंट को कि उनके इंश्योर करे, उनके प्रेजेंट फिर किस तरीके से करे, वो अलग बात है। दादा आप भी बोल लो। I had given an adjournment motion today on the continued detention of Dr. Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, former Union Minister and presently a Lok Sabha member. Dr. Farooq Abdullah is 83 years old and he has been kept in preventive detention since August 5. The government has cited no reason excepting that he is detained under Public Safety Act along with his son and former Chief Minister Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, also former Chief Minister of Jammu and Kashmir. Sir, Dr. Farooq Abdullah has always taken a stand for integration of Jammu and Kashmir। मान्य विषय आ गया, आपने कोई बात है कानून की एक आदमी 3 महीने से जेल में है, आप थोड़ा सा धीरज नहीं रख सकते हैं? थोड़ा सा धीरज आपसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आइदर आप गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाए,
नहीं तो आप होम मिनिस्टर को बुलाइए, वो स्टेटमेंट करे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के डिटेंशन के बारे में। ये बड़ा चर्चा का बात नहीं है। कश्मीर एक पूरा जेल बन गया, वहां भी एप्पल पिकर्स उसको सर मैं ये सब नहीं उठाता है। यूरोप से एक कोई मर्डी शर्मा 2200 आदमी को ले आया, एमपी ऑफ राइट विंग पार्टीज इन यूरोप। हमारे हिंदुस्तान के एमपी नहीं जा पा रहे हैं कश्मीर में। ये सवाल डिटेल सर मैं उठाने चाहता हूँ। Sir, whatever he has spoken about the Kashmir is becoming jail. That has to be expunged, sir. What is this? What message he is going to give to the international community? सदन की कार्रवाई से राहुल गांधी देखने के बाद उसे व्यवस्था दे दी जाएगी। श्री एच बसंत कुमार मान्य सदस्यगण, मान्य बसंत कुमार नो दादा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, एक मिनट प्लीज बैठिए मान्य दादा प्लीज मान्य सदस्य प्लीज मान्य सदस्य दादा प्लीज बैठिए मान्य सदस्य प्लीज। मैं मान्य सदस्य नाम लेके नहीं पुकारना, ज्यादा बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मैंने आपको बिना नियम कानून प्रक्रिया के भी महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की इजाजत दी और मैंने आपसे पूरा आग्रह कर दिया था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए बीएससी मीटिंग 1 बजे है, आप चर्चा करें। उस समय मेरी प्रयास होगा कि इस विषय पर डिटेल चर्चा हो। अब माननीय सदस्य 0 वर्ग एच बसंत कुमार, आपका विषय दे रहा हूं मैं, आपके रेस्पेक्टेड स्पीकर साहब, आपके विषय भी, हाँ आपके विषय भी बीएससी में आप स्पीकर सर, बीएससी पे चर्चा करें। हेल्थ मिनिस्टर, हेलो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है, फॉर सम सजेशन फॉर द रिवैम्पिंग CGH। हाँ आई हैव सम सजेशन टू मे। जी हाँ देंगे, 0 और में देंगे, पक्का देंगे अरविंद जी। नाउ रेस्पेक्टेड सर, अब नई भूमिका में आपको मौका देंगे सर। नाउ द CGHS dispensaries function only from 8 AM to 2 PM and the facility is not available after 2 PM. If one has to consult a doctor, she has to wait for 1 more day. However, in case she approaches an empaneled hospital, there is a mandate that he has to get the emergency certificate from the hospital. However, it is not necessary that there should be an emergency after 2 PM. Sometimes a person could be suffering from a problem which may not be an emergency, but still he cannot wait till the next day. In those cases, to simplify the consultation process, the patient should be allowed to consult empaneled private hospitals after 2 PM directly without being referred to by the dispensary, even in case of non-emergency. It is understood that Ministry of Health and Ministerial Welfare has to reimburse hospitals to the tune of more than 1,000 crore. Because of this, a large number of empaneled hospitals have decided not to entertain patients for whom cashless facility. श्री हो गया शब्द पूरा। श्री NK प्रेमचंदन जी, थैंक यू। Mike it, sir. Thank you very much, sir, for affording me this opportunity. Just a second, sir. I would like to draw the attention of this August House regarding a very shocking incident which has taken place in Chennai IIT. Sir, you may kindly see a brilliant girl by name Fatima Latif, belongs to my constituency and my close neighbor, and the family is well known to me.
he is found dead in the Chennai IIT campus on 9th November 2019. And Speaker sir, you may kindly see this girl, the brilliant girl, she was first time holder in the entrance examination. And she has got admission in the Chennai IIT and she was a first year PG student. And she was found dead in mysterious circumstances. And you may kindly see that the parents, the father, the mother and the sister, they are making specific allegation regarding the death because it is because of the mysterious circumstances by which the girl has been died. And in the mobile application, it may be kindly see in the mobile itself, it is being stated that, sir, I would like to show that in the mobile in the page itself, it is being said that the cause of my death is because of Mr. Sudarshan Padmanabhan, the professor of the Chennai IIT. And also you may kindly see, sir, you may kindly see more than 5 persons have died during the last academic year. 1 teacher and 4 students were died in mysterious circumstances in Chennai IIT during the last academic year. And also they are making specific allegation regarding the religious discrimination against the girl by which she has been harassed, and that is the cause of the death of Fatima Latif. Sir, please. And Fatima Latif. And also, sir, I will conclude. And finally, you may see, sir, now yesterday it is being learned from the newspapers that the Chennai IIT authorities have already given a complaint before the police that the parents of this girl is trying to tarnish the image of IIT Chennai. So a complaint has been given to the police. It is very unfortunate. So we mark our protest. I seek a high-level probe is required regarding this Fatima Latif. So this is not an isolated incident. Series of incidents took place in Chennai IIT. The responsible person should be booked, and that should be punished in a model way. And also, I would like to urge upon the government to have a high-level probe in this case, and no Fatima Latif will come in the history, in the future of our country. And also a discussion is required regarding the IITs and the IIMs. Students are being harassed, and they are forced to commit suicide, and the culprit should be booked, and a high-level probe is required. This is my submission. Thank you very much, sir. Sir, 52 students have committed suicide in the highest institution of learning in this country, the IITs, in the past 10 years. It's the most, and many of the cases, to one of my questions in the parliament, the minister, he himself has accepted that nearly 72 cases of caste discrimination have been booked in higher learning institutions. It is shameful. What are we teaching? What is the point of these institutions if this is what we are going to do to our students? Fatima Latif was sent to IIT with a lot of promise. This girl has committed suicide under mysterious circumstances, and the parents say that before they went to the room of this girl, the whole place was cleaned up. Even the rope with which they say that she hung herself has been removed. And the cell phone in which, as a screensaver, she has named a few professors, and not one single FIR has been filed and no arrests have been done so far. The girl has specifically named a particular professor, but there's been no arrest. So who are they trying to protect? Why has the professor not even been called for interrogation? And, sir, what is happening? The students are protesting there, sir. How many deaths, how much of discrimination can continue happening over there? And we can see that the IIT is saying that, as our colleague has already said, that the name of the IIT is being tarnished. If students are going to kill themselves because of discrimination, and if this is going to continue, I think it is very fair that this institution cannot continue to function like this. Higher learning institutions cannot become a place of caste and religious discrimination. Thank you, sir. And शून्यकाल में हमने श्री जुगल किशोर जी
धन्यवाद सर। देखिए महोदया, मैं महोदय जी प्लीज मैं आपके माध्यम से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर आप बोलना चाहते हैं क्या? मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बोलना है तो बोलने से लेकर पुंछ तक नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए स्वीकृति दी और धनराशि भी उपलब्ध करवाई। जम्मू से लेकर अखनूर तक का जो काम है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और उसकी गति भी बड़ी तेज है। वो काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अखनूर से लेकर पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे का जो काम है वो बड़ी धीमी गति के साथ चल रहा है। मैं अगर कहूं तो अभी तक वो काम शुरू ही नहीं हो पाया है। ये जो जम्मू से अखनूर तक का काम है ये NHIDCL कर रही है को बोलने के बाद अखनूर से लेकर पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे का काम है ये BRO कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से BRO जो है वो अभी तक इस काम को शुरू नहीं कर पाई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार एवं मंत्रालय से प्रार्थना है कि अखनूर से लेकर पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे का काम है वो NHO को दिया जाए या फिर दूसरी एजेंसी को दिया जाए ताकि ये काम जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़े और जो अखनूर से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। मेरी इतनी निवेदन है केंद्र सरकार से और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से ताकि जल्द से जल्द ये काम जो है वो शुरू हो सके। दादा आप बार बार में न उठाएं, दादा को समझाएं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारा प्रकरण जो IIT चेन्नई है श्रीमान, वो हमारा देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और उस IIT से देश में तमाम ऐसी प्रतिभाएं दी हैं जिन पर हम गर्व भी करते हैं। इस सारे घटनाक्रम पर सचिव उच्च शिक्षा को चेन्नई भेजा गया और वहां पर IG स्तर की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। वो जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। श्री रितेश पांडे, नो रितेश पांडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। मैं बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने NTPC द्वारा विस्तार किए जा रहे NTPC टांडा में जो विस्तारीकरण हो रहा है उसमें पुनर्वास एक्ट 2013 के कानूनों का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसकी आवाज को यहाँ पे उठाया था। लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 3 माह बाद भी वहां से पीड़ित जो लोग थे, जो पुनर्वास एक्ट के हिसाब से जो उनको आवास नहीं दिया जा रहा था, उन पीड़ित लोगों की कोई भी समस्या नहीं सुनी गई। मान्यवर, उसके समस्या न सुनने के बावजूद उन लोगों ने खास तौर से हुसैनपुर सुदना के गांव के लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है, जिसमें अंत्योदय समुदाय से आने वाले लोग, दलित और अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कृष्णा वाइफ ऑफ राजेश राम, अन्य ऐसे लोग हैं जिनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। मान्यवर, मैं इन बेसहाय लोगों से मिलने गया था। मान्यवर, मैं इन बेसहाय लोगों से मिलने गया था। इनके बिलखते बच्चों को मैं सांत्वना दिला के आया हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में, मान्यवर समय है, लोकतंत्र के इस मंदिर में, माननीय सदस्यगण, आप अगर अपनी सीट से बोलेंगे तो आपका नाम इस स्क्रीन में आएगा और नहीं बोलेंगे तो आपका नाम स्क्रीन में नहीं आएगा, आपको पहचानेंगे नहीं संसद में। इसलिए आप अपनी सीट पर जाकर ही बोला करें। अब तो बोलने इजाजत दी जाती है आपको इसी सीट में। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बेसहाय लोगों से मैं मिलने गया था मान्यवर, और इन लोगों को मैं सांत्वना दिला के आया हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इनको न्याय मिलेगा। लेकिन मान्यवर, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से चलने वाली ये सरकार आज इन लोगों को पूरी तरह से श्री गोपाल ठाकुर जी। मान्यवर, अभी मेरे पास समय है? नहीं, समय
3 मिनट का समय। मान्य सदस्य, कौन से नियम प्रक्रिया में लिख रहा है कि शून्यकाल में 3 मिनट का समय मिलेगा? मान्य सदस्यगण प्लीज बैठ जाइए। अध्यक्ष का अधिकार है कि कितनी देर आपको बोलने का मौका देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण विषय के तरफ सदन के ध्यान आकृष्ट करना चाहब। महोदय, मैथिली भाषा जे 8म अनुसूची में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमरा दलन, ओहि भाषा में करोड़ों मैथिली भाषी छथि, मुदा आइ तक दूरदर्शन पर मैथिली के चैनल प्रारंभ नहीं भ सकला, जाहि कारणे संपूर्ण मिथिला भाषी अपना आप के उपेक्षित महसूस कर रहा हन। महोदय, हम अहाँ से मांग करना चाहब अहाँ के माध्यम से जे भारत सरकार जे हमार लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संस्कृति संरक्षण संवर्धन लेल जे कृत संकल्पित छथि। महोदय, अहाँ हमरा मैथिली भाषा के संस्कृति के विकास के लेल 24 घंटा दूरदर्शन पर मैथिली टीवी चैनल प्रारंभ कैल जाए, जाहि लेल संपूर्ण मिथिलावासी अहाँ के आभारी रहत। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास जी इस भारतवर्ष की धरती के बहुत महान गुरु हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में छुआछूत के विरुद्ध और सामाजिक बराबरी लाने के लिए उन्होंने पुरजोर यत्न किया और उनकी जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। ये माना जा रहा है उनके गुरु रविदास जी के करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं देश और विदेश में। ये माना जा रहा है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली में तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी बहुत अरसा पहले आए और उनके आने के बाद वहाँ पर रविदास जी के नाम पर एक मंदिर बनाया गया जो कि 12,500 गज की जमीन पे था। मैं खुद वहाँ गया, वहाँ एक तालाब था, वहाँ मंदिर था, वहाँ और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन दुख की बात है अध्यक्ष महोदय कि 10 अगस्त को उस मंदिर को तोड़ दिया गया और जिससे करोड़ों लोगों की जो भावनाएं उनको ठेस लगी और सारे देश में लोग गुरु रविदास जी के फॉलोअर सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट हुए। तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के उन्होंने याचिका भी दायर की सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य, क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय की बात नहीं जी, इसलिए प्लीज। तो न्यायालय ने उच्च जो न्यायालय है उन्होंने कहा कि वहाँ मंदिर बना दिया जाए। तो जो भारत सरकार है, जो मीडिया है, उन्होंने सिर्फ 400 गज जमीन देने के लिए वहाँ अपना प्रस्ताव रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस स्थान की करोड़ों लोगों की भावनाओं से वो स्थान जुड़ा हुआ है। हमने राम मंदिर को 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव आया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है भारत सरकार से डीजीए से कि जितना भी वहाँ स्ट्रक्चर था, जितने 12,400 जो गज जमीन में जो मंदिर था वो वैसे का वैसा मंदिर बनाया जाए और जो चीजें थी वहाँ बनाया जाए, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई। श्रीमती रंजीता कोली, मान्य सदस्य आपस में चर्चा न करें। मान्य सदस्य आपस में चर्चा न करें। श्रीमती रंजीता कोली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में रेल सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। भरतपुर के रेल यात्रियों को यात्रा करने के लिए अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है। रेल सेवा नंबर 12,401 एवं 12,402 कोटा देहरादून नांदा एक्सप्रेस का ठहराव ब्याना जंक्शन पर जनहित में किया जाए। ब्याना में लाल पत्थर की विश्व मंडी है एवं देश के कई स्थानों पर भवन निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, जिससे लाल पत्थर के कारोबार में लगे लोगों को सुविधा मिलेगी। भारत के कई पर्यटन ब्याना क्षेत्र के आसपास, जिससे पर्यटकों को ब्याना आने जाने में सुविधा मिलेगी। मेरे संसदीय क्षेत्र रुकबास उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित है। रुकबास एवं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल के लोगों को जयपुर आ जाने के लिए कोई रेल सुविधा नहीं है।
इससे फतेहपुर से ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों से जयपुर के पर्यटन स्थल तक जाने की सुविधा मिल पाएगी। सरकार से अनुरोध है कि जेस्कॉर पैसेंजर रेल संख्या 59805 एवं 59806 जयपुर से बयाना तक चलती है, उसको फतेहपुर सीकरी वाया रुकबास हुए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी तक विस्तार से किया जाए। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र के विशाल तहसील बयाना में कोटा देहरादून नंदा एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए जयपुर एवं जंक्शन के बीच। श्री फैजल पीपी मोहम्मद जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir. The issue which I am going to raise is a very important issue as far as the development of Lakshadweep is concerned, sir. Sir, I need your, shelter and your advice on this because it is a peculiar issue which may not be affecting other area. Where, sir, there is a service in Lakshadweep. During 1995, Lakshadweep has been encadred to the Danik post. Danik means Delhi Andaman Nicobar service. So earlier it was not, Lakshadweep was not included in, and 1995 it got included in. The peculiar problem what we face now is that the officers deputed to Lakshadweep, they are from the 13 encadred posts, most of the officers who come to Lakshadweep are from freshers like entry cadre. So they are directly coming to take the service to Lakshadweep. Now what is the problem if you ask me, they find it difficult to understand the peculiar issues of Lakshadweep. Number one. Number two, most of the officers doesn't want to come to Lakshadweep because it's a far away place from their hometown. Third, the director post, which is controlled by them, it is very much locally dependent and local people wanted to go and communicate their issues with the people, which they don't find it easy to understand their language. These three issues which lacks the development of Lakshadweep to back. As we know that Lakshadweep, obviously, when you count the 12 months period, 4 months is as such it is going due to the monsoon. So basically we have 6 months. From the 6 months also, to understand the issues for these officers, it becomes very difficult. To pin this particular issue, which was raised by me in several occasions in the parliamentary committee and the recent committee which I am included in, and the proposal also has sent from the Lakshadweep administration to encadre or extend the services of these Danish to the local people. Honorable MOS Home is also sitting with me in the house. I am happy to hear. The issue, administration has suggested to include or extend the service of Danish to the local post. So what is the problem present now is that the officers of local who are educated, well-qualified people, their growth is becoming stagnant at a level of superintendent or accountant or at that post. They don't have any possibility to grow further. Whereas in DAS cadre, Delhi Administrative Subordinate cadre, they have a high pay where the local our officers cannot reach up to that parity because there is a big pay disparity in that also. So to have a patch up with the parity, Lakshadweep administration has proposed a final solution which can bring in a solution for the local officers also to be encadred to the Danik post, which in a way we say that the son of the soil also should get a proper opportunity. I wish that my people also should dream to a prestigious Indian administrative service so that Lakshadweep can be served in a better way. This is the peculiar scenario, and Lakshadweep administration has very clearly submitted a detailed proposal to MHA, and MHA is taking a slow vision on that and sending unnecessary unwanted queries to Lakshadweep administration, which is in a way not expected from MHA. Honorable Minister may kindly look into the proposal and take it in a serious level so that Lakshadweep administration, Lakshadweep can be taken into a serious level of development so that it can be envisaged a great development as far as India is concerned. Thank you very much, sir. Thank you so much. अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के हिंगोली क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में 6 किसानों ने अभी तक आत्महत्या की है। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में फसल का भारी नुकसान हुआ है और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फसलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बेमौसम बरसात के चलते 325 तहसीलों में 54,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का जो नुकसान हुआ है, इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, महाराष्ट्र के मध्य भागों में फसलों को क्षति पहुंची है, जिसमें सोयाबीन, ज्वार, कपास, धान, बाजरा, बागायती फसलें,
केला, अंगूर, संतरा ज्यादा प्रभावित है। इस प्राकृतिक कारण से मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण जो नुकसान हुआ है, मेरा केंद्र सरकार के प्रति निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के पीड़ित किसानों के इस संकट से उबरने के लिए आपके माध्यम से किसानों को जल्दी से जल्दी बीमा राशि का भुगतान हो, और जो किसानों ने बीमा नहीं भरा है वो किसानों को भी NDRF के मार्फत तुरंत उनको मुआवजा मिले। बीमा कंपनियां उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन प्रक्रिया है और किसानों को बार बार पेपर मांग रही है। तो आपको विनंती है कि ये बीमा कंपनियों ने हमारे हर तहसील से हजारों करोड़ों रुपए लिए हैं, लेकिन उनका ना ही तो कार्यालय है, ना ही वहाँ उनके कर्मचारी है। 2-2 कर्मचारी उन्होंने वहाँ पे नियुक्त किए हैं। इनकी चौकसी की जाए और हेक्टरी 25,000 रुपए हर किसान को दिए जाए, ये हमारी मांग है। श्री बी दत्त। थैंक यू सर। सर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस देश की एक महत्वपूर्ण महारत्न कंपनियों में से एक है सर। इस देश के लाखों नौजवानों को इस रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। सर, BPCL has 4 major refineries situated in Cochin, the most important one, the second one in Mumbai, third one in Madhya Pradesh, and the fourth one in Assam. Sir, it has a worth of 8.5 lakh crore assets and 13,000 crore per year. It's making profit before GST and 8,000 crore profit after GST. Sir, this refinery is not just producing petroleum products, but the byproducts which are produced are raw materials to many other major companies across the country. So the bitumen is one major example which provides the tarring material for the entire state of Kerala. Sir, 27% of the LPG cylinders is in spread over 8.5 lakh crore families, sir, LPG. There are many central government schemes which provide subsidies to the common man through the LPG cylinder, which will be taken out in the future, sir. Sir, there are many other products which are being processed in this country. Sir, 52 airports are being provided with aviation fuel with the help of Bharat Petroleum Corporation Limited. Sir, there are many other factors. When the government takes a step to privatize, we should also understand the story. There is an old story of a greedy man who kills his golden goose for becoming rich overnight. Unfortunately, sir, he doesn't get the golden goose or the golden eggs. So the government should, I strongly condemn the decision to privatize Bharat Petroleum Corporation Limited. The government should withdraw from this decision. When we talk about nationalism and the pride of the nation are being sold at a faster rate, and sir, we should withdraw from this very Herculean decision of the government. Sir, thank you, sir. The Honorable Finance Minister has declared that the government will complete the process of selling 2 ionic institutions of Indian nation. One is Bharat Petroleum and the Air India before March next year. So the reason for selling Air India is that runs losses, and the reason for selling BPCL is that runs profit. So the paradox approach, I must point out one of the facts: the government is selling the family silver when it puts the BPCL on the block. I understand the compulsion of the government to meet the disinvestment target, failing in which the fiscal deficit target will go for a loss. But the government owes to explain why it chooses to sell the Maharatna company, locked stock the barrel. The company is one of the largest profit-making companies, even by the standards of the private sector companies. Last year, it ran a turnover of rupees 3.37 lakhs crore and a profit of rupees 7,132. That profit, unlike the profit of the huge private and multinational, does not go to the private individuals on the overseas in full measure. The government of India is the direct beneficiary of the profit that BPS. One minute, sir. Speaker, sir. Last year alone, BPSL contributed 2,196
to the government as dividend. It has paid rupees 30,000 crore to the government in the last 10 years. Last time, today I read in the newspaper that the Honorable Finance Minister said the profitability has gone down. But that is not correct, sir, because for the last 10 years to 4 years, the contribution as dividend to the central government is 8,483 rupees. Sir, why are you killing the ghosts that lays down the golden egg? Sir, 1 minute, it belongs to my constituency. Mr. Speaker, sir, I represent the place where one of the biggest expansion plans of the company is now nearing completion. The BPCL has invested 23,000 crore to make the major foray of the petroleum chemicals. The company is in partnership with the government of Kerala, is setting up a petrochemical park which is going to attract investment in 10,000 of crores. Now, after having done everything, after investing huge amounts and making any entry into a very profitable business, now you want to sell it for a song. This is unacceptable. सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस सूची के बाद भी कई माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है। हाँ, माननीय सदस्य, आपका सूची में नाम है, पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्लीज, ये मेरा अधिकार है कि आगे पीछे करने का। श्री वीके श्री कंदन। Four killings of people allegedly belong to Maoists in Attapadi, a tribal hamlet, by the Thunderbolt, a special group carved out of Kerala police on the 28th and 29th of last month. 3 men and a woman had succumbed to the shootout by the Kerala police. There were 14 police personnel were there during the shootout. According to the version of the Honorable Chief Minister of Kerala, the Thunderbolt personnel fired at the said people for self-defense as the victims were carrying weapons and were attacking the police personnel. Sir, interestingly, there was no injury or wound on any police personnel involved in the said attack. Police personnel were not able to even identify 2 victims of the said shootout, and yet they charged the UAPA on them. As per the Honorable Supreme Court's order dated 23rd December 2014 in PUCL versus Union of India, FIR should be made in the event of any killing against a person on whose hands someone has lost his or her life. Here, the Kerala government has not yet charged the FIR against this police personnel. And sir, the said atrocity is being now investigated by crime branch. Therefore, I urge upon the government to order, sir, 1 minute. I urge upon the government to order for a judicial inquiry by the sitting judge into this. Shri Rangappa Bane. The truth can be unearthed. माननीय की बात ठीक है। श्री रंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सबकी बात आ गई। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये समाज सुधारक को भारत रत्न देने के बारे में मेरी मैं बात रख रहा हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पूना में हुआ था। सत्यशोधक समाज के प्रणेते, भारतीय विचारक, समाज सुधारक, लेखक, ब्रिटिश काल में किसानों की बात रखने वाले और महिलाओं, विधवाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले ज्योतिबा फुले ने किसानों की हालत सुधारने के लिए काफी काम किया है। वो एक समाज सुधारक थे। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने, जब महिला पढ़ नहीं पाती थी, घर से निकल नहीं पाती थी, बाल विवाह, विधवा पर अत्याचार हो रहे थे, तब
शिक्षा के लिए काम किया। अपने घर में उन्होंने स्कूल खोल के महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम किया है। ये समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मैं मांग रखता हूँ। श्री राहुल रमेश शेवाल। शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन का ध्यान राहुल के नाम से जानता हूँ राहुल एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय देश की कई सहकारी बैंकों की हालत बहुत खराब है। कुछ बैंक तो बंद भी हो गए और हम आम जनता, जिनमें अधिकतर लोअर मिडिल क्लास के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया है। बैंक के कुछ डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भारी मात्रा में कुछ कंपनियों को लोन देते हैं और फिर दिवालिया घोषित करके उनसे भारी मात्रा में रिश्वत लेकर एंजॉय करते हैं और गरीब आदमी अपने जमा किए पैसे के लिए तरस जाता है। रिजर्व बैंक का, सरकार का कोई कंट्रोल इन पर नहीं है। अभी हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 8 खाताधारकों की जमा रकम पर आरबीआई द्वारा निकासी प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के बाद मृत्यु हो गई है। लोगों की उनकी गाड़ी कमाई बैंकों से निकालने से मना किया जा रहा है और जो उनके जीवन भर की जमा पूंजी है। सर, मैं यह बैंक में मेरे संसदीय क्षेत्र साउथ सेंट्रल मुंबई में वर्ष 1984 में सायन कोलेडा में स्थापित किया गया था, जो आज देश में चौथा सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। रिजर्व बैंक ने ऑर्डर करके पैसा निकालने की लिमिट लगा दी, जिससे न केवल व्यक्तिगत जमाकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बैंक में जिन कंपनियों, ट्रस्टों और स्कूलों के खाते हैं, वे अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करने के लिए पैसे निकालने में असमर्थ है। पीएमसी बैंक के डायरेक्टर ने साठगांठ करके दिवालिया कंपनी एचडीआईएल को करोड़ों रुपए का कर्ज देकर बैंक को भी दिवालिया बना दिया है। सर, महाराष्ट्र के अनेक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का करोड़ों रुपया पीएमसी बैंक में जमा है। उनको गुरु नानक का 550वां जो गुरु पर्व मनाने के लिए पैसा निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि कई और से पैसा इंतजाम करके काम निकालना पड़ा। सर, मैं इस बड़े बैंक घोटाले में आम आदमी क्यों सफर करे? उनको अपने ही जमा किए पैसों को निकालने के लिए पिछले 2 महीने से भटकना पड़ रहा है। उसका क्या कसूर है? मेरे सुझाव है कि जिन बैंक अधिकारियों ने यह कुकृत्य किया है, उनकी संपत्ति को बेचकर खाताधारकों को उनका पैसा जमा करने का भुगतान करना चाहिए। और सर, अनुमान के आधार पर तत्काल प्रभाव से बैंक को पुनर्आरंभ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्राविधान करना आवश्यक है। और जो आरबीआई को करना चाहिए, बैंक के जमाकर्ताओं को किसी भी समय अपने पैसे निकालने का अधिकार है और आरबीआई की प्रतिबंधों के ऐसे कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूं कि आरबीआई को इस दिशा में दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और सरकार को सदन में एक एक्ट पारित करना भी चाहिए कि सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन लाना चाहिए, जिस बैंक का अधिकारी जनता के धन से धोखाधड़ी न कर पाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। सरस्वती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी गांधी संकल्प यात्रा के दौरान मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर के गांव में जाने का मौका मिला और जब क्षेत्र में गया तो लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आई। जिस क्षेत्र में हजारों मन अन्न पैदा होता था, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण, जल संकट के कारण लोग अब भूख की स्थिति में आ गए हैं और यही स्थिति पीने के पानी की है। ढाणियों में लोग रहते हैं, उन्होंने हर महीने 4-4, 5-5 हजार रुपये टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है, विशेष तौर से जल शक्ति मंत्रालय से मैं निवेदन करूंगा कि पानी की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको पीने की पानी की समस्या है, तो कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की, कोई नहर की व्यवस्था करके, पेयजल की व्यवस्था करके समस्या का समाधान किया जाए ताकि लोगों की समस्या मिट सके। धन्यवाद। नेक्स्ट आपको बुला रहा हूँ डॉक्टर किट भाई सोलंकी जी के। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण कुपोषण के विषय को इस सदन में आपके माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने कुपोषण के मुद्दे को एड्रेस किया है और आज भारत सरकार और महिला बाल कल्याण मंत्रालय पोषण अभियान के द्वारा
बहुत ही अच्छी तरह से कुपोषण के मुद्दे को एड्रेस कर रही है। मगर अभी अभी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे 2019 का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुपोषण की मात्रा अनुसूचित जाति के महिला और बच्चों में ज्यादा है और कुछ प्रदेश में ज्यादा है। मेरा आपके माध्यम से जो सरकार को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि कुपोषण महिला और बच्चों में ज्यादा है और उनमें मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, मिल्क और ऐसे जो है सप्लीमेंट उनको दिया जाए। मेरा आपके माध्यम से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार को जो अनुसूचित जाति के और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लोगों में कुपोषण आता है, तो इन दोनों वर्गों को एड्रेस करके उस मुद्दे को एक अभियान की तरह वहां उठाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री कृपाल तुमाने जी। लास्ट सेशन में भी ऐसा ही हुआ था, पिछले समय भी ऐसे नाम मेरा निकल गया था। कल इस बार नहीं निकलेगा आपका नाम? नहीं निकलेगा। धन्यवाद। आदरणीय स्पीकर महोदय, आप सभी लोग, सभी सांसद देश के जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अक्टूबर महीने में भारी बरसात होने के कारण किसानों का 100% किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ऐसा कोई क्रॉप नहीं होगा कि जो उसमें से छूट गया। सोयाबीन हो, हमारा कपास जो महाराष्ट्र में विदर्भ में बड़े पैमाने पर होता है, हॉर्टिकल्चर में अंगूर की बात करें, नागपुर का प्रसिद्ध संतरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसी भी तरह से उनको कोई 0% आज के हिसाब में पूरा नेस्तनाबूद हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र के आदरणीय गवर्नर साहब ने जिस तरह से हमें राहत वहाँ पे घोषित की है, तो बहुत ही कम मात्रा में 8,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से उन्होंने हमें अभी डिक्लेयर किया है। लेकिन सही मायने में उसका पंचनामा करके केंद्र सरकार की एक टीम महाराष्ट्र में आए और उसकी जो कुछ जांच रिपोर्ट उनकी आती है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों का जिस तरह का नुकसान हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे किसान हैं, जिनकी सोयाबीन है, कपास है, धान है, इनको कम से कम 25,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से, और जिनका संतरा है, अंगूर है, यानी जिसके फल है, इसको कम से कम 50,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। यही मैं आपसे मांगता हूँ। श्रीमती नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है शिवसेना के 2-3 खासदारों ने आज किसानों के ऊपर बात की है। पहले तो उनसे हम महाराष्ट्र के जनता उन्हें प्रश्न विचार रही है कि सदन में आने के बाद आप किसानों के लिए बात करते हैं, पर जिन युति में वो सरकार को मेजॉरिटी दी है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने पोस्ट के लिए वो करके माननीय सदस्य आप अपना विषय रखिए। किसानों के लिए आप अपना अगर किसानों के लालच नहीं है, किसानों के लिए माननीय सदस्य आप अपनी बात रखिए। आपला विषय बोला, आपण आपले विषय मांडू। मुझे लगता है कि पद अगर किसानों के लिए इतना प्यार, इतनी सहानुभूति है, तो वहां पर सरकार फॉर्म करनी थी और किसानों में जो आज गीला महाअकाल हमारे महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा राष्ट्रपति शासन लागू करने में, तो ये शिवसेना वालों के लिए है। खुद का स्वार्थ, खुद का घर अगर ना ध्यान में रखते तो मुझे लगता है किसानों के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है, तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ और किसानों के हित में वो सरकार को मेजॉरिटी के सपोर्ट भी कर सकती हूँ। आज नहीं, आज आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। मुझे किसानों के बारे में बात करना है, मुझे आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप किसान की बात करें। आज तालुके में घूम घूम के पूरे जिले के
हर एक तालुके में घूम घूम के जब देखा है, सोयाबीन, कपास, मूंग, धान्य, हर चीज का मेजर नुकसान वहां पर हुआ है और आज हमारे राज्य को कोई माए बाप नहीं है। तो इसलिए मैं केंद्र को बोलूंगी कि हमारे राज्य के माए बाप सिर्फ केंद्र है। तो केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के लिए 50,000 करोड़ की आपने मदद करना चाहिए, जिससे हमारे किसान के घर चल सके, उनके दुख में कहीं नहीं चिराग जलाने की एक राह अगर देनी है तो वो केंद्र से। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर जिला स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, शिक्षा, आर्थिक माननीय सदस्य आपस में संवाद नहीं करें प्लीज। दूसरा जिला है शिवहर, बिहार का वैसा जिला है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं अनवरत रूप से विगत 10 वर्षों से प्रयासरत हूँ। यहाँ बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण कृषि क्षेत्र में विकास नहीं है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक भी अस्पताल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया विजन 2022 के तहत बिहार के 13 जिला सहित देश के कुल 115 पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2022 तक उन जिलों को देश के अन्य जिलों के समकक्ष विकास करना है। परंतु दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि शिवहर जिला के न्यू इंडिया विजन के तहत शामिल नहीं किया गया है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को शिवहर जिला पूरा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जिला स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सड़क, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं के आधार पर सर्वाधिक पिछड़ा है, उसको न्यू इंडिया विजन 2022 से वंचित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि न्यू इंडिया विजन के अंतर्गत उन पिछड़े जिले को शामिल किया जाए जो वास्तव में बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिससे क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो और देश के जिला में फैली आर्थिक सामाजिक विषमता दूर हो सके। उप विजन का सलाह मांगती है। क्वेश्चन है, अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला को न्यू इंडिया विजन 2022 के तहत आकांक्षी जिला घोषित करने के लिए इसको शामिल किया जाए, जिससे यहाँ की बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके और लोगों के प्रति आय की वृद्धि बढ़ सके। धन्यवाद। एनटी एंटोनी। Thank you, Chairman. Sir, I request the government to stick to its decision to abstain from the regional comprehensive economic partnership, a mega free trade agreement among the 10 ASEAN countries, as well as India, China, Australia, Japan, New Zealand, and South Korea. There are reports that the pressure is mounting on the government to reconsider its decision. At this juncture, I would like to submit the apprehensions of domestic industries and farmers in this regard. Sir, RCEP seeks to open up markets by total removal or cutting down tariffs by eliminating trade restrictions. This is a major concern of our domestic manufacturers, since the RCEP proposes to make 92% of India's goods tariff-free within the next 15 years. If it happens, then our domestic manufacturing sector will be withered away and crores of people in the country would become unemployed. Sir, considering the current disastrous state of our rubber, coconut, pepper, cardamom, coffee and tea farmers, if India agrees to the RCEP pact, then we would be signing on the death warrant of our agriculture and our domestic industries. Sir, hence I will strongly urge and request the government to reconsider this and stick to its decision to abstain the RCEP pact. RCEP will decide the destiny of half of the population of the planet by covering 1/3 of the global GDP. Sir, hence I request the government, strongly urge the government to not to reconsider and stick to its decision to abstain the RCEP pact. श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मेरे क्षेत्र में हापुड़ अपेक्षाकृत नया जिला है,
जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। देखा जाए तो अभी भी नहीं है। 2016 में उसको सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने। बाद में उसका प्रदेश सरकार ने स्थान की व्यवस्था की, स्थान की व्यवस्था भी हो गई, परंतु अभी उसको वहां पर निर्माण का काम प्रारंभ नहीं हुआ है और जो पूरा विकास कृषि विज्ञान केंद्र का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। किसानों की मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए प्रत्येक जनपद के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था है और उससे उनको बड़ा लाभ भी होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस काम के लिए पैसा वो अवमुक्त करें ताकि वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो सके और जल्दी से जल्दी कृषि विज्ञान केंद्र पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवंत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पंजाब में एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। दुख की बात है कि पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो छुट्टियां मनाने यूरोप गई है, वो शिकार खेलने गए हैं और पंजाब में दरिंदे इंसानियत का शिकार कर रहे हैं। ये मेरी कंस्टिट्यूंसी में संगरूर जिले के चंगाली वाला गांव में एक दलित नौजवान को बहुत ही दरिंदगी से मार दिया गया। पलाश से उसके मांस को नोच नोच कर और ऊपर तेजाब छिड़क कर जब उसने पानी मांगा तो उसको पेशाब पिलाया गया। ऐसी क्रूरता पंजाब में जो घटी है। अब सर लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनका परिवार जो है वो पीजीआई में बैठा है, वो मांग कर रहे हैं 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और वो पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब में कोई डिसीजन मेकर नहीं है, कोई फैसला लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 बार फोन किया अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई डिसीजन ले सकता हूं क्योंकि सीएम साहब बाहर गए हुए हैं, और मैं आग्रह करता हूं कि होम मिनिस्ट्री इमीडिएटली इंटरफेयर करे। वो गरीब परिवार है और लोग सड़कों में संगरूर में भी बैठे हैं और चंडीगढ़ में परिवार धरने पर बैठा है। बात करने के लिए सरकार के पास कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसा पंजाब में बहुत कम देखा गया है कि पंजाब को लावारिस छोड़कर हमारी सरकार घूमने गई है यूरोप में। और मैं आपके जरिए आग्रह करता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि कृपया अधिकारियों को, पंजाब सरकार को आदेश दें कि उस परिवार को 50 लाख रुपए, जगमेल सिंह जिसका नाम है, उसके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देकर, और आगे से ऐसी मिसाली सजा हो कि आगे से ऐसे किसी दलितों पर या गरीबों पर या आम लोगों पर ऐसी दरिंदगी करने की कोई सोच भी ना सके। तो पंजाब के संगरूर के चंगाली वाला गांव की घटना है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं वो संज्ञान लें। पंजाब सरकार तो छुट्टियों पर गई हुई है, पंजाब इस वक्त लावारिस है। कृपया 1 मिनट में बात कीजिए, कर दीजिए लिख कर, चिराग जी लिख करके भिजवा दी, ऐसे लिख करके भिजवा दी। श्रीमती मीनाक्षी लिखी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बात कहने का मौका दिया। आज दिल्ली की जो हालत है वो तमाम अखबार, टीवी चैनल सब चला रहे हैं पिछले 1 महीने से। इतना झगड़ालू व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बन गया है जिसके पास समय नहीं है पड़ोस के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने का। एयर पोल्यूशन की तो बात हो रही है, लेकिन उससे बड़ी जो समस्या है जिसके लिए आज हमारी बहनों ने एक धरना भी किया है और प्रदर्शन भी किया है, वो है पानी की समस्या। दिल्ली को 11,000 मिलियन गैलन पानी जो है वो रोज का चाहिए, लेकिन दिल्ली जो पानी बनाती है वो केवल 9,000 मिलियन गैलन पानी बनाती है। बनाने का मतलब जो हमारी क्षमता है एसटीपी प्लांट्स की, उससे कहीं ज्यादा पानी हमें जरूरत है और उससे ज्यादा पानी उसमें जा रहा है। हम डाउनस्ट्रीम की तरफ है तो अपस्ट्रीम का जितना गंद है वो भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा गंद जो है हम दिल्ली से बाहर भेजते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो एक्विफायर पानी को रिचार्ज करते हैं, उन एक्विफायर्स के अंदर क्रोमियम, कैडमियम और तमाम तरीके के जो हेवी मेटल्स हैं उनकी वजह से प्रदूषण आया हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इंडस्ट्रीज गैर कानूनी तौर पर चल रही है जिनको रोकने की कोई तरीका नहीं है, और जितनी पानी की पाइप इत्यादि है वो चरमरा रही है। खाली खर्चा पानी के जो व्यवस्था के ऊपर करना चाहिए था वो फ्री सब्सिडी में किया जा रहा है और व्यवस्था चरमरा रही है। तो खर्चा जहां खर्चा हो वहां खर्चा किया जाए, और दिल्ली में पानी की समस्या जो कि पूरे देश भर की समस्या आज बनी हुई है उसका काम किया जाए, और कर्जे पे कर्जा चढ़ाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है।
पानी हमारा शरीर पानी का 70% पानी का बना हुआ है और वही पानी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी दिल्ली को मिल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और तात्कालिक लोक महत्व के लिए मुझे अवसर दिया। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि किसी भी समाज के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो होना चाहिए वो 100 से नीचे हो और एक आइडियल जो है वो 21 से लेकर 30 तक होना चाहिए। आज चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, एनसीआर हो या यूपी हो, जिस तरह से लगातार AQI 500, 600, 700 यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में 1000 से ऊपर उस एयर क्वालिटी इंडेक्स का पहुंच गया, जिसके कारण स्कूल बंद कर देने पड़े, बच्चों को घरों में कैद रहना पड़ा, दिल्ली की सड़कें सूनी हो गई और केवल ब्लेम गेम हो रहा है। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं काम कर रहे हैं, पराली नहीं बुझा रहे हैं। आखिर दिल्ली की जनता ने कौन सा गुनाह किया है या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कि सरकार केवल ब्लेम गेम करे। सरकार अगर केंद्र के द्वारा 1192 करोड़ रुपया दिया गया इस एयर पोल्यूशन के लिए या इसको निदान के लिए, 262 करोड़ दिल्ली के MCDs को दिया गया, तो आखिर दिल्ली देश की राजधानी है और लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में चीफ सेक्रेटरीज को कह रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO भी चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दे रहा। तो इस सदन में ऐसे गंभीर प्रश्न पे मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आखिर कौन सा उपाय होगा कि बजट देने के बाद और इस तरह के इस प्रदूषण को हम अगर कम नहीं कर सकेंगे तो कैसे लोग आखिर इस दिल्ली। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया 1 मिनट में बात करें ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर दिया जा सके। श्री TN प्रतापन। Honorable Chairman Sir, National Highway 544 Manoti Vadakanjeri is the first ever 6-line highway project in Kerala. It has been 10 years. The construction works of the project is unfinished. Sir, this is the gateway of Kerala. Most of the work are unscientific. Proper maintenance also not done here. Huge amount of loss, including 244 deaths happen in these roads. Traffic block of 6 to 7 hours is a regular thing. The concessionaire and National Highway Authority of India are playing foul in this project. Central government should take action in this problem. I kindly request the central government to take action in this issue to finish the works. As an urgent step, one tunnel in Kudiran should be opened immediately. A very crucial action from the Union Minister of Transportation and Highway, Sri Nitin Gadkari ji, should be there in this matter. Thank you, sir. Thank you. श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। अभी जो बात हमारे एक साथी मीनाक्षी लेखी जी ने कही, मैं उसी पे आज एक बहुत ही अति आवश्यक मुद्दा सबके सामने लाना चाहता हूं। और ये मुद्दा यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए जो 13 दिसंबर तक दिल्ली में रह के यहाँ का पानी सेवन करेंगे, सबके लिए हेल्थ इमरजेंसी जैसी है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है सर। 3 माह पहले 300 सैंपल लेके दिल्ली का टेस्ट हुआ। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी के उपभोक्ता मामले मंत्रालय को। और दिल्ली का 300 सैंपल किसी न किसी पैरामीटर पे फेल हो गया सर। यहाँ के मुख्यमंत्री चिल्लाने लगे, केवल दिल्ली का ही क्यों टेस्ट करते हो, पूरे देश का क्यों नहीं टेस्ट करते। और धन्यवाद रामविलास पासवान जी, उन्होंने 20 राज्यों का टेस्ट कराया और 20 राज्यों में आज सबसे खतरनाक पानी दिल्ली का आया है। दिल्ली की गलियों में हाहाकार है सर। पानी के लिए गली गली चित्कार है। गली में कोई भी विधायक यहाँ का नहीं जा सकता है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि BIS के इस टेस्ट के बाद जो फेल हुआ है
कोई न कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए सर कि ऐसे लोगों को, जो लोग पानी इतना खतरनाक जहरीला पानी दे रहे हैं, इस पे कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे मुंबई का पानी वेस्ट हो जाता है जहां 5 साल से जो सरकार काम कर रही है, और कैसे दिल्ली का पानी जहरीला हो जाता है, इस पे जरूर लिया जाए सर संदर्भ। मैं आपसे धन्यवाद करता हूं इसके लिए। जी कुछ कहना चाहते? एक सेकेंड, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? और सर, जो पानी का मामला है, ये कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से हम पिछले 4 साल से लगे हुए हैं इसके पीछे, और हम लोग 77 से दिल्ली में रहते हैं। पहली बार जीत करके आए थे। 85 के बाद 90 के बाद से बोतल वगैरह चला, इसके पहले तो लोग पानी यहीं का पीते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कोई आदमी जो है नल का पानी नहीं पी सकता है, नीला पीला पानी निकलते रहता है। और उसके बाद जो है, और सब कहीं कहीं कोई अच्छे लोग हैं, आरओ लगा लिए हैं, कहीं कुछ कर लिया है, कहीं बोतल का पानी पीते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, मतलब 2/4 3/4 जो है, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि झोपड़ी एरिया में रहते हैं, उनके पास में कोई साधन नहीं है। और 90 से 95% बच्चे जो है, उनका शरीर कोमल होता है। ये गंदा पानी पीने के कारण कोई न कोई बीमारी से जो है ग्रसित हो जाता है। हम लोग राजनीति में हैं, गरीब घर से आए हैं, बहुत हम चिंतित रहते थे। BIS हमारे अंडर में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, वो देश में जितने 20-25 हजार जो है पानी से लेकर के सब चीज का स्टैंडर्ड बनाता है। तो हमने जो है उनको कहा कि कुछ सैंपल मेरे पास में लोगों ने भेजा कि साहब आप मंत्री हैं, तो इस पर भी आप देखिए। तो मैंने क्या कहते हैं कि बुलाया था, जो आप पार्टी की सरकार है उनके लोगों को भी मैंने कहा था। हमने वहां से जब सैंपल लिया और जब प्राइमरी टेस्ट किया उसमें, तो उसमें सबका सब फेल कर गया। हमने कहा देखो इसको ये काम करो, गंभीरता से इसको करो, 10 बोतल से नहीं होगा। कहा सर सब 100 बोतल लेना पड़ेगा एक जगह से। हमने ठीक है, 11 जगह पर से क्या कहते हैं कि विभिन्न एरिया से क्या कहते हैं कि लिया, और लेने के बाद मैंने बुलाया दिल्ली के क्या कहते हैं जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड क्या है तो वहीं से सप्लाई होता है। जो अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि जल बोर्ड सप्लाई करता है और अलग अलग इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस समय में भी उन्होंने बयान दिया कि नहीं हमारा तो पानी जो है 100% ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा अच्छा है। हमने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम तो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति होंगे कि जिस दिन मालूम हो जाए कि दिल्ली का पानी पीने लायक क्या कहते हैं कि हो गया है। कहीं भी किसी के दरवाजे पर दिल्ली में का गेस्ट आता है, तो यदि आप गिलास में पानी उसको देखिएगा तो उसको संतुष्ट नहीं होता है ये पानी कैसा है, जब तक कि सामने में बोतल नहीं देख लेता है। तो कोई नहीं पीता है बोतल, कोई पानी नहीं पीता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने जो है सो कहा कि एक काम करो, दिल्ली की सरकार का ही मामला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक जो है पूरे देश में हम स्वच्छ पानी का नल की व्यवस्था पानी के द्वारा करेंगे, तो सब जगह स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो आप एक काम करो, जितने भी स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं, फर्स्ट फेज में क्या कहते हैं उनका जांच करो, उसके बाद सेकेंड फेज में जितने 100 स्मार्ट सिटी हैं उनका जांच करो, और थर्ड में जाकर के जो है आप जांच करो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तब नीचे जाओ। और 1 महीना का उसका समय था। 3 अक्टूबर को हमने बैठक बुलाई थी, जिसमें जल बोर्ड के भी लोग थे, NDMC के भी लोग थे, सारे के सारे लोग थे, और सबको हमने बतलाया था कि देखो कैसा पानी है, कैसा निकल रहा है। उसके बाद जो है रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन के बाद जो है हमने देखा भी नहीं, क्योंकि हम टेक्नीशियन तो कोई टेक्निकल आदमी तो है नहीं कि क्या रिपोर्ट में है, कैसे है। लेकिन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है सारे मीडिया के सामने में उन्होंने रखा, और उसमें क्या कहते हैं 21 स्टेट का जो है सो उन्होंने जो है सो तय किया, जिसमें जो बतलाया गया कि सबसे ऊपर में मानते हैं कि जो है सो महाराष्ट्र का क्या कहते हैं कि मुंबई का है, और सबसे लास्ट में क्या कहते हैं कि जो खराब जो है स्थिति जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली का है। उसके बाद मान लेते हैं कि अब लोगों ने हमारे जैसे लोगों पर कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि आरोप लगाते हैं। मैं यह चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूँ कि हम भारत सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है, कोई MP नहीं कर सकता है, कोई विधायक नहीं कर सकता है कि हमने कभी जीवन में राजनीति किया है इन मामलों को लेकर के। हाँ, गरीब का जहां तक सवाल आता है, हम उसमें क्या कहते हैं कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि
पानी को क्या करते हैं कि जो है कि तो इन्होंने जो है ये पक्षपात किया है। आप ये कहते हैं कि कमेटी बना दें और क्या करें। हम कहते पार्लियामेंट में, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे दिल्ली की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसी को भी लगता है कि इसमें मान लेते हैं कि उनका पानी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहली बात तो यदि पानी 100% आपका अच्छा है तो मैंडेटरी करो। कोई भी आदमी को खराब पानी मिलेगा कोर्ट में चला जाएगा। और नहीं तो हम आज घोषणा करना चाहते हैं कि हम अपने यहाँ से 2-3 अधिकारी जो सीनियर हैं, BIS के, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हैं, DG हैं, DG नीचे में हैं, उनको हम नियुक्त करते हैं। आप दे दो, आप भी 3 अफसर को क्या कहते हैं कि दे दो, और जिस एरिया में आपको जाना हो आप ज्वाइंटली जाओ, कहीं भी जाओ, और विभिन्न एरिया से आप पानी ले लो और उसकी जांच क्या कहते हैं कि उसका जांच करते हैं, जिस लेबोरेटरी में आप कराना चाहते हो उस लेबोरेटरी में आप कराने का काम करो। हम उसका स्वागत करते हैं। हम आज अनाउंस करते हैं और हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं, आप शाम तक दो नाम, कल तक नाम दो, परसों तक नाम दो। अब इनके जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई हैं, बोलते रहते हैं, अरे MLA से पूछो ना, कोई भी MLA दिल्ली का कह दे, हिम्मत है तो पब्लिकली कहे कि साहब हमारे एरिया में जो है पानी जो है स्वच्छ मिलता है और क्या कहते हैं पीने लायक पानी है। कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हम कोई वाद विवाद में जाना नहीं चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले, और जो गरीब लोग हैं जो RO नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते हैं, बेचारे गर्म करके पानी पीते हैं, वो भी सही नहीं मिल पाता है। इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है। और लोग इसमें राजनीति करते हैं, सारे के सारे मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब जगह जाकर के दिखला रहे हैं, ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपके माध्यम से हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। कोई इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। देश में स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले, नहीं तो आधा बीमारी 90% बीमारी उसी से पैदा होता है। और उसके बाद है हम दिल्ली सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप नाम दो, कल तक दो, आज तक दो, हम नाम जाकर के अभी हम जाकर के नाम उनको क्या कहते हैं कि भेज देंगे, और दो बैठे और जिस भी क्या कहते हैं जहां भी लेबोरेटरी से हो जांच कराने का हो वो क्या कहते हैं करें, हम उसके लिए तैयार हैं। और उसका जो रिपोर्ट है उसको भी क्या कहते हैं कि जो है हम पब्लिक करेंगे। यही आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। श्री राम शिवरोणी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र में लगने वाले जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जो निशांत ही पिछड़ा हुआ है, इन जनपदों में कोई मेडिकल कॉलेज, व्यवसायिक कॉलेज या रोजगार हेतु ना कोई उद्यम स्थापित किया गया है, जिससे बेरोजगारी की भयावह स्थिति बहुत पहले से ही विद्यमान है। इसी क्षेत्र के कभी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। आज भी ये दोनों जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों जनपदों के विकास हेतु विशेष ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज, व्यवसायिक कॉलेज या कोई राजकीय विश्वविद्यालय का सृजन कर पिछड़ापन दूर करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमती रक्षा खड़से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इस जिरोर में बोलने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि अभी जो भी संसद में अभी चर्चा हुई जिरोर में, काफी सांसदों ने महाराष्ट्र के किसानों के बारे में यहाँ पे समस्या आपके सामने रखी, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा हम महाराष्ट्र के किसानों के बारे में, सूखे के बारे में हम इस सदन में चर्चा करते हैं, और मैं इस बार भी चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के किसानों के बारे में इस हाउस में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो भी सामना किसानों को करना पड़ा उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने काफी हद तक किसानों को मदद की, और इस बार आशा थी किसानों को कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, उनको अच्छी फसल उनके खेतों में आएगी और 2 पैसा उनको मिल पाएगा। लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों का 100% नुकसान हुआ है। और राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है, उन्होंने प्रति हेक्टर 8,000 खरीफ के लिए मदद घोषित की है और हॉर्टिकल्चर के लिए 18,000 प्रति हेक्टर मदद घोषित की है। लेकिन मुझे लगता है, हम सबको लगता है सांसदों को, कि ये मदद बहुत कम है। तो इस पे गंभीरता से चर्चा होने के बाद सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा कदम उठाए। धन्यवाद। श्रीनिवास जी पाटिल जी।
सर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत समय के पश्चात आप लोकसभा में आए हैं, पहली बार इस नए कार्यकाल में बोल रहे हैं। आई एम एंटरिंग दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द थर्ड टाइम एंड दिस इज माई फर्स्ट डे आफ्टर माई वोट टेकिंग सेरेमनी। द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय योर ऑनर टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम फेसिंग। केंद्रीय विद्यालय की संख्या महाराष्ट्र में कम है और सांसदों को कोटा दिया है 2 या 3। एक आर्मी पर्सन की संख्या सातारा जिले में सबसे ज्यादा है और एक ऑफिसर भी है। ये होने के बजाय कई लोग चाहते हैं कि अपना बच्चा आगे चलकर मिलिट्री में जाए। आप देखेंगे तो कितनी पोस्ट वेकेंट है, क्योंकि उससे रिगार्ड ट्रेनिंग उनको बचपन में नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूं सातारा डिस्ट्रिक्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कहीं भी अगर सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलेगी तो किसानों के और कामगार के बच्चों को संधि मिलेगी और हमको भी रिकमेंड करने के बाद दुआ मिलेंगी। आपसे मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी पहली बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद। आपका स्वागत है, स्वागत है। श्री इम्तियाज जलील जी। मैं महाराष्ट्र के किसानों के ताल्लुक से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम बड़ी बड़ी स्कीम्स किसानों के नाम के ऊपर, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र के अंदर हो, हम शुरू करते हैं, लेकिन जब किसानों के ऊपर आफत आती है और इस हद तक आफत आती है कि वो अपनी जान गंवा बैठता है तो हम कैसा अपना मुंह फेर लेते हैं, उसका जिंदा उदाहरण हम देखकर आए हैं। महाराष्ट्र के किसानों की अगर हम हालत देखें, पिछले कई सालों से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मराठवाड़ा से, पिछले 3 सालों से वहां पर सूखा पड़ रहा था। वहां पर किसान बारिश नहीं होने की वजह से इतने परेशान थे, सूखे की वजह से इतने किसानों ने आत्महत्या की थी। और इस बार कुदरत का करिश्मा देखिए कि बारिश हुई, 3 साल की कसर पूरी एक साथ हो गई और इतनी बारिश हुई कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले जहां से मैं आता हूं, वहां से 48,000 हेक्टेयर में से 42,000 हेक्टेयर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम वहां पर जब जा रहे हैं तो किसानों के सामने एक अंधेरा छाया हुआ है। एक ऐसा लग रहा है किसानों को कि हम यतीम हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई वाली नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं है। सरकार किसकी बनेगी इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों ने ये मांग की थी, बल्कि हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी मांग की थी कि 25,000 रुपये मिलना चाहिए और किसानों को दिया गया कितना, तो महज 8,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, आज अगर महाराष्ट्र के किसान किसी की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वह आपकी इस कुर्सी के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार को आदेश करें कि 8,000 नहीं, हम उद्योगों के मामले के अंदर लाखों करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रीज का हम माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए हम 8,000 देना या 10,000 रुपये देना, इसके ऊपर ही हम अड़े हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल, जहां चूंकि बिहार में आप काफी वर्षों तक रहे हैं, यूनाइटेड बिहार में, मेरा जो इलाका है गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा और दुमका, और उसी से सटा हुआ जो जिला है बिहार का, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे बंगाल का जिला मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से ग्रसित हैं। और दिन प्रतिदिन इन सारे जिलों की आबादी, पूरी डेमोग्राफी पूरी चेंज होती जा रही है। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो पाकुड़ जिला की आबादी, यदि आप अल्पसंख्यक के आधार पर देखेंगे तो उसकी आबादी मात्र 35-36% थी। और मुझे बोलने में सुविधा इसलिए है कि आप उन सारे जिलों को जो है बहुत अच्छे तरीके से, मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। और आज वो कम से कम 63 से 65% है। और ये किसी सेकुलरिज्म का सवाल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इस देश में है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वो सभी यहाँ के नागरिक हैं। और जितना अधिकार हिंदुओं को है उतना अधिकार मुसलमानों को है, उतना अधिकार सिख को है। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेश के लोग हैं। और इसी कारण से असम सरकार ने जिस तरह से एनआरसी लागू किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और उस एनआरसी में भी काफी चेंजेस की आवश्यकता है, और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये सरकार लेकर आ रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने
अपने घोषणा पत्र में कहा कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू होना है, और एनआरसी यदि लागू नहीं होगा तो हमारे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, संथालपना के लोगों का, बिहार के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ एनआरसी जल्द से जल्द लागू हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू। यहाँ भिजवा दीजिए। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया है। हमारे पहले गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथ। उन्होंने एनवायरमेंट को इतनी बड़ी, उन्होंने इसके लिए उनका प्यार था, उनका कंसर्न था। आज जब भी दिल्ली में या कहीं भी एयर पोल्यूशन की बात आती है तो उंगली पंजाब के किसान की तरफ उठाई जाती है। मैं भी मानता हूं कि ये जो स्ट्रॉ बर्निंग है वो एक बहुत बड़ी समस्या है सर। उसका हल के लिए पंजाब में जो लोगों की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उन्होंने 2500 रुपया पर एकड़ का किसान को जिन्होंने पराली नहीं जलाई उनको दिया है। मैं बेनती करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो भी 5000 रुपया पर एकड़ का उन किसानों की मदद करें। सरकार की, केंद्र सरकार की एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत इन्होंने सुपर सीडर, हैप्पी सीडर जैसे औजार जो हैं, जो मशीन्स हैं, वो किसानों को इन्होंने सब्सिडी पे दी है। मेरी दरख्वास्त है कि कृपा करके उनकी सब्सिडी 50% से 80% की जाए, और जो बेलर है जो उस इनकी स्कीम में नहीं है उसको भी डाला जाए। और कम से कम सर, कम से कम ये जैसे इस बार 80 के करीब ये औजार दिए गए हैं। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे सर खेती होती है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि इसकी जो किसानों को दे जाने वाले औजार है, कम से कम 10,000 औजार जो है इसी सीजन में दे जाएं। धन्यवाद। श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया, और ये लगभग हर वर्ष वो कर रहे हैं। सरकार बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र। इसके साथ चिंता का विषय है कि जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, वो चना, मसूर, धान और गेहूं का बड़ा उत्पादक जिले हमारे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज के दाम मंडियों में जा रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम कर रही, लेकिन मुझे लगता है सरकारें हर किसान का माल खरीद ले, ये संभव नहीं इस देश में। हमें कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे अनाज मंडियों में न बिके। मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा अगर व्यवधान कहीं पर आता है विदेशों से जो माल आयात होता है, और हमारी जो विदेश की सरकारों से जो ट्रीटीज हैं उसके तहत हमें माल आयात करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो आयात शुल्क है उसको इस लेवल पर ले जाके रखा जाए कि जो बाहर से माल आता है वो कम से कम हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न बिक सके। हर हाल में देश में अनाज जो है, चना, मसूर, मटर, गेहूं, धान, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बिके। सरकार की चिंता होना चाहिए, मंडियों में ये दाम किसानों को मिले। आपके माध्यम से ये मैं भारत सरकार से श्री महेश साहू जी। Really thankful before you that you have given me spoke to raise a point regarding last session regarding the NH roads of Odisha, especially from my Dhenkanal Parliament segment, from Pallada to Devgarh, Pallada to Keonjhar, Angul to Cuttack. The road is very worst. Whatever the amount sanctioned by the government of India is very negligible to cover such a place. I urge upon the government through you, sir. Special allotment and special repair and maintenance grants should be given by the government. Thank you, sir. श्री हंसराज हंस जी। हंसराज हंस जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरा दुख साझा ही है। दिल्ली में बड़े अरमानों से आए थे। मैंने कहा यहाँ सियासी रहनुमा है और बहुत अच्छे लोग हैं, संगीतकार भी हैं, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, उस्ताद चरणजीत आहूजा। अब सारे के सारे कलाकारों की ओर से एक बेनती है कि उनके सब राग दरबारी खतरे में है। सबके गले प्रदूषित हवा से
और गंदे पानी से खराब हो रहे हैं। सुर नहीं लग रहा सर, सुर रूठ गए हैं सर। अगर सुर संगीत रूठ गया, कहते जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता। ये एहसान है साफ सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। सर सुर संगीत को बचाओ, शुद्ध हवा देने का कुछ और पानी को दोबारा टेस्ट कराओ, कुछ करो इसमें राजनीति, जैसे पासवान साहब ने और अध्यक्ष जी ने बोला है, दोबारा प्लीज करो सर। मेरा भी सुर खराब हो रहा है। तो एक जो संगरूर वाली भगवंत ने बात की, पंजाब में बहुत दुखदायी घटना है। इस दौर में गैर इंसानी जो बिहेव हुआ उसको नोटिस लिया जाए। हंस जी एक ही विषय, एक बार में एक विषय, वो विषय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही मेरी अर्ज है कि राग दरबारी खतरे में, कहाँ अमीरों गालिब सियासी पंडितों की बस्ती, कहाँ ये सियासी फकीरों की बस्ती। तो थोड़ा फर्क पड़ गया है, इसको सुधारो सर। बहुत बहुत जरूर जरूर स्वर जरूर बजाए जाने चाहिए। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairman, sir. I would like to draw the attention of the House to the fact, through you, sir, that most of the Indian private companies have 9 to 12 hours of work schedule per day, ranging up to 6 days a week, including travel time, which is almost 1 hour one side. And half the population spends 11 to 14 hours outside their home. This leads to stress, anxiety, cardiovascular disease, and depression. Most of the employees cannot concentrate on work due to long hours of work. So, the impact on work, mental health problems can have serious consequences for individual as well as for organization productivity. In organization, for economic cooperation and development countries, mental ill health is responsible for 1/3 and half of all long-term sickness and disability in the working age population. Sir, we in India do not have any law to restrict this phenomena. So I would like to request the government to look into this matter and then fix, and this should be discussed in the parliament and then fixed before getting the occupational health safety working condition bill passed, taking upon itself and to fix the time period. Thank you, sir, for giving me that. सुरेश कश्यप जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, धरती ने इसको बहुत सुंदर बनाया है। टूरिज्म की अपार संभावना है, परंतु आवागमन का मुख्य साधन सड़कें हैं। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत कम है। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 69 नेशनल हाईवेज इन प्रिंसिपल स्वीकृत किए थे, जिसके निर्माण में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इनका निर्माण किया जाए, ताकि नेशनल हाईवे बनने से यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों 7 और 8 नवंबर को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट की थी, जिसमें देश और प्रदेश के बहुत सारे निवेशक आए थे और लगभग 92,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। परंतु अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें अगर यहाँ पर होंगी तो ज्यादा यहाँ निवेश होगा। तो मेरा आग्रह रहेगा कि नेशनल हाईवेज को शीघ्र इनका निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिकी में भी। श्री रमेश चंद्र मांझी। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। सर, ओडिशा के कोरापुट जिले में कुंद्रा, बोईपाड़ीगुड़ा और कोटपाड़ इलाके में एक दुधवा समाज रह रहे हैं, बहुत दिन हो गया। अभी तक उनको आदिवासी का जो मान्यता मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ने भी अप्रूव कर चुका है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर चुके हैं। इसीलिए ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को मेरा दरखास्त है, जल्द से जल्द उनको दुधवा कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। धन्यवाद चेयरमैन साहब। श्रीमती सुप्रिया सुले। नमस्ते सर, आई स्टैंड हियर। महाराष्ट्र के बहुत सारे सांसदों ने महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है, ओले पड़े, उसके बारे में बोला है। बहुत लोगों ने और भी एक चीज़ बताई कि जो पैसा
आज मिल रहा है उनको, किसानों को, वो बढ़ती जाए। मेरी मांग इससे थोड़ी अलग है। मेरी मांग है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था। तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करें और रीस्ट्रक्चरिंग भी करें। क्योंकि आज सुबह जब क्वेश्चन आवर था तब संजय जायसवाल जी ने एक सवाल उठाया था कि जो कंपनीज है और कैलामिटीज हो, साइक्लोन्स हो, तो उनको, एमएसएमईज को मदद करने का सरकार ने वायदा किया था, ऐसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। तो अगर आप इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे इस तरह से, तो किसान तो सबके थाली में जो भोजन आता है वो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से उनकी पूर्ण करनी चाहिए, हमारी सबकी मांग है। थैंक यू। श्री राजू विष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, तराई और डुवर्स के लोगों की लंबे समय से चल रही एक राजनीतिक मांग है, जिसने 1986 से 88, 2013 से 14 और पुनः 2017-18 में गोरखालैंड राज की मांग का रूप ले लिया। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 बार प्रयास किए। ये प्रयास थे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक सेमी ऑटोनोमस बॉडी का गठन करके, परंतु दोनों ही प्रयास यहाँ के लोगों के लंबी समय से चली आ रही अलग राज्य की मांग का स्थायी राजनीतिक समाधान करने में असफल रही। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र संवेदनशील है। चिकन नेक क्षेत्र में आता है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है। आज इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठी यहाँ पे हो रही है तथा विकास और आर्थिक प्रगति में भी ये क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है। अतः इस सम्मानीय सदन के माध्यम से सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि के बीच त्रिपक्षीय बातचीत शीघ्रता से शुरू करा जाए। श्रीमती वी गीता विश्वनाथ। नहीं है? हाँ, ठीक है, प्लीज। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir, I would like to request the Government of India for releasing of pending payments of 2,246 crores for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, sir, called Upadhi Hami Padakam, sir. Sir, as a aware, Government of India releases 75% for material components and admin payments, sir, to state government, and in turn state government allotted 25% of its share, sir. Sir, as regarding Andhra Pradesh, 11/11/2019, the pending material components and admin payments are 2,246 crores, including pending liability of 1,447 crores pertaining to financial year 2018 and 19. I request the Government of India release immediately these funds to state government. श्री अरुण साहब जी। जी, धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे बिलासपुर की जनता बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए 20 दिन से अधिक समय से आंदोलनरत है। सभापति महोदय, उनकी मांग जायज है क्योंकि बिलासपुर में उच्च न्यायालय है, ACCL का मुख्यालय है, NTPC है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रेलवे का जोनल मुख्यालय है और हवाई सेवा प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। चकरभाटा का जो हवाई पट्टी है 2C कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन जब तक वो 3C कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा हवाई सेवा प्रारंभ करने में दिक्कत आ रही है। राज्य सरकार बिलासपुर के जनता के साथ उपेक्षा कर रही है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही है और 2C कैटेगरी के हवाई अड्डे को 3C में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक विकास के काम है, जिसमें अधिकतम 3 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा, उसे नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलासपुर की जनता की भावनाओं का आदर करे और चकरभाटा हवाई पट्टी को 3C कैटेगरी के हवाई पट्टे बनाकर बिलासपुर की जनता को हवाई सेवा प्रदान करे। धन्यवाद। डॉक्टर विष्णु प्रसाद जी।
constituency from Tamil Nadu. There is only one train running through my constituency in Polur Assembly constituency. There is a project called Tiruttani, Dindivanam Nagari and Dindivanam Thiruvannamalai. Two projects have already been sanctioned. The reports have been given to the government. I do not know whether the finance has been released yet. But for the past 12 years, the government is telling that the project will be completed next year. Unfortunately, there was a meeting convened by the General Manager, Southern Railway, last month. When I inquired about this particular project, it's been stalled for so many years. They told two projects, Dindivanam Nagari and Dindivanam Thiruvannamalai project, are the pet projects of the Honorable Prime Minister. He himself sits in the video conference and expects the results from the concerned authorities. Unfortunately, the state government has not acquired the land and handed over to the railway department. This is the reply constantly given by the railway authorities. So I humbly request the government of India to interfere in this matter, because this has been a very big expectation from the people of Arani, and there are no railways running in the constituency. So it is my humble submission to the government of India to intervene and complete the project at the earliest. Thank you. श्री संजय सेठ। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची में शहर को बीते बीच दो सेना के कैंप हैं। एक सेना के कैंप में पिछले 4 दिनों से किसी को, पीछे जो गांव है उस गांव में, दर्जनों गांव में 15 से 20 हजार ग्रामीण क्षेत्र है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चे हो, दूध हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, सब धरने पे बैठे हैं, लेकिन सेना के अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। पहले कभी कभी आधार कार्ड दिखाकर आने जाने दिया जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। अब स्थिति यह भयावह हो गई है, कुछ जाए तो जाए कहां, अब सड़क एक ही है। इसी तरह दूसरा एक हमारा शहर के अंदर एक बस्ती है नामकुम में, कुटियाती चौक, सरकारी नक्शे में पास है सड़क बन रही है, उससे जो गांव है उस गांव का कनेक्टिंग रोड है, लेकिन सेना का अधिकारी बनने नहीं दे रहे। तो इसमें कुछ ना कुछ निर्णय, हजारों ग्रामीण जो फंसे रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी तरह इस पे सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को कष्ट नहीं भोगना पड़े। जी, श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir. Sir, the press is considered as the fourth estate, and every government and institution has to protect its sanctity as it highlights both the positives and negatives of functioning. So to gag the media, be it electronic, print or social, in a democratic country like ours is absolutely uncalled for and unacceptable. The government of AP has recently issued GO number 2430, giving powers to Secretary of every department to file cases against TV channels, newspapers, media houses, and social media, sir, if anybody writes or speaks against the government of AP or its ministers and leaders. This GO is against the basic tenets of democracy and sheer violation of freedom of speech and expression guaranteed under the Indian Constitution, sir. The order says that the government of AP empowers all departmental secretaries to file appropriate court cases through public prosecutor against news items published, appeared, posted in print, electronic, and social media within 24 hours. This order has followed an unwritten ban on the Telugu TV news channels TV5 and ABN Andhra Jyoti. The height of this issue is that a journalist was killed by an MLA, sir. Apart from this, there are 10 incidents of attack on the media, but so far only 4 FIRs have been registered since June of 2019. In view of the above, I request the immediate intervention of the Government of India to ensure that this draconian GO be withdrawn immediately and an unwritten ban on TV5 and ABN be lifted immediately. Thank you, sir. श्री नारायण भाई गजरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आज पहले ही दिन मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, मैं अपने क्षेत्र गुजरात अमरेली लोकसभा का 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा या 17वीं लोकसभा तब से उठा रहा हूं केंद्रीय विद्यालय के लिए। अभी मेरे क्षेत्र में लगभग, मेरा क्षेत्र 260 किलोमीटर का पूरा एरिया है,
गुजरात में दूसरे नंबर पे मेरा ये एरिया है, 900 गांव है और एकदम कृषि आधारित डिस्ट्रिक्ट है पूरा और स्लम एरिया पिछड़ा जिला है। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ गुजरात गवर्नमेंट की ओर से सब रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है, गुजरात केवीके का रीजनल कमेटी का सब रिपोर्ट आ चुके हैं। वहाँ के कलेक्टर उसने लैंड भी एक्वायर कर ली है और जो पार्ट टाइम 20 कमरों का बिल्डिंग रखना चाहिए वो भी 1 साल से अभी रख लिया है। पूरा मकान तैयार है लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो पिछड़ा जिला है उसको जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिले, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का मणिकम टैगोर। Thank you, sir. Sir, I'd like to draw the attention of the government on the way the Madurai airport has been treated. Madurai airport caters to the districts of Virudhunagar, Sivaganga, Ramanathapuram, Dindigul, Theni and Tirunelveli. And Madurai airport is the second largest airport in Tamil Nadu and it is the gateway for southern Tamil Nadu also. It has a historical link to Meenakshi as well as Sangam days. And in Tamil Nadu, Madurai airport was started in 1954 and it has services across to Delhi, Bombay, Chennai, Bangalore, all cities are connected. But there are two demands which is very genuine. It has been made as a customs airport in 2013 by the then government headed by Dr. Manmohan Singh. From 2013, it's a customs airport. It is connected to Colombo, it is connected to Dubai, it is connected to Singapore. But still it is not called as an international airport. International status has not been given. Because of that, night operations are not there in Madurai airport. And this government headed by Modi, Prime Minister Modi should, for the 5 years, they are not given the night landing facility in Madurai. Because of that, there is no night landing facility, there is no international flights coming to there. And in the bilateral treaty also, foreign airlines has not been included in Madurai. The discrimination towards Madurai airport should end and Madurai airport should be called as an international airport. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, देश कृषि प्रधान देश है और आज अन्नदाता वापस परेशान हो गया। मेरे क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण फसल भी बहुत बढ़िया हुई, लेकिन जैसे ही फसल काट के खेत में इकट्ठा की उसके बाद में कुछ ही दिनों में एक भयंकर कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिन मौसम बारिश अभी 13, 14 तारीख, 15 तारीख के बीच में हुई, जिस वजह से हमारे वहां पे बाजरा, गवार, एरंडी सब फसल थी वो चौपट हो गई। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जिससे किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन उसमें एक समस्या ये हुई कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अध्यक्ष महोदय लापरवाही करती रहती है और आज इंश्योरेंस कंपनी को एज पर रूल्स हर ब्लॉक पे एक कार्यालय खोलना चाहिए। उन्होंने एक 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन देने का रखा है। हमने जब वहां पे टोल फ्री नंबर पे कॉल किया तो वहां भी किसी ने रिसीव नहीं किया और जैसे ही ब्लॉक ऑफिस का हमने पता किया तो अध्यक्ष महोदय ब्लॉक ऑफिस भी नहीं मिला। 1 मिनट खाली लूंगा अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में हमने डीएम को पत्र लिखा, तो हमने डीएम को जैसे ही पत्र लिखा वो पत्र की कॉपी उन्होंने कृषि अधिकारियों और इंश्योरेंस कंपनी को भेजा। उन्होंने वापस कहा कि आप इंश्योरेंस कंपनी में टोल फ्री नंबर पे आप रजिस्टर करवाइए। अध्यक्ष महोदय, किसान जब फोन करता है वहां पे कोई रिसीव नहीं करता है और वहां पे टोल फ्री पे हम कर नहीं पा रहे। खरीफ 2018 का मुआवजा अध्यक्ष जी 300 करोड़ मेरा बाकी है और अभी का भी ये सर्वे नहीं करेंगे। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है सरकार से, तुरंत प्रभाव से एक निर्देश जारी करे जिससे वहां पे सर्वे करवा के उन किसानों को राहत मिले, ऐसा कार्य किया जाए। धन्यवाद। सुरेश धनोरकर जी। Thank you, Speaker sir. The Indian economy is going from bad to worse, as all indication coming from different sectors of the industry and services suggest a downward swing with no clear signal about the improvement of the economy in the second half of the current financial year. All the international financial institutions have lowered the country's GDP growth estimate for 2019 to 20 as against the earlier projection. Sir, the latest is the rating agency
Fitch projection that the growth rate will be around only 5% in the current financial year, more than the issue of GDP growth. Sir, the major issue conflicting the economy at the moment is the job crisis. New jobs are not being generated despite the entry of more than 10 million new job seekers in the working force every year. Sir, more damaging is the latest report that the employment level reached its lowest in 2018 in the last 6 years. Sir, therefore, my first question is, Honorable Finance Minister, that will she tell the reason of unprecedented jobs loss and a reported decline the consumption rate resulted out of the economic slowdown. How does the government solve this crisis in job market and consumption rate? Sir, the second question is, when real GDP growth for the April-June quarter was 5%, the lowest since 2013. The nominal GDP growth was 8%, the lowest. Sir, 1 minute, sir, since the third quarter. सभापति महोदय, पूरी दुनिया में इस समय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत एक बड़ा बाजार होने के कारण भारत के वाणिज्य मंत्री जी ने टेक्नोलॉजी व ई कॉमर्स से संबंधित कंपनियों के साथ डाटा नियमों से संबंधित चर्चा की थी, जिसमें उक्त कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरबीआई के सख्त नियमों पर आपत्ति की थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल डाटा भारत में ही स्टोर करने के नियमों की लगातार समीक्षा करने के संकेत दिए हैं, जिसके कारण कुछ विदेशी कंपनियां जैसे मास्टर कार्ड, वीजा आदि ने आपत्ति की है। वह अमेरिका जैसे देशों ने भी आपत्ति की है। वास्तव में हमारी आरबीआई ने यह तय किया है कि विदेशी पेमेंट कंपनियों को पर्यवेक्षण की दृष्टि से अपना डाटा भारत में ही स्थित कंप्यूटर में रखना चाहिए, जो हमारे देश के लिए वास्तव में बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं, भले ही विदेशी कंपनियां इस पर आपत्ति करें, हमारी सरकार को इसी नियम को और इसी कानून को बनाए रखना चाहिए। कौशलेंद्र कुमार जी। और निजता की रक्षा व देश हित में विदेशी व्यावसायिक कंपनियों की मांगों के बावजूद इस नियमों को चालू रखना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने शून्य पहर में आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में सभापति महोदय, पूरे देश में मौसम का मिजाज गड़बड़ा गया है। कभी बरसात मई में होना चाहिए तो जुलाई में हो रहा है। आपने देखा कि इस बार पहले सुखाड़, हम लोग बिहार से हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने भी चर्चा किया, मध्य प्रदेश के भी लोगों ने चर्चा किया है कि जो मौसम का मिजाज गड़बड़ाया, इसको कैसे ठीक करना चाहिए, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमने बिहार में देखा सभापति महोदय कि पहले सुखाड़ हो गया, फिर जुलाई में बारिश इतना हुआ कि पटना भी डूब गया। काफी चर्चा हुआ, लोग बताए कि 30 साल के बाद इतनी बारिश हुई। मैं इसके लिए मैं सदन से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस पर चर्चा होना चाहिए कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इस मौसम का मिजाज जो गड़बड़ा रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक कार्यक्रम शुरू किया है सभापति महोदय, सभापति महोदय, जल जीवन हरियाली, उन्होंने इसको लिया है, अडॉप्ट किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो मौसम का मिजाज गड़बड़ाया है, इसको कैसे ठीक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। जैसे कि महाराष्ट्र में काफी मात्रा में अतिवृष्टि होने के कारण पूरा महाराष्ट्र आज एक किसानों की तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। काफी मात्रा में वहाँ पे फसल खराब हो गई है और बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे दिंडोरी क्षेत्र में बारिश की रिकॉर्ड 157% हो चुकी है और पूरा नासिक जिला उसकी लपेट में है, जिसमें अंगूर है, प्याज है, अनार है, बाजरा है, मक्का है और जिसमें किसान एक बड़ी ही संकट में आ चुके हैं। पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने वहाँ पे किसानों की तरफ अच्छे से ध्यान देकर मदद दी है, लेकिन अभी वहाँ पे हमारी सरकार अभी तक बन नहीं पाई है। मेरा सरकार से
आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द महाराष्ट्र के हमारे किसानों को मदद मिले। धन्यवाद। सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य विराज जाए। श्री प्रिंस राज। मैं प्रिंस राज, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सिलेंडर लाए हो इसीलिए पूछ रही हूँ। कांटा यानी वेइंग मशीन लाए हो? हाँ लाए हो मैडम। तो श्रीमती हिमाद्री सिंह। मैं हिमाद्री सिंह, जो लोकसभा सदस्य की निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। आपका वो ले लीजिए। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल जी। I, Srinivas Dadasaheb Patil, having been elected a member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री DM खातिर आनंद। कहाँ बैठे மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற துரைமுருகன் கதிரானந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாய் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஆதிபத்தியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும்
நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். माननीय सदस्य प्लीज सीट पे। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 9 भूतपूर्व सदस्य और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य डॉक्टर सुधीर राय, श्री राजा परमाशिवम, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री अरुण जेटली जी, श्री सुखदेव सिंह, श्री राम जेठमलानी, डॉक्टर नरमली शिव प्रसाद, श्री DL शर्मा प्रेम और गुरदास दास गुप्त के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर सुधीर राय पश्चिम बंगाल के वर्धमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर सुधीर राय का निधन 85 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2019 को हुआ। राजा परमाशिवम तमिलनाडु के पुडुकोट्टई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राजा परमाशिवम का निधन 56 वर्ष की उम्र में 14 मई 2019 को हुआ। श्रीमती सुषमा स्वराज एक उत्कृष्ट सांसद थी और वे 11वीं, 12वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा की सदस्य रही। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली और मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती सुषमा स्वराज 3 बार राज्यसभा और 2 बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सूचना और प्रसारण, दूरसंचार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य, विदेश और प्रवासी भारतीय मामले की केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार में श्रम और रोजगार, शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है। वे लोकसभा में विपक्षी नेता भी रहे। वे प्रभावशाली वक्ता, भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व का प्रमुख चेहरा थी। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय को मानवीय चेहरा प्रदान किया। वे विदेश में फंसे किसी भी भारतीय के लिए संकट मोचक थी। उनके निधन से देश ने एक ऐसा मानवतावादी व्यक्तित्व खो दिया जिससे देश के सभी वर्गों के बीच में विशेष स्थान बनाया था। राष्ट्र के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन 67 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2019 को हुआ। श्री जगन्नाथ मिश्र बिहार के मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री जगन्नाथ मिश्र राज्यसभा के सदस्य भी थे। वे केंद्रीय कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार मंत्री भी रहे। वे बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। श्री जगन्नाथ मिश्र का निधन 98 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2019 को हुआ। अरुण जेटली जी राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे और वे वर्ष 2000 से लगातार 4थी बार राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। एक दक्ष, अति सक्षम, प्रभावी प्रशासक श्री अरुण जेटली केंद्रीय वित्त, रक्षा, विधि और न्याय, कंपनी कार्य, वाणिज्य और उद्योग, सूचना और प्रसारण तथा कारपोरेट कार्य मंत्री भी रहे।
विलक्षण प्रतिभा के धनी सांसद श्री अरुण जेटली वर्ष 2000 के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला। श्री अरुण जेटली एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने विभिन्न विषयों की व्यापक जानकारी के साथ साथ कानून का गहन ज्ञान था। उन्होंने देश के कल्याण के लिए निस्वार्थ और अथक परिश्रम कार्य किया। देश ने अति सम्मानीय नेताओं में से एक नेता और राजनीतिज्ञ खो दिया है। प्रखर सांसद, प्रभावी वक्ता, कुशल व्यक्तित्व के धनी श्री अरुण जेटली का निधन 66 वर्ष की आयु में 24 अगस्त 2019 को हुआ। उनके निधन से रिक्त हुए स्थान को कभी भरा नहीं जा सकता। श्री सुखदेव सिंह 14वीं और 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सुखदेव सिंह राज्यसभा और पंजाब विधानसभा के भी सदस्य थे। श्री सुखदेव सिंह का निधन 86 वर्ष की आयु में 6 सितंबर 2019 को हुआ। श्री राम जेठमलानी 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्ववर्ती बॉम्बे उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। पूर्व में राज्यसभा के 5 बार सदस्य रह चुके। उन्हें विधि, न्याय और कंपनी मामले, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। श्री राम जेठमलानी प्रख्यात अधिवक्ता, विधि शिक्षाविद थे और उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में विभिन्न पदों को सुशोभित किया था। श्री राम जेठमलानी का निधन 95 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2019 को हुआ। डॉक्टर नरमल्ली शिव प्रसाद 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर नरमल्ली शिव प्रसाद आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और आंध्र प्रदेश सरकार में सूचना और संस्कृति मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। डॉक्टर नरमल्ली शिव प्रसाद का निधन 68 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2019 को हुआ। श्री BL शर्मा प्रेम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री BL शर्मा प्रेम का निधन 88 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2019 को हुआ। श्री गुरुदास दास गुप्त पश्चिम बंगाल के घाटाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। गुरुदास दास गुप्त 3 कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री गुरुदास दास गुप्त बहुत प्रभावशाली सांसद थे। उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक उपबंधों की बहुत अच्छी जानकारी थी। संसद और संसदीय समितियों में अपने योगदान के माध्यम से उन्होंने उपेक्षित और श्रमजीवी वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। श्री गुरुदास दास गुप्त का निधन 82 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है। अब सभा में उपस्थित सदस्यगण दिगंत आत्माओं के सम्मान के लिए थोड़ी देर मौन खड़े होंगे। ओम शांति। प्रश्नकाल। केसी नैनन श्रीनिवास सर। माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं।
माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, मैं आपको व्यवस्था दूं। माननीय सदस्यगण प्लीज व्यवस्था दें, प्लीज माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्य, अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना, आप प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य दादा बैठिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज सबके प्रयासों से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र हम सबके लिए अविस्मरणीय रहा। मैं सभी माननीय सदस्यों को आग्रह करूंगा, जो विषय उन्होंने दिए हैं उन सभी विषयों पर बीएससी की मीटिंग के समय जब चर्चा होगी या अन्य विषय पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ये सदन आपका है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने विषय पर नियमों के तहत उठाने का अवसर निश्चित रूप से दूंगा। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्यगण, मैंने भी आपको हर विषय पर देंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको निश्चित रूप से सारे विषय पर चर्चा करने का अवसर दूंगा। प्लीज, हम माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। प्रश्नकाल के बाद आपने जो विषय प्रश्न, माननीय सदस्य प्लीज, दादा प्लीज, माननीय सदस्यगण, प्रश्न संख्या 1 केसी नैनन श्रीनिवास। थैंक यू स्पीकर सर। सदस्य, थैंक यू स्पीकर सर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण, मैंने एक बार व्यवस्था आपको दे चुका हूं, मैं आपकी व्यवस्था के अनुसार पालन करूंगा। माननीय सदस्यगण, आप अपने सवाल को पूछिए। थैंक यू स्पीकर सर। सर, आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड on linguistic basis in this country, sir, after the independence. माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछे आप। So, sir, in India, our language depends on our culture and tradition. We have Bengali culture, Gujarati culture, Kannada culture, Punjabi culture, Odia, Tamil, etc. Sir, according to Census 2011, Telugu speakers have declined and Telugu has slipped for the third place, sir. So, it is important for the regional languages to be preserved and culture to be passed on, sir. The heritage of the future generation. So, in view of this, what is the ministry's plan to promote the language, sir? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन, हमारी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने की सरकार की नीति है और इसी नीति के तहत चेयरमैन शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के आंध्र में नेल्लोर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये केंद्र चेयरमैन 13 नवंबर से शुरू हो गया है। उस केंद्र में तमाम प्रकार की गतिविधियां होंगी, तेलुगु भाषा में संगोष्ठियां होंगी, कार्यशालाएं होंगी, सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन उच्चतर शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का तेलुगु शीर्षक सहित अनुवाद किया जाएगा और श्रीमान भारत वाणी परियोजना जो तेलुगु में ज्ञान पाठ के लिए कार्य करती है, इसको भी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। श्रीमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2011 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगु भाषी भाषा केंद्र का अनुमोदन
कर दिया है और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिया है। माननीय सदस्यगण सप्लीमेंट्री। Sir, I appreciate the growing demand of English to make our youth world-class professionals so that they can succeed in global competitive market. But sir, because of this, more and more schools are shifting to their focus to teaching English. For example, even the government of Andhra Pradesh, under the Mr. Jagmohan Reddy, has made English the language of instruction in all the government schools compulsory, sir. And hence the attention given to Telugu is going down. According to the All India Survey on Higher Education 15-16, the total number of enrollments at PhD level in the discipline of Telugu literature is 167 out of nearly 7,000, sir. Enrollment 2%, sir. So in light of this, it is important to preserve the three language formula as envisaged in the National Education Policy 2019, sir. So, sir, what steps is the ministry taking so that equal focus is given to each language a student learns, and also what support is the ministry giving to Telugu research and promotion so that more and more people enroll for PhD programs in Telugu and further research on this great classic language to preserve it for our future generations, sir. श्रीमान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के प्रति सचेत है, प्रयासरत है। और जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है कि तेलुगु भाषा की उन्नति के लिए सरकार ने लगातार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जहाँ हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगु भाषा शास्त्रीय भाषा का केंद्र अनुमोदित किया है, वहीं श्रीमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय तेलुगु भाषा के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं ताकि तेलुगु भाषी और बढ़ोतरी हो सके और इस भाषा को और सशक्त तरीके से मजबूती दी जा सके। श्री टी.आर. बालू जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री के. रघु रामकृष्ण राजू। I would like to take this opportunity to speak about my sweet Telugu language. In the year 1968, the then Chief Minister and the later Prime Minister P.V. Narasimha Rao ji have come up with a Telugu Academy which has been running very well till 2014. And after the state bifurcation, Telugu Academy is continuing in Telangana, and last 5 years there is no Telugu Academy in separated Andhra Pradesh. But after Honorable Chief Minister Jagmohan Reddy ji has taken charge, we have come up with the Telugu Academy by appointing Srimati Lakshmi Bharati, the wife of late Telugu Pride N.T. Ramarao Garu, Mrs. as the chairman of Telugu Academy. But we are yet to get the funds, which is a part of the 10th schedule of the AP Reorganization Act. Couple of hundreds of crores is there in the Hyderabad kitty. I would request the Honorable Minister to take up the initiative to get the division of funds as per 58-42% ratio and do justice by giving our funds back. And we wanted to develop Telugu as a great cultural and heritage language, the ancient language. And the request of Honorable Minister Reshardi and the Honorable Prime Minister, everyone is very much solicited to preserve our language. And even Article 350, 350A clearly deals with the language and the importance of the language. I would submit to the August House to give all the support to support our Telugu language. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, 2014 में आज ये क्योंकि स्वीकृत हुआ था और ये अभी मैसूर में चल रहा था, और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है उनकी भावना का सम्मान करते हुए अब उसको मैसूर से आंध्र में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके लिए बजट का भी आवंटन किया गया है। तेलुगु भाषा सशक्त करने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ कोशिश करेगी। मैं अपील करता हूँ, मेरे सुन तो लीजिए, पहले थोड़ा तो सुन लीजिए।
लीजिए। स्पीकर साहब, आपने बहुत सक्षमता से सबको विश्वास में लेते हुए लास्ट सेशन बहुत अच्छी ढंग से चला है। उसके कारण देश में संसद का गरिमा भी बढ़ गया है। इसलिए मैं अपील करता हूं, जो कुछ भी मुद्दा है माननीय प्रधानमंत्री जी के सहित सब हमने कल उनको कहा है, अपोजिशन को, हम कोई मुद्दा डिस्कशन करने के लिए तैयार है। और बीएससी में आपके निर्देश के अनुसार निर्णय होने दो। जो बीएससी में आप निर्णय करेंगे, दिस इज योर जुरिस्डिक्शन सर। वॉट एवर यू डिसाइड, गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस, वी आर रेडी टू डिस्कस, एंड इवन अदर थिंग्स let them raise in the 0 hour. Let the question hour continue. मैं folded hands I appeal to you. You please नियम के अनुसार जो कुछ पे है सरकार तैयार है और प्रधानमंत्री स्वयं आश्वासन दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, सरकार रेडी है, पूरे रेडी है। लेट स्पीकर डिसाइड व्हाट टू डिस्कस अंडर द रूल। गवर्नमेंट इज रेडी, प्लीज कोऑपरेट। आपको जो दम पे पार्लियामेंट को हॉस्टल न रखे और आपके सिर्फ आवाज के कारण ये पार्लियामेंट का जो सदस्य उनका हक है, क्वेश्चन आवर इज द राइट ऑफ द मेंबर, प्लीज डोंट डिसअलाउ दैट। मैं अपील करता हूँ, वी आर रेडी फॉर एनी डिस्कशन, प्लीज गो टू योर सीट। प्रश्न संख्या 2 श्री संजय काका पाटिल। नंबर 2 गति मंत्री जी। माननीय सदस्य, हो गया जवाब, मिल गया जवाब, जवाब ठीक है। अरे नहीं पूछ। श्री रवि किशन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से वर्तमान केंद्र सरकार के पास कलाकारों के लिए डेटाबेस नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा डेटाबेस बने, क्योंकि महोदय मैं इसी फील्ड से आता हूं, कलाकारों की फील्ड से, और मेरे जैसे मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं जीवन में कुछ बन गया, लेकिन ऐसे कितने कलाकार हैं हर विधा में जो अंधेरे की दुनिया में रहते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं, और उनकी मृत्यु हो जाती है, ना पैसा कमा पाते हैं ना नाम, और वो 24 घंटा अपने देश को उन्होंने एंटरटेन किया, आनंद दिया। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आने वाले समय में एक ऐसा डेटाबेस कार्यक्रम करे जिसमें उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बीमा हो, कलाकारों के लिए उनकी जीवन बीमा हो, उनको सस्ते किस्त में मकान मिले, उनको कहीं ऐसी जमीन मुहैया हो जहां कलाकारों को वहां पर आराम से मकान मिले, और कलाकार, क्योंकि उसके जीवन में कला के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर इस पर सोचती है, गौर करती है, तो बड़ी कृपा होगी, कलाकारों का जीवन सफल हो जाएगा और कलाकार प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि ये समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है हमारे भारतवर्ष में। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है, उस सुझाव पर जो संबंधित मंत्रालय होगा वो उसका विचार करेगा, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जानकारियाँ नहीं है, जानकारियाँ हैं, और जानकारियों के मुताबिक 13,43,130 जो कलाकार है उनका पंजीयन है। कोई हमारे पास में योजना जरूर है, लेकिन कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और वो योजना पिछले 2 वर्षों से ज्यादा से चल रही है। हम उसको और गति देने की कोशिश करेंगे कि देश के सभी कलाकारों का पंजीयन समय सीमा के भीतर हो जाए। आगे की जो कार्रवाइयों का सुझाव है वो संबंधित मंत्रालय देखेगा। श्री मनीष तिवारी जी, श्री मनीष तिवारी जी, श्री जयंत कुमार रे। सर हेलो सर, if government is planning to conduct district-wise, state-wise and national-wise cultural competition every year to promote cultural activities throughout the country and provide artists with jobs or any other incentives
for their extraordinary performances at state level and country level. This is my question, sir. अध्यक्ष जी, वैसे माननीय सदस्य का ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित तो नहीं है, लेकिन अगर वो जानकारी चाहेंगे तो बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं, उनको साइट पर भी मिल सकती है, उनको जानकारी भी पहुंचाई सकती है। मनोज तिवारी जी। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं इसी में एक सवाल और भी सर के सामने लाना चाहता हूं कि जो हमारे देश के कलाकार जिनकी अलग अलग कार्यक्रमों में जिनका आना होता है, उसमें कई बार हमारे देश में ऐसा व्यवस्था है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो वो कलाकारों की परिभाषा क्या है, ये संस्कृति मंत्रालय स्पष्ट कर दे, क्योंकि अभी भी कलाकार किसको माना जाता है जिसको स्कॉलरशिप और ये उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ पेंशन भी मिलती है, वो कलाकारों की परिभाषा अभी तय नहीं है। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी भी ये उनका कैसे कलाकारों का चयन हो, परिभाषा क्या हो, इसका करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न वो जो है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारे यहाँ जो पेंशन का प्रावधान है वो आयु के हिसाब से, कलाकार की परिभाषा हमारे सीनियर कलाकार ही तय करते हैं। अगर उनका कोई सुझाव होगा तो मैं निश्चित रूप से उनसे सुझाव चाहूंगा कि वो सुझाव दें। प्रश्न संख्या 3 सुश्री प्रतिमा भौमिक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न है, क्या सरकार देश में स्टील का जो स्कार्फ है उसके लिए कोई नीतियाँ बनाएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा, और हमारा देश में नीति बनाने के बाद जो कोई सेंटर खुलने का इरादा है कि नहीं है, वही मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष जी, भारत में स्क्रैप की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ रही है। 2030 की लक्ष्य में जो हमारी 2017 स्टील पॉलिसी है, उसी में हम लोगों ने कई प्रकार की रॉ मेटेरियल उपलब्ध की योजना बनाई है। पहली बार भारत में पिछले 7 तारीख को, नवंबर 7 को ही नई स्क्रैप पॉलिसी आई है और अन्य संबंधित विभाग भी उस काम पे जुड़े हैं। आने वाले दिनों में भारत में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़े, हमको इंपोर्ट कम करना पड़े, इसकी व्यापक योजना सरकार बना रही है। इस संदर्भ में मेरे को जानना है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें का जमीन है, जमीन में अम्लत्व का जो खार होता है ज्यादा है, तो स्टील का स्कार्फ का उसका जमीन में उपयोग किया जाए तो कृषि के लिए अच्छा रहेगा। आदरणीय सदस्य जी को अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, स्टील की स्क्रैप में शायद उतना संबंध नहीं रखता है, लेकिन स्लैग, सदस्य जी ने जो प्रश्न उठाया, स्लैग को थोड़ा डालने में जमीन की एसिडिटी खत्म होती है। मैं माननीय सदस्य जी को अलग से उसके बारे में विस्तार से सूचना दूंगा। सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो मैं हर विषय पर आपको चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मान्य सदस्य आप सीट पर जाएं। ये सदन चर्चा वाद विवाद का है, नारेबाजी का नहीं है। पुनः आग्रह कर रहा हूं, सीट पे जाएं, मैं हर विषय चर्चा के लिए करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 श्री विष्णु दयाल राम। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया गया प्रश्न। झारखंड राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ छोटी बड़ी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जलप्रपात है, दर्जनों खदानें हैं
उपरोक्त स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म के अलावा एडवेंचर टूरिज्म जैसे राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, लॉन्ग चिलिंग, रैपलिंग और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर क्या माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है? यदि है तो कृपया करके मंत्री जी उसको विस्तार में बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर में कहा था वो माननीय सदस्य को मालूम भी है कि वहाँ पर इको टूरिज्म, इको सर्किट का काम चल रहा है, आध्यात्मिक सर्किट का भी वहाँ पर काम चल रहा है। प्रसाद योजना में देवघर के लिए भी एक बड़ा सेंक्शन वहाँ पर है। मेलों को लेकर भी हमने लगातार झारखंड को पैसा दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि योजनाएं जब पहले पूरी हो जाए तब दूसरी हम योजना को लेके राज्य सरकार को प्रस्ताव देगी, जो माननीय सदस्य देंगे उस पर मैं जरूर सकारात्मक तरीके से विचार करूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला में बंशीधर नगर है, जहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति मराठों के जमाने की है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी हुई है और इसका वजन 32 मन है। इस प्रकार की कोई भी मूर्ति दुनिया में अन्यत्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बंशीधर नगर को श्री कृष्ण सर्किट से जोड़ना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, पहले तो मैं उस मूर्ति के बारे में जानकारी लेकर पहले ASI से कि वो लिस्ट में है कि नहीं, कि बाकी वाली योजनाएं तो राज्य सरकार से जब आएंगे तब हम उसका काम कर पाएंगे। पर मैं जो माननीय सदस्य ने कहा है उसकी जानकारियां विस्तृत जरूर लेकर उनको दूंगा। निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड और खासकर आंध्र प्रदेश जो है अध्यक्ष महोदय, वो टूरिज्म के लिए मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च का एक बड़ा विषय है। एक तरफ जहां मंदार पहाड़ है, दूसरी तरफ वहां 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है, और उसी तरह से चंपा पुरी ऐसा है जहां की भगवान वासुपूज्य जो जैन धर्म के हुए वो वहीं निर्वाण प्राप्त किए। तो पारसनाथ, देवघर, तारापीठ, त्रिकूट, मंदार और चंपापुरी और विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का एक सर्किट बनाने के लिए वर्षों से मांग चल रही है, और इससे झारखंड का टूरिज्म बूस्टअप होगा, जिससे लोग जो है ज्यादा रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। सिंगापुर और लंदन जैसे ऐसे देश हैं जो कि दिखाई दे रहा है कि टूरिज्म से उनको पैसा पड़ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कि मंत्री जी ने कहा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, यदि कोई राज्य टूरिज्म में इतना कॉम्पिटेंट हो, लेकिन यदि उसकी राज्य सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है और टूरिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो क्या केंद्र के पास कोई ऐसी योजना है कि डायरेक्ट वो पैसा देकर वहां के टूरिज्म को बूस्टअप कर पाए? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि झारखंड प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया मूल प्रश्न में कि वहाँ पर लगातार योजनाएं चल रही हैं। ये बात साफ है कि सरकार ये चाहती है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें, तब हम दूसरी योजनाओं को स्वीकृत करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव होगा, कभी ऐसा होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने हमारी सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के अंतर्गत जो देश के महत्वपूर्ण स्पेसिफिक थीम के आधार पे पर्यटन के इंटीग्रेटेड बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है, उसमें आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, 2014 और 15 में ये स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम दोनों शुरू हुई हमारी सरकार में, और उन्होंने 5 सर्किट स्पेसिफाइड किया है। उत्तर पूर्व सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट और कृष्णा सर्किट। एक तरफ भारत के GDP में 6.8% का योगदान पर्यटन के माध्यम से, विदेशी मुद्रा के माध्यम से आता है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं
कि जो बुद्धिस्ट सर्किट सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैनियल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो पिछले दिनों काशी में हुआ था। मैं सौभाग्य से गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर से आता हूं, तो क्या माननीय मंत्री जी जो अगला इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होगा उसको गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे, तथा बुद्धिस्ट सर्किट जो एक महत्वपूर्ण सारनाथ, कुशीनगर, कपिल वस्तु, श्रावस्ती को जोड़ती है और कौशाम्बी को, तो इस बुद्धिस्ट सर्किट को आज घोषित करके इस पे पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए 4 लेन के संबंध में भी क्या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के साथ कोई एक नया पहल शुरू होगा? मैं आभारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य को पूर्व से इस बात की जानकारी है कि हमने श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिल वस्तु के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया आवंटित किए थे। ये सही है कि वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है और वहाँ पर एक फॉरेस्ट का एरिया होने के कारण कुछ हिस्सों में काम प्रारंभ नहीं हो पाया। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, सरकार उस बात के लिए गंभीर है। जो बात उन्हें NHI की कही है वो भी कोशिश करें। हम भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े। सर्किट पर जब भी हम काम करते हैं तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हम उस कनेक्टिविटी को पूरा करें। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसके लिए मैं सदन में आश्वासन इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वास्तव में हमें बुद्धिस्ट जो भी हमारे देश है उनके और उनके महाबोधि संस्थान के लोगों से बैठकर हमें कोई स्थान और तारीख तय करनी पड़ती है। वो महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं माननीय सदस्य बाद में अगर उनको लगता है तो सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। श्री M.K. राघवन, श्री T.N. प्रतापन, प्रताप राव जादव, T.R. पारिप, पेंटर, D.D. पाटिल। Sir, through the chair, I would like to ask the honorable minister that the concept presentation on development of tourism circuit in Sangareddy, Kamareddy, Medak district of Telangana state was submitted in the tourism ministry under Swadesh Darshan scheme in February 2019. What action has been taken in the regard as is now? The time frame by which spiritual tourism circuit in Sangareddy, Kamareddy, Medak district of Telangana state would be completed. Thank you, sir. तेलंगाना राज्य के रूप में काम किया था। पहले वहाँ पर पैसा आवंटित है लेकिन उस पर अभी कुछ काम पूरे हुए प्रसाद में और उस सर्किट में, लेकिन जो दूसरे चरण की अपेक्षा वो कर रहे हैं, मैं उनसे वही कहूंगा कि पहला काम पूरा होने के बाद ही हम किसी स्वदेश दर्शन की स्कीम में पैसा दे पाएंगे। राज्य सरकार हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजेगी तो हम नए कामों को जरूर लेंगे। प्रदेश दर्शन है, प्रसाद की स्कीमें हैं, इन स्कीमों के जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है और कहीं ना कहीं ये बात देखी जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट UCCC को रिलीज नहीं करती हैं और एक सांसद होने के नाते जो दिशा की कमेटी हमारी बनी हुई है, क्या जो ये स्कीमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं क्या हम उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे को आप ऐसी कोई पावर देने की बात करेंगे? या जो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सालासर में प्रसाद स्कीम के अंदर पैसा रिलीज हुआ, किस काम के लिए रिलीज हुआ आज तक पता नहीं चला, वो काम पूरा भी हुआ और एक सांसद होने के नाते उसे खबर तक नहीं मिली। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं वो दिशा की परिधि में आती हैं। माननीय सदस्य से मैं कहूँगा अगर कोई इसमें व्यवधान है तो अगर बताएंगे तो हम निश्चित रूप से एक अलग से मंत्रालय से सूचना वहाँ के DM को भेजने की हम कोशिश करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण सर्किट है उसमें अभी मथुरा है, द्वारिका है और कुरुक्षेत्र है, उसमें हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर को उसके अंदर होना चाहिए
क्योंकि हस्तिनापुर का स्थान भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन के अंदर बहुत महत्व रखता है। मेरा अनुरोध है और मेरा सवाल भी है कि क्या हस्तिनापुर को श्रीकृष्ण सर्किट में जोड़ने का विचार सरकार का है और या उसको जोड़ने वाले हैं? कृपया मंत्री जी इस संबंध में उत्तर दें। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, मैं उस सुझाव पर जरूर विचार करूंगा। प्रश्न संख्या 5 श्री नवाज सकनी जी। लोकतंत्र पे हमला बंद करो। माननीय वित्त मंत्री जी। लोकतंत्र पे हमला बंद करो। श्री सुरेश नारायण। कुछ लोग श्री सुरेश नारायण। झूठे केस। माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी। झूठे केस कुछ लोग उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। लोकतंत्र पे हमला बंद करो। आप आपका जवाब दे दे सदन में। हमला बंद करो। प्रश्न का उत्तर सर लिखित रूप में दे दिया गया है, उसके अलावा किसी का प्रश्न है तो उसका उत्तर देने के लिए तैयार। श्रीमती प्रतिमा मंडल। झूठे केस Speaker sir, for giving me the chance to ask the supplementary question on this important issue. I would like to know from the Honorable Minister to you, sir, that what steps did the government take to prevent a further slump in the GDP? Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं या आगे उठाने वाले हैं जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो और गिरावट ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 महीनों में अगर मैं कहूँ और अगर पिछले 5 वर्षों की भी बात करूँ, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी थी। 7.5% की विकास दर हमारी 2014 से लेकर 2019 तक रही एवरेज ग्रोथ रेट, और बड़े कदम भी उस समय उठाए गए। और आज जब अर्थव्यवस्था में मंदी दुनिया भर में देखी जाती है और विकास दर दुनिया की 3.8% से कम होकर 3.6% पिछले वर्ष रही, और इस साल दुनिया भर में वो कमी होकर लगभग 3% पर उनकी ग्रोथ होगी। इसके बावजूद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसने कहा है, उसके अनुसार हमारी ग्रोथ रेट आज भी दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहेगी। लेकिन सरकार ने इसमें क्या क्या कदम उठाए, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहता हूँ। बड़े कदमों में एक ये भी है कि बैंकों का जो मर्जर, जो आज से लगभग 27 वर्ष पहले जिसके बारे में कहा गया था, किसी ने नहीं किया, वो हमने कदम उठाए हैं। अब जो 10 PSB बैंक हैं वो मात्र 4 एंटिटीज में सीमित होकर रह जाएंगे, उससे उनकी क्षमता बढ़ेगी और इससे वो पैसा भी आगे दे पाएंगे। अगर आप देखिए, FDI लाने के लिए और प्रावधान किए गए और सुधार किए गए हैं। रिकॉर्ड FDI भारत में आए, इसलिए प्रावधान भी किए और रिकॉर्ड FDI आई भी है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, फिजिकल डेफिसिट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, ये भी साफ दिखाते हैं कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाए हैं और सारे ही उसके अनुरूप बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसके कारण पैसा वापस लाना, जो कभी पैसा शायद वापस नहीं आने की उम्मीद भी थी, वो भी लाखों करोड़ रुपया सरकारी खजाने में वापस आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, फ्यूजिटिव इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था पिछली सरकार में, जिसके कारण भी जो पैसा लेकर भगौड़े चले गए थे उनसे भी लाने के लिए नई दिशा में प्रयास हुए। अब बड़ा कदम जो 20 तारीख को उठाया गया था, वो एक ऐसा था जो 1991 के बाद कहते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में जो किया गया, कि जो नई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत में आएगी, भारत में रजिस्टर्ड होगी, उसको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको मात्र 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये भी कदम किसी ने उठाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है, जो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम है।
हमने पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो हमारी भारत की कंपनियां जिसको हम एसएमई भी कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको भी 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ तक उनकी कैप की और उनको भी केवल 25% टैक्स देना पड़ता है। जो उससे बाहर की कंपनियां रह गई थी, अब उनको भी टैक्स 30% से कम करके मात्र 22% किया गया है। इससे उनकी बचत भी होगी और निवेश भी करेंगे और रोजगार भी मिलेगा और हमारी विकास दर में बढ़ोतरी भी होगी। डॉक्टर संजय जायसवाल। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और मैं वित्त मंत्रालय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से नए उद्योगों को खोलने का जो प्रोत्साहन किया और विश्व में सबसे कम टैक्स भारत ने करने का निर्णय किया कि नए उद्योग जो लगेंगे और इससे बहुत सारे नए युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से कि जिस तरह उन्होंने भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई की है उसके लिए तो मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी रेवड़ियां बांटी गई थी जिनको आईबीसी कोड और दूसरे कानूनों के माध्यम से इन्होंने पकड़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जिनके यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे सुनामी आया या बिहार में 2017 में बाढ़ आया और उसके चलते भी बहुत सारे उद्योग थे जो डिफॉल्टर हो गए। तो ऐसे उद्योग जो विगत 15-20 वर्षों से बिल्कुल सही काम कर रहे थे, सरकार को बैंकों को सही अंशदान दे रहे थे, लेकिन अचानक किसी बाढ़ में आने से या कोई सुनामी आने से वो उद्योग प्रभावित हुए। तो वो डिफॉल्टर इंटेंशनल तो हरगिज नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में यह सबूत है कि वहां पे बाढ़ आई थी या सुनामी आई थी या तो उस तरह के उद्योगों को फिर से वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, क्या इसके लिए वित्त मंत्रालय कोई काम कर रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद बहुत ही वरिष्ठ सदस्य भी हैं और जो मुद्दा इन्होंने उठाया है वो बहुत गंभीर भी है, क्योंकि आपदा आने के कारण अगर किसी के उद्योग को नुकसान पहुंचता है, ये केवल उद्योग के मालिक या उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को नहीं, उसमें काम करने वाले भी सैकड़ों लोगों या हजारों लोगों को भी प्रभावित करता है। आखिरकार ये आपदा तो उस इंडस्ट्रीज के हाथ में नहीं थी, लेकिन उस मुसीबत में जब उसका व्यापार को एक धक्का पहुंचता है तो उसमें सरकार क्या सहयोग कर सकती है। बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर रिटर्न फाइल करने की बात थी, वहां पर सरकार ने वहां पर सहयोग भी किया। जहां पर उद्योगों में बैंकों ने सख्ती और की, वहां पर उनको भी, हालांकि बैंकों को हम सीधे तौर पर निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद एक रुख जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार भी है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 25 करोड़ तक की जिनकी लिमिट है, उनको ताकि रिस्ट्रक्चरिंग करने का जो प्रावधान है, उनके अनुसार अगर बैंक थोड़ी सी राहत देंगे तो ऐसे उद्योगों को बचने का भी, वापस खड़े होकर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। उस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले भी कदम उठाए, उसके बारे में निर्णय भी लिया। श्री भगवंत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, जो जीडीपी में 5% का जो स्लम्प आया है, इसकी वजह से जो ओवरऑल परसेप्शन है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लेकिन सरकार कुछ और बोल रही है, जमीन पर कुछ हालात और हैं। तो आरबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि विश्वास नहीं रहा बिजनेस में। क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है? क्योंकि सरकार कुछ और आंकड़े दे रही है, जो रियलिटी में कुछ और है। तो क्या वित्त मंत्री साहब मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं कह दूं कि 5% स्लम्प नहीं है। विकास दर क्या है वो शायद वो कहना चाहते होंगे, और मैं इनसे जानना भी चाहता हूं कौन से आरबीआई के गवर्नर ने कहा है।
प्रश्न संख्या 6 श्री गौरव गोगोई जी, माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाकर प्रश्न पूछें। श्री गौरव गोगोई जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 7 श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट लेटर द टेबल I am not in a position to ask supplementary question because the house is not in order. Dr. Farooq Abdullah, the learned senior member of the house, is not present in the house. So I am not able to ask. माननीय सदस्य इससे संबंधित प्रश्न पूछे। It is quite unfortunate that we are not able to ask supplementary questions. डॉक्टर शौकत राय जी, आप पूछना चाहते हैं सप्लीमेंट्री? जी मंत्री जी जो जवाब दिए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज IMF ने बोला इंडिया ग्रोथ रेट फोरकास्ट टू 6.1%, मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया। हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट इज एट -1.1%। I want to ask the honorable minister कि ये जो स्लो डाउन है इसके लिए क्या डिमोनेटाइजेशन का जो सिद्धांत था 2016 नवंबर का वो रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इकोनॉमी में रुपया का शॉर्टेज है, इसके बारे में क्या कर रहा है? सरकार को जब ये सवाल उठाया जाता वो कश्मीर बोल देता है, राम मंदिर बोल देता है, कोई जवाब नहीं देता क्यों इकोनॉमिक स्लो डाउन इतना खराब है। माननीय मंत्री जी, ये माननीय मंत्री दादा का थोड़ा जवाब दे दें। मुझे लगा था कि काले धन के खिलाफ जो कड़ा प्रहार आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी, वो करने की क्षमता भी किसी में थी और साहस था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, हमने वो करके दिखाया और उसको देश ने सराहा। देश के ईमानदार व्यक्ति ने टैक्स अदा करके देश के विकास में अपना बड़ा योगदान किया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस या माननीय सदस्य ये शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर अदा करने वाले जो टैक्स पेयर थे उनकी संख्या लगभग दुगनी हुई है, डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई, और देश की जो रेवेन्यू कलेक्शन थी डायरेक्ट टैक्सेस की वो भी लगभग दुगनी हुई, तो उसके कारण ही हुई है। ये देश के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था जो लंबे समय तक इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के बहुत बड़ा निर्णय सिद्ध होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो सरकार ने कदम उठाए जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम 142वें स्थान से बढ़कर आज 63वें स्थान पर आए हैं। ये लगातार रिफॉर्म जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है ये उसके कारण सर हो पाया है। दुनिया मंदी के साथ गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जहां अमेरिका 29% था पिछले साल, चाइना 6.1% था, भारत 6.8% था। इस साल भारत को अभी भी दुनिया भर ने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होगा। हमारे कदम भी उस दिशा में उठाए गए कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो, 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके 15% किया गया ताकि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, तो भारत 2025 तक बनेगा। ये हमारा संकल्प और हम करके देंगे। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर
लाए गए नियमों के अधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये कि ये माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य आप अपनी सीट पर बैठे। both of which fail to address the demand for a permanent political solution to the long-pending demand for a separate state. From the perspective of national security, the area lies in the critical Chicken Neck region that connect the northeast with mainland India. Today, the region is vulnerable to illegal infiltrator and severely lack in development and economic progress. Through this August House, I once again request the government to intervene in the matter and initiate tripartite talk involving the union government, West Bengal government, and local representatives to find a permanent political solution to the long-pending demand of the people at the earliest. Thank you.
श्री देवी जी एम पटेल। श्वास जनित रोग टीबी, क्षय रोग जालोर एवं सिरोही जिले राजस्थान में मरीजों की सांसें छीन रहा है, लेकिन क्षय रोग निवारण के लिए चल रहे सरकारी प्रयासों से मौत पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। टीबी ही नहीं बल्कि सिलिकोसिस की चपेट में आने वाले अनगिनत मरीज असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। जोधपुर स्थित कमला नेहरू टीबी अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, लेकिन घर जाकर दवा के लेने का प्रोसेस इतना जटिल और लंबा है कि मरीज को दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी कारण मरीज स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि जालोर सिरोही जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी और श्वास के संबंधित बीमारियों की दवा उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। डॉक्टर उमेश एस जाधव, नॉट प्रेजेंट। श्री चुन्नीलाल साहू जी, साहू जी बोलिए। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहते हैं। आप सबको भलीभांति परिचित है। यहाँ 80% आबादी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले महीने पूर्वी हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाया एवं 24 घंटे की बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 42.8 मिलीमीटर बारिश आंकी गई। साथ ही इस बारिश का सिलसिला रुक रुक कर अनेकों दिन तक चलता रहा। इस वजह से खेतों में खड़ी फसल झुक करके गीली होने के कारण कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक GM दास की बताए अनुसार अधिक फसल देने वाले अर्ली वेराइटी फसल जिसमें 10-10, आरबी गोल्ड, बलवान, महामाया जैसी किस्में हैं। साहू जी, ये सब इसमें नहीं है। हाँ, मैं धान का नाम ले रहा हूँ मैडम, धान का नाम ले रहा हूँ। वो नहीं लेना, जो लिखा है वही पढ़िए प्लीज। जी 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 सिर्फ सभापति महोदय। तो ये अर्ली वेराइटी का जो धान जो नुकसान हुआ है गीला होने के कारण, इस वजह से खेतों में फसल झुककर गीली होने से कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा, फसल को तबाही हुई। अधिक फसल देने वाले फसल वाले कृषकों का अधिक नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई कर पाना मध्यम और निम्न वर्गीय किसानों के लिए असंभव है। सो मैं किसान होने के कारण मेरे कृषक भाइयों के अंतर्दशा को समझ रहा हूं तथा जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिन किसानों की नुकसान हुआ है सर्वे करा करके किसान की मुआवजा दी जाए और जो उनकी मुआवजा है। बस थैंक यू, धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी, सुभाष चंद्र जी नहीं है। श्रीमती रंजीता कोली जी, रंजीता जी नहीं। डॉक्टर प्रोफेसर किरीट सोलंकी जी, वो भी नहीं है। श्रीमती रमा देवी जी, सभापति महोदया जी, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले में PDS जन वितरण प्रणाली में व्याप्त कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के बेलसण, शिवहर, सीतामढ़ी सदर, पकड़ी दयाल एवं सिकरहना अनुमंडलों में राशन के उठाव एवं आवंटन में भारी अव्यवस्था है। अक्सर ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि एक ही ग्राम पंचायत में अवस्थित किसी चुनिंदा डीलर को 3000 यूनिट तो दूसरे डीलर को मात्र 1000 यूनिट राशन का आवंटन संबंधित एमओ एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है तथा ससमय राशन का आवंटन भी नहीं होता और पंचायत को दिए जाने वाले राशन को रोटेशन के तर्ज पर बेच दिया जाता है। बिचौलियों द्वारा सरकारी अनाज का कथित बंदरबाट हो रही है तथा इसमें कई माफिया सक्रिय हैं। इससे गरीबों का सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कई प्रमाण हम लोगों के समक्ष
हम लोगों के समक्ष लाए हैं। राशन वितरण में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं, किंतु भ्रष्ट तत्वों द्वारा सरकार के प्रयासों को विफल करने हेतु एवं नियमों का अवहेलना के नए नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत अवस्थित पीडीएस की दुकान में एक रूपता लाने हेतु प्रत्येक दुकान को समान रूप से यूनिट के आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नियम बनाए जाए। मैं इस विषय से राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय को भी समय समय पर अवगत कराती रही हूँ, परंतु अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाए, जिससे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं को रोका जा सके तथा इसका 100% लाभ गरीब तक पहुंचाया जा सके। इसी तरह की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब में घोटाला हो रहा है। बस धन्यवाद रमा जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरा अंग्रेजी में है, मैं उसको हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, पर हिंदी अनुवाद बिल्कुल जो लाइन बाय लाइन ठीक होना चाहिए। लाइन बाय लाइन ही होगा हिंदी अनुवाद। इससे नहीं, झारखंड का मामला है, अपने क्षेत्र नहीं, अब देखिए वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, उन्हें अपने क्षेत्रवासियों को समझाना है। पढ़ने दीजिए हिंदी में। सभापति महोदया धन्यवाद। झारखंड 2 इलाके को मिलाकर संथालपन्ना और छोटा नागपुर मिलाकर झारखंड जो है ये राज्य बना नया। लेकिन जो मेरा इलाका है संथालपन्ना, उसमें नक्सलवाद जो है वो प्रभावी है और इस कारण से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो वहां के लोगों को बाध्य करती हैं अपने ही गृह क्षेत्र में होमलैंड से डिटैच होने के लिए। और वहां की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं और उसकी जो समस्याएं हैं संथालपन्ना की, उसमें एग्रीकल्चर जो है उनका मेन काम है। जो वहां आबादी है उस आबादी में सबसे बड़ा काम जो है वो कृषकों का है। और इसके लिए मैंने हमेशा सरकार से आग्रह किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उसके लिए, जिसमें कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हुए भी विशेष इंफेसिस करते हुए वहां के लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप की जाए जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। संथालपन्ना 6 जिलों को मिलाकर है, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहबगंज और दुमका। लेकिन वहां का जो सामाजिक परिवेश है, जो शैक्षणिक परिवेश है और जो आर्थिक परिवेश है वो उन सबों को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाता है और इसलिए भारत सरकार ने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। यदि वहां के सांख्यिकी को देखेंगे, यदि वहां के इंडिकेशन को देखेंगे, चाहे वो हेल्थ का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे साक्षरता का सवाल हो, चाहे वहां के लोगों के आय का सवाल हो, वो सभी एक खराब सा पिक्चर देते हैं कि पूरे देश भर में आगे जा रहे हैं लेकिन संथालपन्ना पीछे है। आपको पता है सभापति महोदया कि झारखंड जो है एक अमीर राज्य है और 40% माइंस और मिनरल्स झारखंड में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। उसका जो अशिक्षा के कारण जो गरीबी है और जो उनके नहीं जानकारी के कारण जो गरीबी है, उसके कारण कम लिटरेसी रेट और पुअर स्कूल अटेंडेंस, शिक्षा में लोग जो है कम विद्यार्थी वहां जा रहे हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल से वो बाहर आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि हमारे यहाँ 3 जगह पर, जरमुंडी जो दुमका जिला में है, देवघर जो खुद एक जिला है और महगामा जो गोड्डा जिला में है, संथालपन्ना जिले में, वहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे वहां के बच्चे पढ़ सके। धन्यवाद। श्री जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी। मैडम जी। सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 331 है
इसकी लंबाई छपरा से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरते हुए जिला गोपालगंज के मोहम्मदपुर तक 65 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि छपरा सारण को महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है, इसलिए इसकी महत्ता को सहज रूप से समझा जा सकता है। इस सड़क के चौड़ीकरण के कार्य को कराने के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद निविदा इत्यादि का कार्य संपन्न होने के बाद भी इसके 0 माइल से लेकर के सहाजितपुर बाजार के आगे तक के कार्य का शुभारंभ अभी तक नहीं किया जा सका है। इससे जनता को बहुत दुख है। इसके शुभारंभ नहीं होने का क्या कारण है, जबकि सहाजितपुर से आगे मोहम्मदपुर तक का कार्य बहुत पहले से ही किया जा रहा है। इस कार्य को नहीं किए जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे सारण प्रमंडल के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निविदा होने के उपरांत सड़क के रखरखाव करने का कार्य भी नहीं किया जा सका है। इस कारण सड़क में गड्ढे इत्यादि होने के कारण जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। अतः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से जनहित में उक्त महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण, रख रखाव इत्यादि का कार्य कराने से संबंधित निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने हेतु कृपया भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिया जाए। धन्यवाद महोदया। श्री ए नारायण स्वामी जी नहीं है। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, डॉक्टर शशि थरूर, श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Sir, the proposal for construction of a bypass at Attingel on NS 66 in Kerala is a long pending. The National Highways Authority of India is planning this project as part of the widening of Kadamba to Onam stretch of NS 66. 3A notification issued for this project lapsed again in June 2019 due to delay in issue of 3D notification. The stretch through Attingel is the major bottleneck and thousands of travelers on NS 66 in Kerala are facing difficulties. I have raised this issue in this August House and submitted representation to the Honorable Minister for Road Transport and Highways. It is very serious issue in my constituency. I urge the government to consider this project on priority and issue 3A notification urgently for completion of the bypass without further delay. Thank you. Shri Kodi Kunil Suresh ji. Matter under Rule 326. Cashew sector in Kerala faces extreme volatilities and the crisis is exacerbated as administrative complexities increase. The insistence of EPF organization column for submission of pension claims solely online and stoppage of filing of manual claim in form number 10D have put poor laborers, especially aged, ailing and illiterate, in distress. The complexities involved in obtaining various certificates and digital filing costs, harassment of poor workers, and they are denied their opportunity to avail pension. The manual claim in form number 10D may be continued for the EPF members in service as on 31/12/2019 and help be given to them. The denial of pension to cashew workers due to amendment to para 9 of EPF schemes 1995 by replacing actual service by contributory service and the issue relating to definition of seasonal factory and relaxation allowed under rules be remedied and workers be allowed to avail rightful pension. Thank you.
Shri Anandi Muthu Raja. Madam. Central Potato Research Center, a premier institute functioning under Indian Council for Agricultural Research at Muttorai in Udagamandalam, Nilgiris, is well equipped with high-tech laboratory, seed production and multiplication facilities in an area of 45 acres. This center is providing valuable services to the farmers in southern India by supplying disease-free seeds. Indian Council for Medical Research, Agricultural Research, decision to shut down the center. This center will severely affect the growth of potato in South India, especially hilly districts of Nilgiris, Dindigul, Krishnagiri, and Erode in Tamil Nadu. If this research center is closed, where are you reading it from? Which one, ma'am? Yeah, please. If this research center is closed, then the Jalandhar, which is located far away, will be the only option left to access disease-free planting materials. This will also increase the cost of cultivation. Moreover, the varieties of North India are not suitable to the southern hills. I therefore request the Union government not to shut down the center, which is located in Ooty, for the welfare of the farmers in southern India. Thank you. Srimati Pratima Mondal. Thank you, Madam, for allowing me to speak the matter under Rule 377. Madam, the government has been stressing on Swachh Bharat Abhiyan. Waste and pollution are obviously one of the most important issues that need to be dealt with. We are planning a complete ban on plastic usage. Here my main concern is about the fact that there are very few waste recycling units in the country. In an effort to make my constituency zero waste producing area, I am facing great difficulties. My humble request to the government is to set up a plastic recycling unit in Jayanagar, my constituency, and help me to achieve the vision of Nirmal Bangla as well as Clean India. Thank you, Madam. Thank you. Shri K. Raghurama Krishna Raju. Madam, for allowing us to talk for the first time on 377. No, for everyone it is first time. In this Lok Sabha 17th. And I'll follow the rules. No cheating, I'll follow the rules. No, you've come the first time, but this rule is old. No, 377. Let's for this house. Raghuji, please. On 377. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Railways towards the early completion of doubling works of Vijayawada-Bhimavaram railway line, which would be extremely useful for the fast-growing aquaculture business in West Godavari district, which is my district, as the farmers could quickly transport their produce to Chennai and Visakhapatnam. It also helps the passengers from heavy traffic, which leads to long waiting time for trains, and more trains could be operated in the due course. The doubling of this line was included in budget 2011-12 with 50-50 cost sharing basis. The 175 kilometer long railway line is considered as important one, and its doubling will supplement the Vijayawada-Visakhapatnam main line covering 51 railway stations to facilitate introduction of new trains and speeding of the existing trains. It will also be adding a good revenue to the Indian Railways. Keeping in view of the importance, I strongly urge upon the government and Honorable Minister of Railways to take immediate steps for allocation of necessary funds for early completion of the doubling works without any further delay. That's it. Shri Sanjay Sadashiv Rao Mandlik. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर और आसपास के 5 जिलों में सांगली, सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अदालती मामले लंबित है। इसकी संख्या करीब 10 लाख से करीब पहुंच गई है। अभी तक यहाँ के लोगों को अपने न्याय एवं हक के लिए मुंबई हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। जैसा कि सर्वविदित है कि मुंबई एक महंगा शहर है और कोल्हापुर से मुंबई हाईकोर्ट की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत जटिल होने के साथ साथ
इनमें काफी समय लगता है, इसमें इस क्षेत्र की आम गरीब जनता और सरकारी कर्मचारियों को अपने न्याय एवं हक के लिए मुंबई में जाकर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उसका काफी समय और अत्यधिक धन खर्च होता है। इसमें अधिकांश लोग बीच में ही न्याय प्रक्रिया से छोड़कर अलग हो जाते। अध्यक्ष महोदया, कोल्हापुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सदाशिवराव मंडलिक जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी इस संसदीय क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भी पूर्व संसद के भीतर और बाहर इसकी मांग की और संघर्ष किया था। केंद्र सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह कमेटी और बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति मोहित शाह ने भी बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ कोल्हापुर में स्थापित करने के लिए कहा था। इससे अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने भी 19 जनवरी 2019 को बंबई उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ या सेकंड बेंच स्थापित करने का आग्रह किया था। अतः मैं सरकार को यह मांग करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के हेतु जल्द से जल्द बंबई उच्च न्यायालय के एक सर्किट का बेंच का कोल्हापुर में स्थापित की जाए। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। मैडम, नियम 377 के अधीन आपने आज बोलने का मौका दिया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। बिहार का विकास उचित नीतियों के अभाव में एवं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता आ रहा है। इस अवधि में सामाजिक, जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत का तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ है, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रभावित होने वाली नदियां से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं है की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत, पुनर्वास एवं पुनः निर्माण कार्य का काफी राशि व्यय होता है। 11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589% था, जबकि 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.28% हो गया। 13वें वित्त आयोग में 10.971% हो गया। 14वें वित्त आयोग में 9.665% हो गया। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हितों की बात करती है, किंतु 14वें वित्त आयोग में की अनुशंसा के तहत राज्यों को अंतरण जो 32% से बढ़ाकर 42% दिया गया है, मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक और कर अंतरकरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी, वही दूसरे और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय परियोजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई है। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ? राज्य विकास के विभिन्न मापदंड जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्कृतिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के बाद उपरांत प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों के राज्य के विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 58% कम है। अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और रघुराम राजन कमेटी का रिपोर्ट का ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। दूसरा, बिहार एक
थल विरुद्ध राज्य है और ऐसे थल विरुद्ध एवं अत्यधिक पिछड़े राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार के हकदार है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिन्हित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंवर दानिश अली जी। Thank you very much, madam, to allow me to raise a very important issue under Rule 377. When in the morning I was coming, there were students demonstrating outside the Parliament House. जब से ये एनडीए की सरकार आई है, तब से देश में हर क्षेत्र में निजीकरण एवं व्यवसायीकरण हो रहा है। अब तो शिक्षा का भी व्यवसायीकरण होने लगा है। देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी चपेट में आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, जहां ज्यादातर देश के गरीब छात्र छात्राएं अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी है। मेस और सुरक्षा फीस में 400% की वृद्धि कर दी है। मेस की सिक्योरिटी पहले 5,500 रुपए थी, जो अब बढ़ा करके 12,000 रुपया कर दी गई है। मैडम, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा ही रहा तो आज इस महंगाई के दौर में देश के गरीब तबके के छात्र छात्राएं एजुकेशन कैसे पाएंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है इस सदन के माध्यम से कि गरीब मेधावी छात्रों के समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें, ताकि गरीब मेधावी छात्र अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकें। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी। Thank you, madam, for giving me this opportunity. As we all know, urea is one of the important fertilizer components which helps the plants to synthesize nitrogen and helps the plants in photosynthesis also. Delayed supply of urea, let it be Kharif or Rabi season, will derail the agricultural process of that season and will hamper the farmers' profits. In September, because of the good rains in Telangana, the cultivable land has gone up by 8.5 lakh acres in Telangana, madam, and total land accounting to 41 lakh acres. For this, the state agriculture government department has estimated that 7.7 lakh tons of urea is required in the next Rabi season. In the Kharif season also, due to increased cultivable land, there was a request of 50,000 additional tons of urea. For this, the government has given only 37,000 tons of urea, and the deficit of 13,000 tons is being requested. Our agriculture minister already met the chemical and fertilizers minister, requesting for the 7.7 lakh tons of urea along with the 13,000 tons which was deficit. आपके माध्यम से I request the chemical and fertilizer minister to please release the 7.75 lakh tons of urea along with the deficit of 13,000 tons to enable the agriculturists to meet the requirement of the urea. Dr. Reddy, you have to read identical in language, not in substance only. Whatever is written, you just have to read it. I'm done. I'm already done. Thank you. Thank you. Shri Mohammed Faisal. Very much, madam, for allowing me to raise an important issue under under Rule 377. Mass mean dry tuna fish is largely produced fish product of Lakshadweep fishermen. Fishermen are being exploited by the middlemen by undercutting the cost, and thus they don't even recover their cost. This product will be used on a larger scale in countries like Japan if UTL administration brings in technological advancement in its production. In order to save the fishermen from huge financial loss, UTL administration may start procurement process for mass mean
by fixing MSP for mass meal. Thank you, madam. Shri K. Ram Mohan Naidu? No, he's not there. Shri Mohan S. Delkar? बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे क्षेत्र दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण किसानों तथा आदिवासियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में छोटे किसान तथा आदिवासी किसान हैं। उनकी फसलों का बारिश के कारण हुई तबाही का शीघ्र ही केंद्र द्वारा मूल्यांकन करने हेतु आग्रह करता हूं तथा ऐसे किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि पहुंचाने हेतु उचित कार्यवाही की जाए, जिससे मेरे क्षेत्र के किसान आगामी फसलों की पैदावार करने हेतु खेती करने के लिए तैयार करने में समर्थ हो सके। इसके लिए ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने की शीघ्र आवश्यकता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे किसानों के परिवारों का जीवन यापन करने की स्थिति दयनीय हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का पहले छूट गया था उनके नाम एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, अगर वो आ गए हैं, उपस्थिति है तो अपना मैटर बोल सके। श्री खगेन मुर्मू आ गए। थैंक यू सभापति महोदय। मेरे नियम 377 के अधीन सूचना मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में जल में आर्सेनिक की समस्या के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का समस्या करना पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। यह समस्या देश के एवं प्रदेश के कई भागों में भी है। संसदीय क्षेत्र के निवासियों को आर्सेनिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक रिसर्च सेंटर तुरंत खोलने की आवश्यकता है। अतः मेरा केंद्र सरकार से सदन के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की समस्या और उससे होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक रिसर्च सेंटर तत्काल प्रभाव से स्थापित कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कथेरिया जी नहीं है। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, श्री संगम लाल गुप्ता जी, श्री डॉक्टर उमेश एस यादव जी। Thank you, madam, for allowing me to talk matter under Rule 377. I would like to draw the attention of Honorable Minister for Labour and Employment and Minister of Health and Family Welfare towards the fact that ESIC Medical College and Hospital is in Gulbarga, Karnataka, where Government of India has spent nearly rupees 1200 to 1500 crores for the construction of the building, and this building was inaugurated in the year 2014. Medical college and undergraduate courses started in that building, but still a lot of work is pending. Every month more than rupees 80 lakhs electricity bill has to be paid by government due to the temporary arrangements. Drinking water provision has not been made properly. More than 50% of residential accommodation is unutilized. Lift work and many major work are yet to be completed. It is requested that once again the entire building work has to be re-examined and instruction be given to the agency to complete the pending work. Thank you. Thank you. डॉक्टर सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, श्रीमती रंजीता कोली, डॉक्टर प्रोफेसर किरीट पी सोलंकी, श्री ए नारायण स्वामी,
श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी लोकसभा क्षेत्र के पन्ना जिले के बरियारपुर बांध से निकलने वाली नहर जो कि सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, उक्त नहर के बगल से निर्माणाधीन सड़कें क्रम से PIQ पैकेज क्रमांक 2824 के अंतर्गत मार्ग ग्राम मझगमा जंक्शन से पडरा तक स्वीकृत लंबाई 5.2 किलोमीटर, ग्राम उदयपुरा से मझगमा जंक्शन तक स्वीकृत लंबाई 7 किलोमीटर एवं PIQ पन्ना पैकेज क्रमांक 2828B के अंतर्गत मार्ग बरियारपुर डैम से यूपी बॉर्डर रोड स्वीकृत लंबाई 24.83 किलोमीटर, बरियारपुर डैम कैनाल की रोड स्वीकृत लंबाई 10.75 किलोमीटर जिसकी कुल लंबाई 47.7 किलोमीटर है का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पन्ना के द्वारा कराया जा रहा था, किंतु नहर का आधिपत्य उत्तर प्रदेश सरकार का होने के कारण सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आपत्ति की गई और उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिससे उक्त क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि बरियारपुर नहर रोड के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया जाए, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद। डॉक्टर शशि थरूर। Madam Chairman, it's unfortunate that coastal fishing villages located in Thiruvananthapuram, which were once considered as India's prominent ports, cannot even be called significant fishing ports now. This is owing to rampant and damaging sea erosion for the past 8 to 9 years, particularly in Veliyadura, Puntura, Bhimapalli, Shangamugam and Panatura, which has severely affected the lives and livelihoods of hundreds of families, especially our fishing communities. It has completely destroyed houses and is constantly causing more damage, displacing hundreds. Some take shelter in relief camps, while others resort to emergency remedies at their own expense. The unfulfilled promises made by the Kerala government to construct seawalls along the Thiruvananthapuram coastline for protecting the shore from strong waves have led to the current appalling crisis for the fishing community. Madam Chair, if a foreign power were to take even 1 inch of our sovereign territory, it would provoke national outrage in this parliament. But frankly, the sea is taking kilometers of our land, and we are all, the government is indifferent to it. Excuse me, I Dr. therefore Saroo. request the central government. I've decided one important emotional sentence for you, Madam Chair, but you want to... No, it will not go on record. Whatever is written, whatever is submitted is what will go on record. Madam, and you can't speak more than what is written. I request the central government, that's in my statement, that's right, to consider the gravity of the situation and take immediate action to provide resources for seawall construction off the coast of Thiruvananthapuram. Thank you. Thank you, Madam Chair. Shri K. Ram Mohan Naidu ji, he's not there. So we now begin with Dil Anurag Thakur ji. Item number 9. Ji. Thank you, Chairperson. Ma'am, I rise to move that the bill further to amend the Chit Funds Act 1982 be taken into consideration. हो गया बोलना चाहते हैं कुछ बोलना है आपको? Thank you, Madam. The Chit Fund Act 1982 was enacted to provide for the regulation of chit funds, which have conventionally satisfied the financial needs of the low-income households. Chit funds provide an important source of finance and at the same time an avenue to save for small businesses and low-income households in India. In a chit fund, a group of individuals come together for a predetermined duration and contribute a certain sum of money by a way of periodical installments at regular intervals. By combining credit and savings in a single scheme,
people who are in need of funds and those who want to save are able to meet their requirements simultaneously. But Madam, there were many concerns raised by the stakeholders, and to address those concerns, the government formed a key advisory group on chit funds to review the existing legal, regulatory and institutional framework for chit funds and its efficacy, and suggest legal and regulatory initiatives required for orderly growth of the sector. Ma'am, the legislative recommendations of the KAG included amendments to the Chit Fund Act 1982 with an objective of reducing the regulatory or compliance burden of the chit funds industry on the one hand, and on the other hand, to protect the interests of the subscriber of the chit fund. Madam, the Parliamentary Standing Committee on Finance during the 16th Lok Sabha has given its 21st report addressing all the issues and has also recommended finalization of the legislative and administrative proposals for strengthening and streamlining of the registered chit fund sector. Further, the committee in its 35th report, which is the action taken report, has again recommended the need to quickly firm up the legislative and administrative proposals. So today I am introducing this bill for the consideration, but there are some key points or the following amendments to the chit fund which has been proposed. If you allow me, I'll just take a couple of minutes to throw some light on them. Or if you want the members to discuss that, I'm open with both. No, it's okay. You can. जो 2-3 मिनट में ये कहना चाहूंगा, जैसे पहले 1992 से बिल था तो जो इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट थी उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया, फर्म को 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख किया गया। लगभग 3 गुना ज्यादा इसको किया है, क्योंकि वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो 2001 से जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देखकर ही इसको तय किया गया, इसको 3 गुना उसके आधार पर बढ़ाया गया। अब चिट कौन निकाले ये भी एक चिंता का विषय रहता था, तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर वहां पर रहें और चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से रहें और अगले कुछ दिन के अंदर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को वो रजिस्टर करवाएं, पास भी करवाएं। फिर जो फोरमैन होता था जो चिट निकालने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो इसको रन करता था, खर्चा उसको 5% पैसा मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 7% किया गया है। इसके अलावा जो ड्यूज थे वो ना मिल पाए सब्सक्राइबर के, तो उसका ग्रहणाधिकार का राइट भी हमने फोरमैन को ही दिया ताकि वो भी उस पर कर सके। छवि बदलने का इसमें से एक प्रयास किया गया, तो इसको नाम कुछ टर्म्स और दी गई, फ्रेटर्निटी फंड्स, और दूसरा जो है वो रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन एज ऑल्टरनेटिव नेम्स हमने इसके एक सुझाव दिया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर जो इसमें डिविडेंड देने की बात कही जाती थी कि डिविडेंड क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, तो इसमें शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया, क्योंकि जो डिस्काउंट से पैसा बचता है वही आगे वितरित किया जाता है, तो उसको डिविडेंड कहने के बजाय शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में आए जिसके कारण चिट फंड को ही एक बड़ा नेगेटिव तरीके से देखा गया, अब उसको भी जो चिट अमाउंट है उसको रिप्लेस करके ग्रॉस चिट अमाउंट कहा गया है, जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है, और जो प्राइस अमाउंट है उसको नेट चिट अमाउंट कहा गया, जो पैसा बचता था उसको आगे बांटने के लिए। तो ये कुछ बदलाव इसके माध्यम से हैं। कुल मिलाकर ये उन गरीबों के लिए है जिनके पास सेविंग का भी या पैसा उठाने का भी और जरिए नहीं थे, ये जरिया उनके पास था। बहुत सारे लोग इसको इलीगल तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये लीगल है। राज्यों में इनके हमने अधिकार दिए हैं कि जो 100 रुपए कैप थी चिट की, उसको भी हमने दूर किया है कि राज्य निर्धारित करें कि कितनी उसकी कैप होनी चाहिए। तो इससे लाभ मिलेगा उसके सब्सक्राइबर को भी, रेगुलेटर को भी, सबको। ये कहते हुए मैं सबके सामने कहता हूं कि हम सहमति के साथ आप विचार भी करें, सुझाव भी दें, लेकिन बहुत सारी चर्चा के बाद ये बिल वापस से सदन में आया। पिछली बार लैप्स कर गया था पिछली लोकसभा में, अब अवसर आया है। पिछली बार आपने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल को पास किया था, आज इस पे अच्छी चर्चा हो और उसके बाद बिल पास हो। धन्यवाद। श्री सप्तगिरी उल्का जी।
थैंक यू मैडम चेयरमैन। मुझे यहाँ पे इस बिल पे बोलने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम चेयरमैन, बिफोर आई स्टार्ट ऑन द बिल, चिटफंड के बारे में मैं 17 लोकसभा में 2-3 बार बोल चुका हूँ। इट्स अ मेगा स्कैम इन उड़ीसा, बजट में भी बोला था, अनरेगुलेटेड ऑर्डिनेंस जो बिल था उसमें भी बताया गया था। तो ये उड़ीसा की जनता ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो 20 लाख स्मॉल डिपोजिटर्स हैं, दे बीन ड्यूप्ड टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़ चिट फंड में, तो उनको पैसा कब मिला जाएगा? एंड ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। पहले तो चल रहा था, कभी जब मर्जी तब पेस पकड़ता है, जब मर्जी स्लो हो जाती है। तो मैं करता हूँ मंत्री जी कि एटलीस्ट अपने जवाब में ये बताएं कि उड़ीसा का चिटफंड इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है, इसको कब आप कंप्लीशन पे लेके आओगे, और जो 20 लाख स्मॉल डिपॉजिटर है इनको अपना पैसा कब मिलेगा? जो 10,000 करोड़ का फंड है, ये निश्चित अपने जवाब में रखिएगा। बाकी जो बिल पे आते हैं, अब मैं बिल पे बोलता हूँ। I'm not yielding, ma'am. Ma'am, I'm not yielding. Do not. Let me speak. Do not disturb. Let him continue. अब बिल पे आते हैं, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। 92 में 82 में पहला बिल आया था, 37 इयर्स के बाद पहली बार ये फिर से और एक अमेंडमेंट आने वाला है। 2016 लोकसभा में इसका स्टैंडिंग कमेटी में गया था एवरीथिंग। जो बिल का है, एक तो ये बात है कि चिट विल बी ड्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, एंड ये बताया गया है कि सब्सक्राइबर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्वाइन करेंगे एंड चिट निकाला जाएगा। अब मैं उड़ीसा से आता हूँ, जो 10,000 करोड़ का स्कैम बता रहा हूँ। टोटल सेक्टर का साइज है 50,000 करोड़, लगता है 1/5 उड़ीसा में ही है। एंड उड़ीसा में अगर देखोगे टेली डेंसिटी, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना कुछ सुविधा है रूरल एरियाज में। एंड ये जो चिट फंड वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये मेनली जो होते हैं ये गरीबों में होते हैं, एंड हम लोग के पास ये नहीं है, सुविधा नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट में भी ये सुझाव दिया गया था कि टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए में कुछ कर सके कि नहीं। ये मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी से, ये सुविधा दिए। एंड जो मेन समस्या है चिट फंड में, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अफसोस के साथ ये कि 37 साल के बाद भी अभी भी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कुछ मतलब ख्याल नहीं रखा गया। एंड मिस्टर टी.एस. शिवरामकृष्णन, जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया एसोसिएशन चिट फंड्स, ही हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये बिल काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ फॉर इट। एंड जो बताया जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज 100 टाइम्स ओवर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये देखें कि इस बिल के माध्यम से हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बिल के अंदर में लेके आए। सिक्योरिटी अमाउंट, सेक्शन 21 ऑफ द मेन एक्ट, उसमें ये है कि 50% ऑफ चिट फंड अमाउंट कैश में डिपॉजिट होगा फॉर्मेट थ्रू से, एंड 50% इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट था एंड जो रिकमेंडेशन है, उसमें ये बताया गया है कि इसको खाली डिपॉजिट अमाउंट 50% ऑफ द चिट वैल्यू करे, एंड इसको जो कमेंसमेंट ऑफ चिट उसके टाइम में रखा जाए। ये भी इस बिल में कंसिडर किया गया नहीं है। और एक चीज जो मेन है, फोरमैन का इंटरेस्ट सेव करने के लिए, इट सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ फोरमैन बाय गिविंग हिम राइट ऑफ लैंड टू सिक्योर ड्यूज फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। लेकिन जो मेन होता है इसमें सब्सक्राइबर का हित के लिए कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट इंश्योर्ड। यू हैव टेकन केयर ऑफ द फोरमैन। फोरमैन ठीक है, वो अपना जो भी कलेक्ट कर सकते सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर कुछ क्यों नहीं है। एंड ये रिकमेंडेशन भी था कि कैन वी हैव समथिंग लाइक इंश्योरेंस, जितना चिट अमाउंट है उसके ऊपर इंश्योरेंस कर सकते हैं कि ताकि सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट भी इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जब इतना सालों के बाद ये बिल आ रहा है, तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे कर सकें कि अब लाइक कैन वी हैव सम अंडरटेकिंग फी बेस्ड एक्टिविटीज, क्रेडिट हिस्ट्री देख के या फिर ट्रांजेक्शन बेस्ड हिस्ट्री देख के देखें चिट फंड का कंपनी कर सकते कि नहीं, ये प्रावधान रखे। खाली by adding some names like fraternity and other things, I don't think we are going to solve it. इसको एक पूरा रेगुलेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि ये कैसे लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉपर एनबीएफसी टाइप का करें ताकि चिट फंड इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड ये सस्टेनेबल भी हो एंड स्ट्रीमलाइन हो, जिससे कि ये आइडिया जो है ये बहुत जरूरी भी है चिट फंड जो कंपनीज है
इसको रेगुलेट करके देखें, ये सिविल के अंदर आए, क्रेडिट हिस्ट्री हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो, ये सब रहे इसमें। एंड ये जो बिल है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एनी चिट स्टार्टेड बिफोर इट वाज एनैक्टेड। जो चिट फंड पहले से है वो सब के लिए ये एप्लीकेबल है नहीं। तो कैन मैडम चेयरमैन, थ्रू यू आई लाइक टू आस्क द मिनिस्टर, कैन वी डू समथिंग जो पहले से चिट फंड वगैरह है उसको रेट्रोफिट कर पाए क्या, उसको इस बिल के दायरे में ला सके क्या, ताकि एटलीस्ट जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वो सब उस चिट फंड पे भी लागू हो जो ऑलरेडी ये बिल से पहले एस्टेब्लिश्ड है। बाकी राज्य सरकार को ये आपने एक्सेम्पशन दिया है कि दे विल एक्सेम्प्ट सर्टेन चिट फंड कंपनीज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर ये बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है मैडम स्पीकर, दिस इज बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। वो अपने जो डिस्कशन होंगे आरबीआई के साथ, ये भी समझ में नहीं आया कि रूल्स क्या है। दे कैन एग्जेम्प्ट एनी चिट फंड कंपनी जो कि उनको सूट नहीं करता है। एंड ये जो लिमिट 100 रुपये से बढ़ाने का भी बात हो रहा है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को है। आई थिंक देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड ये देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट सब अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो देखा है जितना भी चिट फंड जो ये फ्रॉड्स है एंड एवरीथिंग, दैट ऑलवेज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पैटर्नेज होता है, निश्चित भाव से ये होता है। एंड ये देखना है कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन द बिल कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार न हो कि जो मनमर्जी वो एक्सेप्शन कर दे। एंड और एक सुझाव जो है ये स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का भी है, द चिट फंड कंपनीज अभी तो दिस आर मिसलेनियस अंडर एनबीएफसी है, क्या हम इसको एनबीएफसी चिट फंड्स और एनबीएफसी रोस्काल रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट रजिस्ट्रेशन ये टैग दे सके ताकि दिस इज मोर स्ट्रीमलाइन एंड ये प्रॉपर वे से हो सके। एंड इससे ये फायदा होगा कि चिट फंड्स अदर एनबीएफसी से, मतलब ये वी कैन आइडेंटिफाई एनबीएफसी क्या है। एंड अगर हम करेंगे एनबीएफसी चिट फंड से एनबीएफसी रोस्का, तो इससे पता चले चिट फंड एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। साथ साथ ये बोलना चाहता हूँ कि फाइनली जो 50,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है चिट फंड जो है, इसको हम थोड़ा सोच के करते हैं। लेट्स मेक इट समथिंग सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग विजन के साथ करें। खाली फ्रेटर्निटी वोट ऐड करें, रोस्का ऐड करें, जो परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं 5 to 7%, दिस इज नॉट इनफ मैम। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, ये मेरे पॉइंट्स को आप देखो, फिर उसके बाद इसको फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजो आप इस बिल को। लेट्स थिंक अबाउट इट, दिस सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग सेक्टर, इसका पूरा हम लोग सोच बूझ के ये करते हैं कि चिट फंड कैसे करें। Lastly, I would like to say I'm really expecting some answer from Honorable Minister, ma'am. Let him answer on Odisha chit fund scam का, वो कब CBI investigation complete होगा, जो ट्यूब इन्वेस्टर्स है उन लोगों को वापस पैसा कब मिलेगा, एक टाइमलाइन ही बता दे एंड उनके लिए वो क्या कर रहे हैं बताए। With this, I like to conclude my speech. Thank you so much. श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं मेरे पार्टी के नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पर काम करने का मौका दिया, जिस कमेटी में हम लोगों ने इस बिल के ऊपर काम किया। हमारे साथी निशिकांत दुबे जी हो या तो भर्तुहरि मेहताब जी जैसे दादा भी थे उस कमेटी में, और सारे लोगों ने मिलकर इस बिल को तैयार करने का हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ में भी इसमें बातचीत हुई और बहुत सारे डिटेल में जाने के बाद में इसका वॉल्यूम कितना है और इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को इसके ऊपर से इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है, इन सारी बातों की जानकारी हमें उस कमेटी में प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभापति महोदय जी, इस बिल के बारे में अगर जो मंत्री महोदय जी ने अभी प्रस्तुति किया, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं और अमेंडमेंट के माध्यम से इस बिल को मजबूती देकर आने वाले दिनों में जो लोग पैसे लगाते हैं उनका पैसे का दुरुपयोग ना हो, कोई गड़बड़ी ना करे, घोटाला ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी व्यवस्थाओं के बाद में भी जो बुद्धिमान लोग यहाँ पर बैठकर जो कायदे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट होता है, और फिर दूसरा जो एक सेक्शन है वो इसमें से फिर लो फॉल्स निकाल कर फिर लोगों को कैसे ठगा जाए उसके भी एक व्यवस्था करने वाले लोग बैठे हैं, और ये सारा व्यवस्था होते रहता है। और इसीलिए तो ये संसद है कि बार बार
जो कुछ भी गतिविधियां होती है उस गतिविधियों पर और हम कैसे नकेल कसे, इसलिए फिर एक बार अमेंडमेंट के माध्यम से ये सारे सिस्टम को हम ठीक ठाक करने का प्रयास करते रहते हैं। ये बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें जो अगर व्यक्ति कोई चिट फंड चलाता है तो उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की इजाजत उसको दी है। जो फर्म है उसको 6 लाख से 18 लाख तक का उसको एग्जम्पशन दिया गया है, यानी इतने बड़े पैमाने पर कर सकता है। लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो हमारे ऑफिसर्स है, हम सारे पॉलिटिशियन लोग जो पूरे देश भर में काम करते हैं, इसका वॉल्यूम सभापति महोदय जी बहुत बड़ा है। ये 18 लाख तक ही नहीं है, इसका वॉल्यूम इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे है। और जो इसमें मिनिमम जो रखा है, जो रेगुलेशन के बाहर है, 100 रुपये तक के लोगों को इसमें रेगुलेशन से बाहर रखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कोई अमेंडमेंट भी अगर आता है तो उसको 100 से बढ़ाकर 500 या 1000 रुपया भी अगर करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। 1982 के बाद में 2019 में हम 40 साल के बाद में इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। 40 साल में देश बहुत आगे बढ़ गया है, रुपए का वैल्यू भी बहुत, उसमें बहुत बदलाव आया है। और ये 100 रुपया मैं मानता हूं कि बहुत कम है, इसलिए इसको भी अगर बढ़ाने की अगर कोई सिफारिश करता है तो उसको सरकार ने भी बहुत बड़े मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि 100 और लाख के बीच का जो वॉल्यूम है वो तो फिर रेगुलेशन के साथ चलेगा तो रेगुलेशन के बगैर चलेगा। और ये देश में हम लोगों ने देखा है कि जो रेगुलेशन के माध्यम से जो लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, लेकिन आज तक मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा कोई भी स्कीम के बारे में या तो कांड के बारे में देखा नहीं कि गड़बड़ घोटाले होने के बाद में जो हमारी मशीनरी है वो एक्टिवेट होकर उसको उसके ऊपर जो कायदे हम बनाते हैं उसके ऊपर से एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऑन गोइंग सिस्टम में ऐसा कोई किसी फ्रॉड करता है कोई इलाके में आकर, तो उसके ऊपर कोई पुलिस या तो कोई एक्शन टेकर है, उन्होंने आकर उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की, उसको जेल में डाला। इस प्रकार के किस्से हमको बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे मैं जिस परिसर से आता हूं तो कुछ लोग आते हैं, कोई दुकान भाड़े से ले लेते हैं और कोई इस प्रकार का स्कीम लाते हैं, 2-5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने में हम जैसे लोगों को पता चले उसके पहले तो घोटाला करके वो भाग गया। इस प्रकार के अनेक किस्से हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाकर जो रेगुलेशन के मुताबिक काम चलाते हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक निगरानी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारा व्यवस्था में जो फोरमैन है वो फोरमैन को भी इसमें एक ताकत दी है जो पहले नहीं था। कुछ लोग आगे पैसा जमा कर दिया, जिसको चाहिए उसको दे दिया, उसने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, इस प्रकार के सिस्टम चलता था। लेकिन अभी जो पैसा हम जिसको देने वाले हैं ये सिस्टम के माध्यम से, उस फोरमैन को भी इसमें अधिकार दिया है कि उसको देना है या नहीं देना है तो कितना देना है। हो सकता है आगे रूल्स में भी आएगा तो देना है तो फिर कोलेट्रल को लेकर देना है या क्या 10 बातें हो सकता है कि इसके बाद में वो आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन मैं यहाँ पर आना चाहूंगा कि सारा सिस्टम क्यों हो रहा है ये देश में। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर पाने के लिए भी यहाँ पर बात नहीं करता हूँ। देश चला आजादी के बाद में 70 साल जिन्होंने भी चला है जैसा चला है, लेकिन उसमें से बदलाव करते 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 हम यहाँ तक आए, हमको मौका मिला, उसमें हम अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये जो स्कीम उसके पूरे बहुत डिटेल में जाएंगे तो दक्षिण भारत से ये प्रारंभ हुआ, उसमें भी केरल का नाम आता है कि केरल में उन दिनों में जो खेतीबाड़ी करते थे तो खेतीबाड़ी करने के बाद में उनको जो अनाज मिलता था वो अनाज के माध्यम से भी किस प्रकार से व्यवहार होता था। फिर देश आगे बढ़ता गया, देश में मजबूत होता गया, समाज भी मजबूत होता गया, तो अनाज के बदले में उसको पैसे में कन्वर्सन हो गया। पैसे के कन्वर्सन से फिर जिनके पास काम करते थे वही कमीशन लेके उनको चलाते थे। फिर उसके बाद में एजेंट लोग आगे उससे ज्यादा कमीशन देने के बारे में फिर उनके पास में डाइवर्ट हो गया। उसे करते करते ये सारा सिस्टम आगे चला। लेकिन एक बात हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आज 2019 का जो नया भारत जिसके मेरे मित्र ने यहाँ पर उल्लेख किया है, बहुत सारा बदलाव आ गया है। एक समय ऐसा था कि सामान्य व्यक्ति को बैंक में जाकर अपना पैसा रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अकाउंट उनका खोलकर उनके छोटे मोटे रकम को बैंक में लाकर सिक्योर करने की एक व्यवस्था हुई है। आगे चलकर हम लोगों ने पोस्ट बैंक सिस्टम भी देश में इंट्रोड्यूस किया, जो पोस्ट ऑफिसर के लोगों के पास जाकर घर पे जाकर उनका पैसा ले और उसको पैसा सिक्योर करे, एक का पैसा दूसरे को कैसे दे, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। लेकिन साथ साथ में एक स्वार्थ जो हर व्यक्ति में पनपता है कि उसको ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिले,
उसका ज्यादा कैसे फायदा उसको हो, इसके बारे में ये सारा सिस्टम चलता है और ये सिस्टम के माध्यम से लोग फंसे जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है। ये भी उतनी ही वास्तविकता है। ये जो बीसीज की जो बात चल रही है, आज सवेरे भी एक मीटिंग हुई 9:30 से 10:30 बजे तक, जिसमें बहुत सारे सांसद लोग आए थे। तो हर छोटे छोटे परिसर में विशेष करके जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो सेविंग के लिए इस प्रकार के वीसी सिस्टम चालू करते हैं। जो 20 लोगों का एक ग्रुप बनाकर 20 लोगों का चिट्ठी डाल दिया, पहला आ गया उसको पहला मिल गया, दूसरा आ गया उसको दूसरा मिल गया, इस प्रकार से सिस्टम चलता गया। दूसरा एक सिस्टम इस प्रकार का आ गया कि पैसा जमा कर दिया, फिर उसको लिलाव कर दिया। जो ज्यादा से ज्यादा बोली बोलेगा उसको पहला मिलेगा, उसके बाद में दूसरे को, तीसरे को, ऐसा करते करते 1 लाख की अगर बीसी है तो पहला जो लेने वाला है उसको 50,000 में मिल गया, और जो भरने वाले लोगों को भी उसमें लाभ होता है उसको। और 1 लाख का अगर मेंबर होगा तो उसको 50,000 रुपए भरना पड़ता है। इतना बड़ा इसमें वॉल्यूम का बेनिफिट वॉल्यूम है। तो ये दूसरा सिस्टम भी इस प्रकार से चलता गया। और ये लालच में कहिए या तो पैसा बहुत जल्दी से आसानी से ज्यादा बनाने के लिए लोग ग्रुपिज्म करते गए, और ये सारा ये सिलसिला बढ़ता गया, चलता गया। कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। ये सारा सिस्टम इस प्रकार से चलता रहा। इसमें तीसरा एक पहलू ये भी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम जो आजादी के बाद 70 साल में आज डेवलप हुई है, सामान्य लोगों को अगर पैसे चाहिए तो उसको पैसे आसानी से मिलता भी नहीं है। तो ये सिस्टम के लोगों ने किसी एक छोटे व्यवसाय करने वाले को अगर कुछ पैसा चाहिए तो कुछ पैसे वालों को साथ में लाकर उसके पास से पैसा लेकर ये व्यक्ति को देने का ये भी एक सिस्टम चालू कर दिया, जिससे आसानी से 25 लोगों का ग्रुप हो, 50 लोगों का ग्रुप हो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इकट्ठा करके एक को दिया, दूसरे को दिया। इस प्रकार से भी सिस्टम चलता रहा। ये सारा क्यों चलता रहा कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम में सामान्य लोगों को आसानी से जाकर आसानी से उसको पैसे मिले, इस प्रकार की व्यवस्था ही कभी हुई नहीं। और ये होते इन दिनों में जो बैंकों की हालत है, बैंक के लोग भी, हम लोग जब स्टैंडिंग कमेटी में काम करते थे तो हर बैंक के लोग बोलते थे हम इतना कमाते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे था। जितने लोगों को बड़े बड़े लोन दिए और वो लोन आया नहीं, लेकिन उसका मंथली टोटल करते हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, इतना हो गया करके करते गए और सारा पैसा डूब गया। और ये सारा पैसा डूबने के बाद में फिर गवर्नमेंट के सिस्टम के माध्यम से सारे जो भुक्तभोगी है, जो उनका पैसा डूब गया, उनको देना, कितना देना, इसकी एक व्यवस्था हो रही है। लेकिन ये सेक्टर के लोग जो कर रहे हैं, इन्होंने जमा भी किया, इन्होंने लोगों को दिया भी, और जिनका डूब गया, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से भी सिस्टम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना, और इस सभागृह में बैठे हुए बहुत सारे लोग ये मानेंगे, जो गवर्नमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट मशीनरी के दूर रहकर जो लोग इस सिस्टम को आज भी चला रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। जो छोटे छोटे चिट फंड वगैरह है, ये घोटाले हो गए, उसके बारे में अभी बातचीत होगा, वो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन टोटली तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। क्योंकि जो घोटाले हुए, वो घोटाले क्यों हुए? तो जो कायदा हम बनाते हैं, मेरा ये हमेशा मानना है कि इस प्रकार का कोई कायदा बनना ही नहीं चाहिए। मेरा सब समय इसको समर्थन करते हुए मेरा अपना ये स्वयं का मत है कि इस प्रकार का कायदा ही नहीं बनना चाहिए अरविंद जी। क्योंकि कायदा बनने के बाद में कायदे का लूप होल्स निकालकर कैसे लोगों को ठगा जाए, उस प्रकार का एक सिस्टम को जो धोखाधड़ी करने वाले लोग, वो लोग उस प्रकार के सिस्टम को चलाते हैं। और उनको मालूम है कि कोई पुलिस भी पकड़ेगी नहीं, कोई कोर्ट हमको सजा देगा नहीं, और ये इस प्रकार के सिस्टम से चलता है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको एक अपने ग्रुप का डर होता है, और छोटे छोटे लोग ना तो कोई पुलिस को लेते हैं, ना तो कोई कोर्ट के लोगों को लेते हैं। वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके जो पैसा दिया है उसमें से वापस लेने की भी व्यवस्था वो लोग अपने माध्यम से करते हैं। लेकिन ये बिल आने के बाद में, इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद में, मैं मानता हूं कि ये सिस्टम को जो चलाने वाले लोग हैं, वो चलाने वाले लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। लोगों को जो पैसा समय पर भरते नहीं है, वो समय पर लोग पैसा भरे, उसको एक सिस्टम होगा। और गवर्नमेंट नाम की कोई ना कोई चीज इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बहुत कोई गड़बड़ करते हैं तो बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, इस प्रकार का एक डर भी होगा। तो इससे एक सपोर्ट तो होगा ही। लेकिन मैं फिर एक बार ये बात को यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि हमारा जो मूल बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को ही हमको ठीक ठाक करके उसको जितना फ्रेंडली लोगों के साथ में हम बनाए, सामान्य लोगों को आसानी से, फॉर एग्जांपल मुद्रा बैंक के माध्यम से इन दिनों में जो पैसा मिलता है, वो मुद्रा बैंक के माध्यम से पैसा सामान्य लोगों को आसानी से मिले
और वो दिया हुआ पैसा फिर वापस बैंक में कैसे आए ताकि हम दूसरे तीसरे चौथे को दे, इस प्रकार के मैकेनिज्म पर हमको बहुत ध्यान देकर आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता है वो करनी पड़ेगी और बैंकर्स जो है उनको हमको थोड़ा ढिलाई भी देनी पड़ेंगी और उनके ऊपर नकेल भी कसना पड़ेगा। आज की जो हालत है वो बैंक की ये है कि हम लोग जब स्टैंडिंग कमेटी में बात करते थे ऐसा बात करते थे, हम तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इतना पैसा देते हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने उनको एक दिन पूछा, ये पैसे आप लोगों ने लाए कहाँ से? आपने कोई अपने घर वालों के, मैं उस शब्द पर जाना नहीं चाहूंगा, उनके पैसे उनके जमीन बेचकर तो बैंक में आपने पैसा रखकर दिया नहीं है। ये सारा जो देश के सिस्टम में बैंक में पैसा आता है वो सामान्य लोगों का पैसा आता है और वही पैसा आप दूसरे तीसरे को देकर अपनी बैंकिंग की सिस्टम चलाते हो, आपको रोजगार मिलता है, हम जैसे लोगों को भी यहाँ पर मानधन मिलता है, ये सारा सिस्टम चलता है। आखिर ये सारा जो पैसा है ये सारा पैसा देशवासियों का है और ये सारा पैसा जो देशवासियों का है वो देशवासियों के काम में आए, इस प्रकार के काम करने के मानसिकता में हमारे बैंक के लोग आने चाहिए और हम जैसे जो सिस्टम चलाने वाले लोगों ने भी उस पर अपना ध्यान रखना चाहिए। ये तब होगा हम यहाँ पर सारे लोग, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देश के 130 करोड़ लोगों को न्याय देने के लिए आए हैं, ये मानसिकता में जब हम आएंगे तब ये हम कर पाएंगे। आज के हमारे सभापति महोदय जी सिस्टम क्या है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये कहता है कि ऑटोनॉमी बॉडी के ऊपर आप कुछ भी मत करिए। ये यहाँ पर सभागृह में भी बातचीत हुआ है, टीवी में भी हम लोग जाकर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? कहां से ऑटोनॉमी आ गए? इन दिस कंट्री नो पर्सन हैज एनी ऑटोनॉमी। ना तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑटोनॉमी है, ना रिजर्व बैंक के चेयरमैन को, गवर्नर को ऑटोनॉमी है, ना तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी ऑटोनॉमी है। सभी लोगों को एक चौकट बनाया है, उस चौकट के अंदर हम सबको काम करना पड़ता है। लेकिन ये हम ऑटोनॉमी की जो बात करते हैं उससे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इतने लापरवाह हो गए, हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चिट्ठी लिखकर पूछते हैं कि भाई ये बैंक के मैनेजर ने इस प्रकार से गलत ढंग से किसी को पैसा दे दिया है, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर राइटिंग में उसका रिप्लाई हमको देता है कि उनके कमर्शियल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल डील? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल हाउ कैन दे एक्ट एट देयर ओन? उनको कमर्शियल मैटर को डील करने के लिए भी एक चौकट इस पार्लियामेंट में बनाकर दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने काम करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि कमर्शियल किसी के भी मन में आ गया, उसने उसको पैसा दे दिया, नहीं, उसको पैसा देने के लिए वापस उसका कोलेटरल क्या है, वो पैसा वापस कैसा आएगा, जो बिजनेस वो करने वाला है उसका पैसा सही ढंग से आएगा कि नहीं, ये सारी बातों को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कितने गए 5 साल में कितने लोगों पर ऐसा गलत पैसा दिया, उसके ऊपर एक्शन लिया बैंक के मैनेजर पर, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। रूलिंग पार्टी अगर पूछने का प्रयास करेगी तो अपोजिशन का आवाज यह आएगा कि ऑटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है। कैसे ऑटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है? ये देश के 130 करोड़ लोगों पर हल्ला हो रहा है और हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले साल समय में जो कुछ भी हुआ उसके सारे जवाबदार कोई रूलिंग पार्टी के लोग है, तो है, मानना पड़ेगा, हमारे समय में होगा उसका जवाबदार हम है, लेकिन हम कोई सिस्टम को ठीक ठाक करने का प्रयास करते होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये सारे जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने उसमें हमको मदद करना पड़ेगा, तो ही हम आने वाले दिनों में जाकर इस सिस्टम को सभापति महोदय जी ठीक ठाक कर पाएंगे। इसलिए इस बिल को सपोर्ट करते हुए ये जो चीट फंड के माध्यम से भी इतने बड़े पैमाने पे लाखों लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिलता है, एक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एक सिस्टम को चलाते हैं, लोगों को पैसा मिलता है, ये सारा चलते रहे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये हम लोगों ने कितने साल तक इसको चलाना है, इसका भी एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा और उतने समय पर उनको चलाने के लिए देते हुए क्या हम उनको सारे लोगों को कोऑपरेटिव बैंक में रूपांतर करते हुए उन सारे लोगों का रोजगार भी ना जाए, उनको काम भी मिले और ये पैसा सही समय पर आए, सही लोगों के हाथ में जाए, इस प्रकार का एक सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो ये हम आने वाले दिनों में देश के लोगों को न्याय भी दे पाएंगे, इस सिस्टम को ठीक ठाक भी कर पाएंगे और ये देश में जो गड़बड़ घोटाला करने वालों का एक जमात जन्मा हुआ है उसके ऊपर भी एक डर नाम की जो चीज है वो पैदा होगी। वरना तो द फ्रॉड मेकर्स आर यूजिंग दिस सिस्टम, आई विल से, ये लोग हमको यूज करते हैं। सत्ता में आज हम हैं तो विपक्ष के लोगों को पकड़कर सरकार को एक्शन लेने से रोकेंगे,
वहां के लोग सत्ता में होंगे तो यहाँ के लोग ये करेंगे, ये इस प्रकार का काम चलता रहेगा तो ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हम कभी भी नकेल कस नहीं पाएंगे और देश के लोग इस तरह से हैरान होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे, हमारे आंखों के सामने लूटे जाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में आज हम लोग ये सिस्टम को चला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के माध्यम से देश हित में, देश के लोगों के हित में जो भी कायदा आता है, जो भी बिल आता है, तो उसमें हम सब लोगों ने एकजुट होकर काम करना चाहिए, एक सोच को लेकर काम करना चाहिए। तो एक गलत काम करने वाले लोगों को ये मैसेज जाएगा कि कम से कम ये पार्लियामेंट में सभी पार्टी के लोग मिलकर बैठकर काम करते हैं तो सारे देश के लोगों को एक नजरिया से, एक एंगल से देखते हैं। ये मैसेज को बहुत जल्दी से हमको देश के लोगों के सामने लेके जाने की आवश्यकता है और उस दिशा में इस बिल के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करते हुए, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और घंटी बजाई नहीं, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के वीरा स्वामी जी। Thank you very much for giving me this opportunity to talk on the Chit Fund Amendment Bill 2019. At the outset, I'd like to say that the existence of a chit fund in this country after 70 years or odd years of existence is actually a shameful thing, because the whole purpose of why a chit fund exists is because people want to have access to money in case of an emergency. And this is supposed to be met by a banking institution or an NBFC. And when these are lacking, I can understand that this being lacking 70 years ago. But after 72 years of independence, in case of an emergency, and usually these emergencies fall in the form of either a health problem in the family or a business requirement or something like that. So when there is a requirement in for such an emergency, where the banking system has evolved over the years, over the decades, I feel that the existence of a chit fund itself is a shameful thing. But having said that, when the banking fraternity is actually allotted about a percentage of their funding should be towards the agriculturists and to small loan takers. But this is not being done by the banks. Invariably, what the banks do is they give that huge sums of money to huge corporates where these people are not repaying it and they become NPA, and the banks end up as fraud. I mean, like they end up either in collusion with these companies or something. They end up where the money is lost forever. And in these kind of situations, no action is taken against the erring bank. But we are talking about a chit fund where there are certain chit funds where unintentionally there are some instances where people end up in a problem where a subscriber is not going to be paying the money, and you are saying that you are going to take legal action against these small people who are running this business. But if you are looking at chit funds, majority of the chit funds I know are housewives who are doing it amongst friends. We are talking about housewives who are doing it for 5,000 rupees or 10,000 rupees chit funds for involving 20 people or 30 people. And these people, if you are going to legislate this and say that you want to bring all of these people under the ambit of this bill, it is going to be very difficult for them. Because I doubt if any housewife is going to say that I am going to work and register myself in a society or a company, in a register of companies, and then go ahead with these provisions and after that do this business. If you see that the quantum of this chit fund business is about anything between 30,000 to 50,000 crores. I would feel that bringing in this legislation, though it is safe for subscribers, I feel that it is going to bring down the chit fund business where there is going to be a huge drop, and that is again going to lead to a lot of unemployment. And talking about unemployment in the chit fund industry, and talking about the provision of GST, the people who are running these chit funds, they claim that the banks and NBFCs, they are not subject to GST, whereas the existing chit fund operators who were earlier charged 10% are now being charged 12%. They have been asking for exemption from GST, but their GST has been increased. So people who are doing this business are losing interest, and there are so many chit fund companies which are closing down. And we also are talking about two different set of chit fund companies. One is run by individuals. Initially, you were having a 1 lakh limit, which has been increased to 3 lakhs. It is a welcome move, madam. And the other one is for the firms and companies where they can charge, where they were charging 6 lakhs. Now they have increased that to 18 lakhs. So I would request that at least can the government consider exempting the individuals who are doing chit funds for 3 lakhs, whether they can be exempted from GST.
Because if you exempt from GST, it will be a huge benefit for these small people. In the Chit Fund Act bill itself, you are saying that these are for small farmers and household people. So subjecting them to GST is, I think, it is a huge crime. And also in this government, we have also found that people are being subjected to GST for even handicapped people, where they have to wear some processes. Even these are coming under the purview of the GST. So after the introduction of GST, we have found that the country is going through a lot of problems economically, where so many companies have been closed down and so many people have been left unemployed. So to save these chit fund companies, at least I request that the government can consider exempting GST for these people. Thank you very much, madam. Thank you. Shri Kalyan Banerjee. So far this bill is concerned, I want to inform you that West Bengal had witnessed flourishing of chit funds from the late 70s. Ever since the left fund came to power in 1979, the scam of Sanchayita Investment Company came to light. Overruling the price cheat and money circulation schemes banning Act 1978, as was passed by the Parliament, Sanchayita has continued operating in full swing with the patronage of some political leaders playing behind the curtain. In the early 90s, the poor investors of the state of West Bengal were shocked to hear about similar nature of fraud. And there are different companies were there who were also implicated in that. It has been observed that there was no specific act passed by the Parliament or the State Assembly for taking the promoters of such cheat funds to task or to stop collection of money from poor investors against promise of lucrative returns. Although initially in 2003, the State Assembly passed an act, a draft act, and sent it for the assent. Assent was not given. Then in 2013, under the leadership of the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, another act was enacted that is called Promoters of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2013. But unfortunately, objections were sent by the Indian central government at that point of time, and assent was not given on different reasons were cited. The state of West Bengal on different occasions in 2013 and 2014 sent letters to the government. Now, thereafter the central government in 2014 raised certain points, incorporating certain points to West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, Bill 2013. Then they have suggested certain lacuna in the bill, or suggested some suggestions which were incorporated, and thereafter in 2015 that bill was enacted, and in 2015 the Honorable President of India, on the advice of the central government, had given assent to that. Now there are histories are there. Now the state government amended that West Bengal's rules of business also in terms of that. Madam, I want to inform you that regarding the state government of West Bengal, under the leadership of the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, prepared a specific scheme of payment of compensation to the depositors in distress, and an amount of rupees 500 crores was earmarked for this purpose. It was decided to pay compensation through Justice Samuelson Commission set up by the state government on 24th January to 24th April 2013, and a special investigation team was to render assistance to the commission. A total of rupees 251 crores worth of checks were issued for due compensation to the depositors in distress, besides action against the offenders, including judicial custody of the main accused for such offence. It was known to everyone that there was a writ petition was filed at the Sarda matters. Then it was investigated by the CBI. CBI has taken the investigation, but the investigation is
investigation is pending for 2013 to 2019. I am just bringing the notice of the Honorable Minister who is present. CBI has undertaken the investigation in 2014, 2013, 14, under the directions of the Center. Why till now charge sheets have not been filed? It is not the credit of any agency, investigating agency, to keep the persons at the pre-trial stage in the jail. It is not the credit. Credit is if after the trial, on conviction, accused are sent to the jail, that is the credit. That credit has not been finished. For what reason? If anybody has committed, let us take it. Whatever the comments are there, I don't mind for that. Whoever the persons are there, why you are not commissioning? Why you are not sending? You are not sending. Now, madam, I want to say, now the Honorable Minister, in the background of the fact that we have passed a bill. आप अपने टर्न पे बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए. Madam, I want to really tell you that in the background of the fact that this August House has passed the Banking of Unregulated Deposited Scheme Bill 2019, assent has been given. Is there any necessity to continue with the Cheat Fund Act? Why? Scrap it. Scrap it. I will suggest scrap it. Why? All these provisions have been made in the bill itself, the act itself. Now it has become an act. Now why this is required? Scrap it. Cheat fund means it really gives an incorrect impression to the common people. Although it is CHIT, but people take it CHAT. Effectively, one of the standing committee meetings, of the Finance Standing Committee meeting, we have come to learn that one of the members of the Standing Committee meeting, which is being referred to, forward a question to the Governor of the Reserve Bank of India, asking the term cheat fund, I mean CHIT fund, is used to describe such funds. The Reserve Bank of answered the question that it is not CHEAT. How the common people will make that difference? What is the necessity? Stop it, scrap it. There are other acts are there. Why you will indulge these sorts of business? When the poor cultivators are suffering, why we will indulge? Scrap it. You have brought sufficiently good bill which deals with the other things. It is covered. Now you scrap it. My question remains, do cheat fund constitute a valid business? Ponzi schemes, whether the Ponzi schemes are invalid? So if cheat funds are valid and Ponzi schemes are invalid, how will the common people able to make a distinction about investigating in cheat funds and investigating in Ponzi schemes? This is the basic fundamental things are really missing. That is the reason people are misled by this. Now, madam, I will just show that in Sarda case, which is for what reason the CBI is making the investigation. Subrata Chakra's case. At paragraph 25, I just quote, madam, with your permission, at paragraph 25, quote, there is yet another aspect to which we must advert at this stage. This relates to the role of the regulatory authorities.
The investigation conducted so far puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Register of Companies, and officials of RBI within whose respective jurisdiction and areas of operations this scam not only took but flourished unhindered. The synopsis filed by Mr. Suwanshu names some of officials belonging to these authorities and give reason why their role needs to be investigated. The synopsis goes to the extent of suggesting that regular payments towards bribe were paid through middlemen to some of those who were supposed to keep an eye on such Ponzi companies. The regulatory authorities, it is common ground, exercise their power and jurisdiction under central legislation. Possible connivance of those who are charged with the duty of preventing the scams of such nature in breach of the law, therefore needs to be closely examined and effectively dealt with. Investigation into the larger conspiracy angle, Madam, kindly see. Investigation into the larger conspiracy angle will thus inevitably bring such statutory regulators as regulatory also under scrutiny. And at paragraph, just 2 minutes, I will finish. 35.6, when the investigation was handed over to the CBI, at paragraph 30.6, the Supreme Court is giving the direction that the role of regulators like SEBI, authorities under the Companies Act, and Reserve Bank of India is also under investigation by the state police agency, which may have to be taken to its logical conclusion by an effective and independent investigation. Much comments will be passed, I don't mind for that. I don't mind, but my question is to the Honorable Minister, why not a single person from the regulatory agency like Reserve Bank of India, SEBI and others, according to the Supreme Court that the whole conspiracy was built up through them and larger conspiracy scheme is there. Why not a single person was called for interrogation? Why not a single person has been arrested? Who are in charge of looking into the matter did not look into the matter. Those who have committed the offense, they must go. But in terms of the Supreme Court's order, why did you not touch? I mean, this investigating agency, not personally the Finance Department. Why the CBI has not taken any steps against this RBI? Why not steps taken by the SEBI? That whose connivance, right from 1979, this scheme, Ponzi schemes are being continued. Madam, I will rather request to the Honorable Finance Minister. We have heard much comments, much things. Please, finish the trial. Finish the trial. If I have committed anything wrong, put me in jail, send me in jail, I do not mind. But do not keep it pending for your election issues. Do not keep it pending for election issues. With that, I am concluding. I will rather request, Madam, just to you. Madam, I will rather request, don't give any chance to anybody to indulge this sort of thing. Don't bring amendment. When you have bought this, kindly scrap Chit Funds Act. That will be better for this country, better for the investors. Thank you, Madam, for giving chance. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Madam, for giving me an opportunity to express our party's views on this very important Chit Fund Bill. At the outset, I would like to I would like to start my debate on this with the recent incident that has happened in our state. A company by name Agri Gold, they have collected, it's not exactly Chit Fund, but it is in a way related. They have collected several thousands of crores where almost 11 lakh depositors were there. And so ultimately the company got closed.
and last 5 years, several people have committed suicide. After our Honorable Chief Minister has taken charge during his Padayatra also, he has gone through the sorrows of various people. And we have earmarked 1100 crores for all the major 7 lakh depositors we have earmarked, and we started the distribution of that. So, and now this will come very handy to control. These particular amendments that has been proposed by the Finance Minister will definitely be very handy to further regulate in a stringent manner. And this is certainly a welcoming move. But this chit fund business in rural areas especially, that is the need of the hour, because they will not be able to approach the banks, or especially in the rural economy, majority of the rural economy, they only survive on this rural credit through chit fund business, which there were regulations of only a limit of up to 1 lakh till now. But there has been a proposal to increase it up to 3 lakhs, which is certainly a welcoming move. And for firms, it has been increased up to even a higher level. But this was made in 2001. But today, the value of money has gone up many-fold. And that increase up to 3 lakhs, I personally urge the government to consider to increase it to slightly higher level of at least 5 lakhs for the individuals and 30 lakhs for the firms. This would certainly help the rural folks to get the benefit of the chit fund credit. And certain moves wherein the nomenclature has been changed, that is to insertion of the words fraternity fund, rotating savings and credit institution. So this will certainly improve the credibility for that particular chit fund. Otherwise, people were calling, it has become very easy to call chit fund is a cheat fund. Everybody has been, it has become a rhyme these days. But certainly the inclusion of fraternity fund, or even the government can think that the name of chit can be removed, because along with the chit, the fraternity fund, rotating saving and credit institution, all these things were added. But they may also think of seriously removing the word chit. That is nothing wrong, we personally feel. Another one, the substitution of expressions, that is gross chit amount, share of discount and net chit amount. So the proposal to remove the confusion with regard to this illegal price chits and all these things under existing provision of dividend in the Parent Act was clearly misunderstood as dividend under the Companies Act. All these anomalies would be rectified with this initiative of addition of these words, substitution of these words. And the third major amendment that has been proposed, okay, that is the increase of amount that I have dealt with that. And the mandatory presence of 2 subscribers as required under the subsection 2 of section 16, either in person or through video conferencing, that has been made. But as we all know, even in Delhi, I don't think, I tried many times to have video conference, but within seconds it gets cut and the voice may come, the face won't be there. And all these issues, till we improve upon our video conferencing these things, at least an alternative, maybe WhatsApp, which is definitely working much better than this video conferencing and all because of the lack of signals. These things, the alternatives, other better alternatives for time being can get introduced instead of that. And the ceiling of foreman's commission from 5% to 7%, it is indeed a welcoming move. Otherwise, this is one of the reasons for many of the defaults that is occurring. And mainly, another main point is, we will have to consider, we will have to make it mandatory, however small the insurance, whether it is individual who is operating or whether it is the firm. We have to make insurance as mandatory to safeguard the interest of all the people who invest in the chit. Because when, in addition to the government, if an insurance company, if we make it mandatory, the level of vigilance even by the insurance company, they would also take utmost precaution, and more than the people may get easily carried away if they offer little more discount in the initial bid or anything.
But if the insurance company is there, definitely they would take abundant precaution to safeguard mainly to safeguard themselves, and in that process, even the investors also, whoever is participating in the chit, they will all be saved. So today, around officially, only 35,000 crores might be visible under the chit fund business that has been registered, but unofficially, according to a rough estimate, it is 70-80 times more than that. It will be much more than whatever is the banking sector business that is happening. This would be much more. So the very existence of this is essential, and the regulation and the changes that have been proposed by Honorable Finance Minister is indeed welcome. And lastly, I would request, don't give any discretion to the states in this regard, and let it be, because a lot of discretion has been given again to increase the limits and all to the states. We feel that it is not good to give the discretion to the state, and let the act be followed by each and every state without any changes or any powers for them to change. And I certainly hope that this would be a major benchmark for the rural credit, and this would safeguard the interests of all. And we, on behalf of our party, we are wholeheartedly welcoming the bill. Thank you. Srirang Appa Badne. माननीय सभापति महोदय, चिटफंड संशोधन विधेयक पर मैं मेरी बात यहाँ रख रहा हूँ। देश भर में चिटफंड द्वारा लोगों के ठगे जाने का काम बहुत समय से चल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में लोग इस ठगी के जाल में फंसे, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी है। महोदय, चिटफंड स्कीम के तहत कोई शख्स या लोग का समूह या पड़ोसी आपस में वित्तीय लेन देन के लिए एक समझौता करते हैं। इन समझौते के एक निश्चित रकम या कोई चीज तय कर वक्त पर जमा कर जाती है, और इसी एक निश्चित समय अवधि पर पूरी होने पर ब्याज सहित लौटा दी जाती है। हमारे देश में चिट फंड का रेगुलेशन चिट फंड अधिनियम 1982 के द्वारा होता आ रहा है। इसी से सरकार द्वारा आज संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल द्वारा और ये सरकार के कार्यकाल में कई सारे चिट फंड या बैंक घोटाले का सामने आया है। देश भर में चिट फंड घोटाला, बैंक घोटाला, इससे कई सारे आम आदमी जैसे कि पेंशनर, नौकरदार, छोटे व्यावसायिक, किसान, इनका सबसे ज्यादा पैसा डूबा है। आज आम लोगों का पैसा कहाँ भी सुरक्षित नहीं। नोटबंदी के कारण आम लोग घर में पैसा नहीं रख सकते, वो सुरक्षित भी नहीं। बैंक घोटाले के कारण बैंक में पैसा नहीं रख रहे, लेकिन ऐसे चिटफंड द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लालच दी जाती है। नेशनलाइज बैंक 7%, 8% ब्याज देती है। ये चिटफंड है जो 15%, 18% तक ब्याज देती है, और लालच के कारण लोग ऐसे चिटफंड द्वारा अपना पैसा वहां रखती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वहां भारी नुकसान होता है। जितने घोटाले बाहर आए चिटफंड के, पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें लोगों को पकड़ा, लेकिन समय से पहले वो छूट गए। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी चिटफंड के कई सारे घोटाले हुए। नासिक में भाऊसाहेब चव्हाण बोल के एक आम आदमी था, किराना माल का दुकान था, उन्होंने घोटाला किया 10,000 करोड़ का चिट फंड का घोटाला, चिट फंड का निकाल के 10,000 करोड़ का घोटाला किया। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे 25,000 लोगों ने अपना पैसा चिट फंड में डाला था। इस कंपनी ने 30 महीने में पैसा तिगना करने का वादा किया था, लोगों को निवेश के लिए उकसाया था, लेकिन कुछ समय बाद चिटफंड कंपनी पैसा लेकर भाग गई। उनके सभी परिवार आज भी विदेश में। लोगों का पैसा तो डूब गया, लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही समृद्धि जीवन महेश मोतीवार बोल के पुणे में, जिसका तो एक मीडिया का ग्रुप भी था, 20 लाख छोटे
निवेशक को ठगने का काम इन्होंने किया है। इस कंपनी द्वारा करीबन 4,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस सब कंपनी के विभिन्न 34 कंपनी के नाम से अलग अलग तरह के किसानों के और गरीबों को ठगने की पुलिस में दर्ज हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 21 अक्टूबर 19 में मुंबई पुणे थाने में गुडविन ज्वेलर का ऐसा ही एक बाहर आया कि सोने का निवेश किया था कई ऐसे ग्राहकों के द्वारा, ज्यादा उसमें लालच दिखाई थी और करीबन 743 निवेशकों इस ठगी में जाल में आए हैं। महाराष्ट्र में इसकी 43 ब्रांच थी और पूरे देश में करीबन 34 ब्रांच थी, लेकिन 700 करोड़ का करीबन ये घोटाला सामने आए। तो ऐसे ठगने वाले को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कई सारे बारे में छूट जाते, पनिशमेंट नहीं होती और गरीब जो आदमी, आम आदमी जो ठगी के कारण जो वहाँ गुंतवणूक करता है उसको ज्यादातर इसमें भारी नुकसान करना पड़ता है। महाराष्ट्र में करीबन 10 लाख छोटे निवेशक है, जिसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग, जबकि इन लोगों ने विभिन्न गैर पूंजीकृत चिट फंड कंपनियों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। महोदय, महाराष्ट्र में चिट फंड से संबंधित 180 से अधिक वित्तीय घोटाले की शिकायत आई है। इन 180 शिकायतों में बिल्डर, चिट फंड व्यापारी और पूंजी योजना के खिलाफ लोग शामिल है, जबकि आर्थिक अपराध शाखा ने केवल 2 का मामला ही दर्ज किया है। सरकार को इस तरह के विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी चिट फंड कंपनियों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। महोदय, इस तरह देश में शारदा चिट फंड घोटाला सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, 17,000 करोड़ का ये घोटाला, लेकिन आम आदमी उसमें पैसा डालने वाला, जैसे पश्चिम बंगाल में रोज वैली पश्चिम बंगाल में, इन घोटाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री यहाँ है, मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ, कई सारे चिट फंड या कई घोटाले में ईडी कार्रवाई करती है और ईडी के तहत कार्रवाई होके पूरी तरह से रोक लगाई जाती है उन जो निवेशक है उनके पैसे पर, उनको वापस पैसा नहीं मिलता। तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करके आम आदमी का, गरीब आदमी का पैसा वापस मिलना चाहिए। महोदय, कम समय में अमीर बनने की चाहत में गरीब लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई ऐसे चिट फंड या घोटालेबाज कंपनी में रखते हैं। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के चेतावनी के बावजूद लाखों निवेशक इन कंपनी के जालसाजी के शिकार होते और करोड़ों रुपए उसमें डालते। तो मेरी मांग रहेगी कि इन चिट फंड कंपनी द्वारा कंपनी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। केवल संशोधन लाकर या कुछ कर ये फायदा नहीं, उसमें समय की सीमा होनी चाहिए। समय सीमा होने से तुरंत उन निवेशकों को राहत मिलेगी, उनका पैसा वापस मिलेगा। इतनी बात कर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। श्री आलोक कुमार सुमन जी। माननीय सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य पंजीकृत चिट फंड उद्योग का नियामकीय बोझ कम करना और साथ ही अंशधारकों के हितों का संरक्षण करना है। अध्यक्ष महोदय, भारत एक विकासशील देश है एवं देश में आम जनता के लिए विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लघु अवधि का कर्ज जुटानी पुरानी समस्या है। आम लोग जरूरत के अनुसार कर्ज लेते हैं, उसको वापस करते हैं। आम आदमी के पैसे का प्रोटेक्शन हो, उनका संरक्षण हो और उनके पैसा बचाया जाए, मुख्य रूप से इस बिल में प्रोविजन किया गया है। 2018 का डाटा है, भारत में लगभग 2 करोड़
छोटे निवेशकों का करीब 4 लाख करोड़ रुपया फंस गया। इस बिल के आने से छोटे निवेशकों एवं गरीबों की रक्षा होगी। कुछ चिट फंड एवं फेक इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो लोगों को अलग अलग तरह से प्रलोभन देकर उनका पैसा गायब कर देती हैं, जैसा कि इन्वेस्टमेंट को 3 साल में दुगुना करना और 5 साल में 3 गुना कर देना और अंत में पैसा लेकर गायब हो जाना। जैसा कि हम जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, IRDA, PFRDA आदि ने काफी हद तक इसे नियंत्रित किया है। केंद्र सरकार ने अनऑथराइज्ड स्कीम को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। 21 फरवरी 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी ने द बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 को प्रोमलगेट किया तथा उसी दिन से लागू हो गया। इस अध्यादेश में गैरकानूनी रूप से जमा स्वीकार करने के संबंध में कार्रवाई करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का व्यापक उपाय एवं कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान है। 29 राज्य एवं केंद्र शासित राज्य जमाकर्ताओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी राज्यों में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है ताकि फर्जी कंपनियों के द्वारा इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी को रोका जा सके। RBI ने अपनी वेबसाइट के जरिए, ऑनलाइन पोस्टर के जरिए धोखाधड़ी योजनाओं एवं संस्थाओं के बारे में सचेत कर रही है। RBI के सचेत पोर्टल, जो कि 2016 में शुरू हुआ था, अभी तक 5225 शिकायतें प्राप्त कर चुका है, जो कि नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एवं मनी कलेक्टेड फॉर वेरियस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जिसमें 1461 केस 16-17 में, 1683 केस 2017-18 में एवं 2081 केस 18-19 में है। महोदय, सेबी ने नॉन कंप्लायंस के लिए 75 एंटिटीज के खिलाफ पिछले 4 साल में, जिसमें 34 केस 15-16 में, 11 केस 16-17 में, 19 केस 17-18 में और 11 केस 18-19 में है। इसके साथ साथ सेबी ने 34 ऑर्डर्स की इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को जारी करने के लिए भी पास किए हैं। ईडी ने पिछले 3 साल में 27 केसों की जांच शुरू की है, जो कि चिट फंड एवं पूंजी स्कीम से संबंधित है। भारत सरकार की कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने 65 कंपनियों को जांच का आदेश दिया है जो चिट फंड में इन्वेस्टमेंट स्कैम किया है। CBI ने 3 साल के अंदर 159 केसों को रजिस्टर्ड किया है, जो कि चिट फंड अथवा पूंजी कंपनी का है। इसके अलावा फेक इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सा मामला है, जो IRDA के नोटिस में है, जो अलग अलग नाम से काम कर रही है। इसके बारे में आम जनता एवं किसान भाइयों को बताया जा रहा है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जो कि कृषि प्रमुख जिला है। यहाँ पर कई गन्ना मिलें बंद हैं। रोजगार के अभाव में नौजवान किसान पैसे की लालच में चिट फंड कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं। यदि वहाँ बंद पड़े गन्ना मिल एवं नया उद्योग लगाया जाए जिससे रोजगार उत्पन्न हो, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। अंत में मैं चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। श्री बी मेहताब जी। Madam Chairperson, while listening to the discussion today on the chit fund amendment bill, I was going through the main act of 1982. Of course, reading only the amendment and its statement of object and reasons, one failed to understand the history behind the making of this bill, of this law. It took not around 15 years to frame a law in 1982. Number of committee reports were done. In the late 60s and 70s, large scams were happening in this country. Say 5 years ago or 10 years ago, such scams have reached new proportion. But the basic question which we should address in this August House today is why chit funds are flourishing. Is it because the banking system has not reached the general public? Is it because the general public, especially the low income group,
who earn daily, want to make certain savings, are unable to go to the banking institutions. And why? Another greater question which we have dealt when I was a member of the finance committee is why we don't find any such scam happening in Tamil Nadu, but it has happened in Andhra Pradesh, in Odisha, in Bengal, in Assam, in Chhattisgarh, in Jharkhand. Why? And today, of course, I was educated when I heard the member from Shiv Sena saying it has also affected Maharashtra. Has it affected Gujarat? These things needs to be proved. Whether the people of those states are more learned to invest in chit fund and get back their money within a stipulated time period, or they are very gullible to become victim of the circumstances. And another point which I would like to state here is, whose responsibility is it to monitor the chit fund mechanism? While going through this act and the amendment, I find little amendments here and there will not suffice. The whole base on which this chit fund system rests, it has been delegated to the respective state government. It is the state government which has to monitor. And then I will come to the other issues relating to this. Why there is a gap between the monitoring mechanism, between the regulatory mechanism and the actual system that is in place is not working. And here I would like to just mention the group that was formed in 1974 recommended that the administration of the law should be left to the state government concerned, which in turn could seek the advice and assistance of the Reserve Bank on policy matters, unquote. And subsequently, in the Act itself, it says, the duration of a chit shall not extend beyond a period of 5 years from the date of the commencement, provided that the state government may permit. It is the state. It is the state alone. And subsequently, in section 46, who does the inspection? Without prejudice to the provisions of section 209 and 209A of the Companies Act 1956, the registrar or an officer authorized by the state government in this behalf may inspect chit books and all the records of a chit during working hours. Subsequently, winding up of chits. A chit may be wound up by the registrar within whose territorial jurisdiction. That means it is the state. And subsequently, I would say, it is the state and state alone. That's why when one of our honorable members mentioned about a suggestion which our finance committee during the 16th Lok Sabha had mooted, which was accepted by the Reserve Bank of India, and respective state government representatives who had attended those meetings subsequently, that we should have a state coordination committee, which would be headed by the Chief Secretary of the respective state, which will have a DGP also a member, which will have a SFIO or SEBI member, which will have ED, CBI, and the Financial Intelligence Wing as a member, which should meet every month on a given date. And they should always discuss about the information that they have collected from respective district police reports or from the district magistrate. And subsequently, Madam, I would say, subsequently, when we inquired from all those respective officers who were supposed to regulate this chit fund, they mentioned it is only 2 to 3 states who have formed this committee. It has not been formed in every state. What to speak of having meetings? Well, that's why I am saying
Whose baby is it? Government of India is bringing this bill as an amendment today. It had bought a bill and made it an act in 1982. Subsequent reports also were before this house, before the parliament, to make certain amendments, but we are only tinkering with it. We are not holding anyone accountable or responsible for the misdeeds that is happening in our country at the cost of our poor people. Because they don't have another mechanism to go and invest, to make their deposit. And when they need credit, the banking institutions or financial institutions that are there is not of their help, not coming to their help. That's why chit funds flourish. It is a necessity in our country. And I have seen in my own place where I live, in a small town, chit funds do function well, but for a given period of time. When लोभ आ जाता है कुछ बड़े बड़े लोगों के बीच, तब ये दिक्कतें आती है. I would say this new bill, one was before us in 2018, which had a lot of flaws. The Finance Committee gave certain recommendations. I don't know whether all the recommendations have been accepted or not. I was trying to compare our report and also the bill and the present bill of 2019. For a long time, the practice of unauthorized acceptance of deposit and chit funds has been a menace. Perpetrators lure gullible investors to deposit money with the promise of astronomical returns and disappear overnight. We had first come to know about this plantation funds that was being touted as one of the most money-making mechanisms. Overnight, they ran away with crores and crores of money. Sanchayita investment, of course, Kalyanda has already mentioned. I need not think of the God and He is there. Somebody said, was thinking about devil has come. I didn't say that. It was always felt, madam, that the predominance of such scheme is a result of inadequate laws in place. The administration mostly takes a reactive stance rather than a proactive approach. We are not supposed to deliberate the discussion that we had during the Finance Committee, Standing Committee meetings, but I can only say, because already the report has been placed, it is all in public domain. Anyone who wants to go through the records of the Standing Committee deliberation can also see it. It is now in public domain. Here I would say, I was repeatedly asking, and some of my friends who are no more in Finance Committee like Nishikant Dubeji have been repeatedly asking, what is the proactive mechanism that you are building into this bill so that we can stop a scam in making? That is still lacking. Therefore, I would vouch for preventive method, not post-mortem. An attempt was made, as I mentioned, about the state. 1 minute, Mantri ji baat karenge. Honorable member, those members having the longest experience of working in the Finance Standing Committee. I had also the privilege to work with him. When he talks about the Standing Committee of Finance, it does carry a lot of weight. I thought I must convey that. You were also member. Yes, I said that. Thank you. Madhavji. Thank you, sir. A mechanism was evolved with a collective wisdom that we should have a state-level coordination committee. Even today, I feel that would be one of the best mechanisms where respective state regulatory authorities can sit every month and can collect information, because these are certain schemes which are whispered and it travels. No advertisement is given in newspaper or in media. It is through whisper campaign practically the chit funds flourish. It is not confined to one area or one taluk or one subdivision or district. It goes as it gets multiplied, as people get added to them, so they carry that message. Therefore,
I would say this bill is before us. This bill, of course, had 2 or 3 new provisions, which was, of course, recommended as per the advice and prodding of the National Chit Fund Organization. They are also being blamed, who are doing genuine chit fund business. They needed that we need to promote our brand. We need to be under the regulatory mechanism. We will comply whatever the provisions the government determines. And accordingly, Standing Committee, of course, gave its recommendation to save this sector and curb Ponzi schemes. And one major thing this bill talks about is mandating a chit fund company to mention under its name a ROSCA institution, Rotating Saving and Credit Associates. I may mention that company's name because that company always tries to put that brand in the vest of cricketers or also in other players. And that also indulges in chit fund company, in chit fund business. So how would a person know that this is a registered company which has a brand name throughout the country, where our national players put it on their vest and play for the nation, and at the same time indulges also in this type of harassment? Therefore, this suggestion came in that we should have Rotating Saving and Credit Association brand. They have to do it. And if that doesn't happen, at least the district superintendent of police can also find out, can ask the police stations to find out whether it comes under this, the slip or whatever chit they are giving, collecting, whether it is there or not. This will help in distinguishing its business from other unconnected business. The earlier bill had a provision for incorporating fraternity fund. Now it is fraternity fund, ROSCA. I would say there is a need also to deliberate more. I hope the minister, while replying, tell us what steps they are taking relating to growth of fraternity fund, because this will be a guarantee to a great extent. This will help chit funds in their image makeover and brand building. There are some more provisions in these amendments that will fulfill the objectives of reducing the regulatory or compliance burden of the registered chit fund industry. But the question is, madam, what provisions are made to protect the interest of the subscribers? While going through this amendment, I didn't find a single clause there. That the person who is investing, what guarantee is there? Because it is registered in a state, the state government will give guarantee. Or should we build in something in this law through this amendment bill that there will be a provision which will guarantee the subscribers the money that they are invested? The Chit Fund Act 1982 was enacted to provide for the regulation of the chit funds that have conventionally satisfied the financial needs of low-income households. The chit is a mechanism. I did not explain on that. But the basic question is, who is the regulator? RBI, SEBI, state government, should be controlled by the Companies Act. Who is the regulator? And what is the nationwide framework of guidelines? That guideline is not there, on which at least all state governments can function. Absence of these have made the investors vulnerable. The law is there since 1982, but is seldom implemented. If the law is not implemented in Bengal, if the law is not implemented in Odisha, if the law is not implemented in Assam or in Jharkhand, where would the people go? They will only shout on the streets, and some intelligent politician will take lead and photographs will be published. But after a month or so,
everybody will forget it. The problem lies multiple agencies governing the grey areas of such money deposit schemes. Today we have provisions under the IPC, SEBI and Companies Act to book entities behind the Ponzi schemes. At present, action against chit fund is taken only in case of frauds, and since they are also guided by Companies Act and IPC, there are overlaps and they fall between the gaps. This needs to be addressed. This needs to be addressed. Thank you, Madam. Thank you. Shri Ritesh Pandey ji. Thank you, Adhistata Mahoday. Thank you for allowing me to speak on the Chit Fund Amendment Bill 2019. While I understand that the bill aims to allow, which was provided in the earlier act, to join the process of drawing the chit fund through video conferencing, and also entitling the foreman from a commission of 5% to an increased 7%. But there are some objections that I have to this bill. It has been found that a number of state governments are yet to frame the rules to implement the Central Act. By vesting more responsibility with the state governments, there is a chance that no action would be taken when these chit funds go wrong. My second point is, while the government has promised to bring the law that regulates the chit fund schemes to protect investors and proposed amendments in the new bill, do not guarantee anything to that effect. Moreover, the importance of promoting the finance literacy of the public before investing in such a scheme has been neglected. Hence, the bill does not adequately safeguard the consumer. My third point is, the representative of the All India Associate of Chit Funds have also expressed their concerns over the proposal of the legislation. While the whole idea of introducing a new bill was to bring unorganized chit fund companies or individuals into the formal net, it is doubtful that the current amendments will facilitate that objective. It is also surprising that the government, which has ostensibly focused on formalization of the economy, has missed this opportunity to do so in the case of high-risk industry. That largely impacts the poorer section of society. In the case of a registered chit fund company filing for bankruptcy, neither the government nor the Reserve Bank of India can help the investor. This needs to be amended, and given the massive number of people duped by the chit fund scam regularly and the quantum of the amount lost. As Mr. Mehtab rightly here pointed out, that since the chit fund baby belongs to the state, and the state has not taken enough cognizance to frame rules to hold chit funds accountable, we are left at a loss to actually safeguard our citizens, especially the poor. So, Honorable Speaker, I would request you to kindly look into these matters before we go ahead and pass this bill. Thank you very much. Shukriya. माननीय सांसद प्रभाकर रेड्डी जी. It is a fact that gullible people were dumped and lost crores of rupees in the chit funds market, and posting threats to our Indian economy also. It is a fact that lakhs of families disturbed and committed suicide, which is a pathetic situation, and hence subscribers need insurance coverages. It is also noted that mobilizing short-term funds to meet various personal needs of their families members, like children's education, marriages, to take care of old age parents, has been chronic problems being faced by the public in developing countries like India. Taking into consideration of advantage of
law, financial literacy, and greed to people looking for higher returns on their investments. Many fraudulent chit funds have collected huge amounts of money and vanished. There is still no law that can recover the investors' money. Stringent law are needed with strictly enforcement to curb such frauds. As we all know that existing legislation come into play after the fraud has occurred, but by the time the affordable will be escaped, leaving the chit fund investors in large money being diverted also. If a registered chit fund company files for the bankruptcy, neither the government nor the reserve banks in India can help their investors unless the focus is on implementation without political interference and strengthening the judicial mechanism. Any amendments to the law is not going to be much help the poor people, which reported 10,000 chit funds running in the country, handling over 30,000 crores annually. These funds are an important financial tools for the growth of the Indian economy also. This sector is facing severe competition from the alternative saving and other investments policies and the products. People are really scared of failure, and the failure of one chit fund in any part of India impacts the whole industry, which is not good for the society. At present, the GST rate is 12%, which is burdensome, and it is requested to the GST may be completely be waived off up to 50 lakhs chits. The government has settled many non-reforming assets with one-time settlements to help the industrialists to bail them out from the losses. Not only industrialists, the agony of a small investors may need to the protected. This sector has become unorganized, and frauds are mostly being reported in illegal chits which are not under anybody's control. Else there need to set up the regulatory authority on the central level and the regulatory board of state level. The registered companies has to take immediate steps to register all the unorganized chit running in country to ease the existing laws and the rules by simplifying the procedures, by investing them to participate in the big way, to register their chit funds by collecting their 1 or 2% annual fee, running their households to make a way out, which is the few words. Thank you, madam. Thank you. माननीय सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले जी. I would actually congratulate the Minister of Finance for taking up this issue. But I'd be happier if he, given the circumstances in India today, had a discussion instead of this scheme, if he had the discussion on the economic situation in India and the slowdown in India. Because India is probably going through one of its most difficult phases in the economy. And I just remember this morning also in his reply, the Honorable Finance Minister quoted some of the data which was actually alarming. He said that the GDP is doing well. It's 15-year low. The unemployment is 45-year low. The household consumption is 4 decades low. The bad loans are at all-time high. And the growth, I'll give you an example, in like electricity, is a 15-year low. So actually, India is probably going through the biggest distress in economy in decades. So I'm not even sure if really these schemes are going to last, because the biggest pressure today in India's economy is in rural India. And the consumer spending has fallen for decades, and especially more in the rural India. And I think the data speaks for itself.
And I think somebody from the honorable, I mean not the honorable finance minister, but somebody from the government who's very learned said that keep numbers away, just keep going, because numbers don't mean anything. And I would today like to quote late Sushma ji. And I still remember her. She was the leader of opposition. I can never forget that speech. We were in power. Inflation was high the way it is today. And we were talking about poverty. And I still remember her saying, it's something that still echoes in my heart and my ears. She said, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, जब भूख लगती है ना, तब ध्यान लगता है. So I would take this opportunity to remind this government that this is not just about numbers and Ponzi schemes. I think what they really need to focus right now is put the economy on track by taking thoughts and ideas from people. And this whole thing about scams, how are we going to regulate it? I mean, Mehtab ji has at length talked about all these schemes. What are chit funds? What are Ponzi schemes? These are all schemes poor people from various bottom of the pyramid put together, whatever little resources they have, eventually for their kids' education, for their retirement, or for their own insurance. Now, there was a very good recommendation done by the earlier finance committee saying, why don't you get these insured? So has this government thought about insurance? I mean, I see a lot of gap. It's a good recommendation on paper, but crop insurance again hasn't done very well. And as a matter of fact, the Shiv Sena had the biggest long march in Maharashtra against when they were a part of this government about insurance for crop schemes. So there is a very good suggestion. The intent is very good, but how are they going to implement it? Mehtab ji suggested about the district, which was a great visibility. But chit funds are not necessarily a district. I was just thinking while he was speaking that in my constituency at a village level, women get together and put this kind of money together. How are we going to regulate it? Even if the states have to regulate it, are the people who are regulating it, are they trained for it? So the government has a plan to regulate, and I think more than just regulations, we make regulations all the time. The Honorable Finance Minister many times has talked, I mean, even today they talked about how low the inflation is. Well, the CAD sounds very good on paper, but that is only good because the oil prices are so low. There is no other reason why they're making these magic numbers. And the tax collection of this country, the tax collection is bottom low at 6,00,000 crores, and GST. So my whole point in this is, I'm actually very, very concerned that I'm not doubting the intent of this government. I'm sure they're going to do, they are trying to stop these schemes, but I don't see it really happening anywhere, especially when all of us who are all the time on the field. Has Ponzi schemes stopped? They haven't. Are there any stop it? And they keep saying Jan Dhan Yojana. If they've done so well, probably tomorrow chit funds will not even exist. We may not need them if Jan Dhan is run so well. So I'm actually confused about this. I'm not a finance expert. But from where I'm standing, who are these people these are all our voters, who sweet, simple people from villages, just collect money, put it together and think that if they get a little money more for their children's education, marriage and their social base, for their housing. So I would like to ask him to clarify as how they're going to do all this. They talked about economic offenders bill. This is a part of that. These are economic offenders, whether it's for a 1 lakh or a 15 lakh. Now, in this bill, I would like how much money has really come back to this country? How many offenders are really punished? And they keep talking about readdressal system. If tomorrow somebody had to reach out and was cheated, who do they turn to? It's like the cooperative bank in Mumbai, the PNB bank. People had to get on streets, they had to use social media. So where is the readdressal system if there is a problem? So I think what we really need to address is, and it's not about your government versus our government, any government. And I appreciate Mr. Shetty's speeches, what he says, I really appreciate. He says what happened 5 years, they couldn't have. He talked about autonomy, and I think autonomy is the biggest thing. I was actually troubled when he said that even an MP doesn't have autonomy. I think this is something far more serious outside the bandwidth of what he said. I mean, we live in a democracy. If we in this room feel that we are not autonomous, then I think which way is this country going? I think, and we are talking about autonomy in education, autonomy to people, to work, to think, to create, to innovate. So which way are we headed as a country if a learned member is feeling like that, who comes from one of the financial districts, which is the most important city in India, called Mumbai? If he feels so trapped, and it's not about him versus us, I'm talking about society at large.
So I think we really need to put our minds together and talk about autonomy in a way where it's freedom of speech, freedom of... About RBI, I mean, if RBI is not autonomous, we took great pride in saying that it was an autonomous body which has an opinion. So if today, if even we feel that the RBI is not autonomous, my God, I think this is a national crisis if you ask me. So I think these are a lot of issues, and just out of my curiosity, because I am not a finance expert, is how much time or money do we engage in people in financial literacy? Probably zero. They don't know, they have no access. So is there, with so much technology, you are talking about video conferencing. It's a very, very good suggestion. But the way nowadays, the calls are dropping. How will we do video conferencing? And as a matter of fact, just 2 days ago, I think most of these companies, telephone companies, are almost saying they're bankrupt. So how are we going to video conference? Where will this person go to a collector's office? I don't know where the bandwidth is. So, I mean, these solutions look wonderful on the table. Your intent may be very, very good. I'm not doubting your intention at all. But it has to be implemented on paper and into a reality, because we are protecting the poor of this country. So I think it's not about us versus you, but let's put our mind in really saving, putting systems in place which are doable. If you ask Mumbai or Maharashtra police to look into financial matters, they are not even equipped to do it. So how are we going to do it even at the district level? Is my collector is already overworked. Talk about a Disha committee, it goes on for 5 hours. Yeah. No, but I'm just asking questions. I'm actually asking questions. So Disha committee में भी chit fund का बात आप मुझे address कीजिए. So I'm just asking is, how are we going to do it? How are we going to regulate it? And what is the system? If I'm a woman who is trapped in this at a chit fund at a village level, who do I turn to? Do I go to the Tahsildar? Who do I go to? I have no idea. So would you put in a system where really, because these are not all literate people. So I think we really need to do a literacy program, not about reading and writing, but financial literacy. And you need to make sure that every chit fund which comes in, either he may be on a website, but where is this woman going to go and look at a website? So I think we need to do more thinking. Your intent is very good. We will support this intervention, but I don't think it completes the loop. I don't think it's going to solve any of our problems in a big way, because these financial frauds just still completely continue to keep going. And I would like to just ask one more last question before I sit down. You talk about yes, I have 2 suggestions. There is an insolvency code the Honorable Finance Minister talked about in his morning reply, which I appreciate. It's a very good intention. But really, how much collection has happened? And if I remember right, the RBI has said that this particular insolvency code is not a long-term solution. So if you are using this for financial frauds and the RBI has a view, then what is the Finance Ministry's view? So I think we really need to it's a very, very serious bill. We are happy to pass it, but I think the Finance Ministry, which is in the news, for all the reasons which is putting the common man into panic, there are comments about the millenniums using the Ubers. So I'm really concerned because people are losing jobs, and I think that's what this whole debate in this parliament first should be, the economy of this country. If you've read the Hindu today, Dr. Manmohan Singh has written a wonderful article and made some very good suggestions. So I think some of the suggestions, aapne agar main bhej dungi, mere paas hai. So if you read some of those suggestions, it will help. But I think financial literacy from top to bottom is a must today. I'm not sure even the chair and me are so financially qualified. So I think it's not just that education. If we could include financial education within our education system, I think maybe it will help more people. Thank you. माननीय सांसद H. वसंत कुमार जी. Thank you very much, Chairperson. Give me an opportunity to speak on this important bill, which has an impact over lakhs of poor people in our country. Chit funds, a very unique and age-old financial instrument in which almost 45 million micro, small and medium enterprises, of which there are around 8 million kirana retailers. An estimated 4 million Indians across India use this form of lending and saving platform. This industry has almost more than 15,000 registered chit funds. An unspecified large number of unregistered chit funds running a sizable business of more than 40,000 crore of business annually.
but not paying a sizable amount as taxes to the government of India. Credit is fundamental to commerce, and chit funds have been playing a stellar role in giving access to such credit for almost every citizen who has no access to formal financial system like banks, non-banking finance companies, etc. In fact, the majority of the population do not have access to banking system. There are towns where women thrive in this kind of traditional, age-old and time-tested business and help many people set up their small business units. Chit funds work mostly on the fundamental principle of trust, and this trust is built by assessing the socio-economic status of the person by his peer network. This is why chit funds are more accessible to the subscribers and make it easy for them to borrow by providing some minimum guarantee. In fact, the majority of the people borrow money from chit funds because of education of their children, marriage, medical expenses, and for building a house. This unique structure of lending makes chit funds a very unique financial instrument. No other financial institution can do this to help a local business and build trust along the way. Existing financial institutions depends mostly on your income, credit information, etc. before sanctioning loan. Considering the fact that the chit funds cater to the low and middle income groups in the society, it will be relevant to mention that but for the late payment charges and interest collected on security deposits, it will not even be possible for the most poor men to break even or organize a chit fund as a means of livelihood. In the recent years, there has a trend in the number of chit companies being registered is decreasing. A major reason for this trend is the complex regulation and high compliance cost and unfeasible taxes that makes it more expensive for the chit fund companies to serve the poor. Mr. Speaker, Madam, the Standing Committee on Finance, to which the bill was referred to in the last Lok Sabha, had recommended that the provision regarding the mandatory presence of two subscribers during the drawing of chits may delay the process, especially when a subscriber is in need of urgent need of funds. However, video conferencing and its recording may not be implementable in rural areas, and the committee recommended that modern communication modes such as text messages or WhatsApp may be incorporated to the introduce flexibility during drawing of chits. The committee also recommended that the ceiling amount of ₹1 lakh when the fund is managed by an individual can be increased so that the running of chit is viable for the foreman. The committee also recommended that a provision of insurance be made to cover chit fund subscribers. I find that these recommendations have not been considered by the government. I feel the committee has made good recommendations, and I do not know why the government has chosen not to implement these recommendations. I hope the minister would tell the House the reasons for not implementing the same. Sir, in the recent years, there has been cheating by very reputed companies of the deposits of poor people. Of course, in some cases, action has been taken, but in many cases, the subscribers have lost their hard-earned money. The assets of persons responsible are attached by the government, and yet they are not sufficient to meet the commitment of subscribers. I demand that there should be a mechanism in place to ensure that the subscribers do not lose their hard-earned money. Speaker, Madam, in another bill, I have suggested that banks can give loans. In another bill, I had suggested that banks can give loans on a small scale so that the poor people are benefited and are not exploited by the unscrupulous companies lending money in the garb of chit funds. Speaker, Madam, another important aspect affecting chit fund is GST. At present, 12% of GST is levied on foreman's earnings. Sir, Madam, however, everybody feels that this percentage is too much, considering non-banking finance companies enjoy almost nil or very less percentage of GST.
Therefore, I request the government to consider to exempt chit funds from GST or to reduce it from 12% to 5% in order to sustain the business. I also request the government to do away with the complex procedures so that the chit fund business can be regulated properly and more number of chit funds will be registered. To prevent cheating by chit funds, a robust mechanism should be in place and a regulatory authority may be considered for this purpose. Madam, this is for chit funds. For my constituency, 13 words. Yeah, national highways is there. NH 47, 9, that is 2017. The government has sanctioned 34 crore rupees to maintain the road. 9, that is 2017. 2 years passed. Nobody has taken care of the road. Day before yesterday, we have dharna in our Kanyakumari constituency and arrested by the police. But nothing result is there. So I want to tell the August Parliament to take action to safeguard our Kanyakumari people and maintain the National Highways Road perfectly. Thank you very much, Madam. Thank you. माननीय श्रीमती लॉकेट चट्टोपाध्याय। नमस्ते अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जिस राज्य से आती हूँ वहाँ पे इस राज्य से मैं सांसद हूँ, वो राज्य पश्चिम बंगाल में चीट फंड में लोगों को चीट करने का पूरा के पूरा माया जाल है। अगर चीट फंड से पीड़ित जो लोग हैं वो लाइन में खड़ा हो जाएगा तो यहाँ से पार्लियामेंट से चाक तक लाइन हो जाएगा। 2011 में তৃণমূলের সরকার এসেছিল চিট ফান্ডের টাকা থেকে। চিট ফান্ডের টাকায় চিটিংবাজদের সরকার 2011 এ তৈরি হয়েছিল এবং 2019 সেই সরকার आप ऐसा नहीं कीजिए, ये वर्ड निकाल दीजिए, एक्सपेंड कीजिए, ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड है চিটিংবাজ সরকার। 3000 কোটি টাকার সারদার যে স্ক্যাম হয়েছে সেই স্ক্যামে 17 লক্ষ মানুষ সেখানে প্রতারিত হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় স্ক্যাম শুধু সারদা নয়, আইকোর আছে, রোজভ্যালি আছে, প্রয়াগ আছে এবং 70,000 কোটি টাকার স্ক্যাম অ্যালকেমিস্টের আছে। সেই তৃণমূলের সাংসদ হয়ে রাজ্যসভায় এখনো তিনি আছেন, সবাই তাকে দেখছে। সারদায় যে টাকা তৃণমূলের যে ৯-৬ করেছিল মানুষের টাকা, সেই টাকা শ্যামল সেন কমিশন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মেটাতে চেয়েছিলেন। মানুষকে বলেছিলেন সিগারেট খাও বেশি করে, ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। মানুষ সিগারেট খাবে, সেই সিগারেটের পয়সাটা আসবে, সেই সিগারেটের পয়সা দিয়ে প্রতারিত মানুষকে দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুদিন পরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। চিটফান্ড কোম্পানির মালিকের কাছ থেকে 1,80,00,000 টাকার ছবি বিক্রি করা হয় চিটফান্ড মালিকের কাছে। সেই টাকা কোথায় কেউ জানে না। আজকে যখন চিটফান্ডের জন্য তদন্ত হয়, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার কমিশনারের জন্য ধর্নায় বসে 46 আওয়ার্স। অথচ যারা প্রতারিত হলো, যারা এতদিনে প্রতারিত হয়েছিল, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনশনে বসেননি, তাদের জন্য মিছিল করেননি। আজকে চিটফান্ড একের পর এক যখন কেলেঙ্কারি ধরা পড়ছে তখন অলরেডি সব শেষ। তারা করতে পারতো রাজ্যের মধ্যে, যখন চিটফান্ড চলছে, যখন জানে যে সরকার যখন জানে যে এরকম একটা চিটফান্ড চলছে, তখন অনায়াসেই কিন্তু সেই কেলেঙ্কারিটাকে থামানো যেত। কিন্তু যখন সব টাকা নেতা মন্ত্রীদের পকেটে ঢুকে গেছে তখন সেই কেলেঙ্কারিটাকে ধরানো হয়েছে। बिल पर चर्चा कीजिए। हाँ, बिल पर चर्चा कीजिए। ये तो बिल ही है दीदी, ये बिल ही है। बिल के बारे में बताइए। पूरा पाठ है, बिल के बारे में बताइए। स्कैम है, ये बिल का है। वो शारदा में जो लोग हैं पूरा के पूरा टीएमसी का राजनीतिक नेता मंत्री सब लोग हैं। जो चिटफंड कंपनी जो यूनियन है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो टीएमसी सरकार का पूरा के पूरा नेता मंत्री लोग है। अभी जो एजेंट जो है पूरा के पूरा टीएमसी जो है, टीएमसी का पूरा के पूरा 40% शेयर अभी जाता है। 40% शेयर तो एजेंट के पास है। हमने सबाई मालिकेर काछ থেকে কোম্পানি অ্যাটাচ করে আমরা আজকে সম্পত্তি নিতে যাই, কিন্তু আসল টাকা তো এজেন্টের কাছে আছে। এজেন্টরা তো তৃণমূলের ক্যাডার। আজকে এখনো পর্যন্ত বড় বড় মাথাগুলো ওখানে বসে আছে। আজকে বড় বড় মাথাগুলো আজকে ওখানে বসে আছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী
बिल पर चर्चा कीजिए, সিমেন্ট বালি দিয়ে সেটা তো হয়, চর্চা कीजिए, এত সম্পত্তি তারা তৈরি করেছে, চর্চা कीजिए। আজকে চিট ফান্ড কোম্পানিগুলোকে যাতে এইভাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত নেতা মন্ত্রীদের কাছে টাকা গেছে ততক্ষণ এই চিট ফান্ড কোম্পানিগুলোকে মুখ্যমন্ত্রী চালিয়ে গেছেন। আজকে পুলিশ আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা সবাই সেই সবাই গেছে। मुख्यमंत्री नहीं चलाती है, जो पुलिस अधिकारी चिट फंड चलाती नहीं है, सब लोग पूरा के पूरा इवेंट में गया था। नहीं, जो चिट फंड का ब्रांड एम्बेसडर है वो भी पैसा दे दिया सीबीआई को। चिट फंड का जो ब्रांड एम्बेसडर वो भी एमपी है, वो भी पैसा दे दिया है। अभी टावर का अनुसरण करना है पुलिस कमिश्नर के लिए। आप चुप कीजिए। रेड डायरी कहाँ है? लाल डायरी कोথায়? लाल डायरी कोথায়? आपस में बात मत कीजिए मैडम, यहाँ देखिए, मुझे बताइए। मुझे शोभा पाए ना, आप जरा पोजीशन पर चर्चा कीजिए और मुझे देखिए, मुझे आपस में बात मत कीजिए। आपस में बात शोभा पाए ना, गलत बात है, ये কোনো কথা বলতে পারেন না। आप मुझे बताइए। থেকে সারদা পুরো জায়গায় চিট ফান্ড আছে। আজকে যখন মুখ্যমন্ত্রী যখন বলে যে মোদিজি কেন রাজ্যে নাক গলাচ্ছে, আজকে মোদিজি কেন রাজ্যে নাক গলাচ্ছে, চিট ফান্ড নয়, এটা পিসি ভাইপোর ফান্ড। সবাই জানে, সবাই জানে। আজকে আমরা চাই যে মোদিজি যেখানে গরিবের টাকা চুরি হয় সেখানে মোদিজি চৌকিদার হিসাবে আছে। এবং আমরা চাই आप लोग को शोभा नहीं पाते हैं, चिट फंड का बिल के ऊपर आप बोलने का शोभा नहीं पाता है। पूरा के पूरा टीएमसी चिट फंड का चीटिंग बाज का पूरा के पूरा दल है। पूरा के पूरा टीएमसी सरकार चिट फंड से 2011 में सरकार हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। आपको बचाने के लिए सब नेता को काम करता है, चिट फंड में जो जेल जाता है अब बचाने के लिए काम करता है, आप भी जानते हैं। मुझे एड्रेस कीजिए, आप जेल को एड्रेस कीजिए, इधर देखिए। आप आगे बताइए मैडम, मुझे बताइए। आएगा मोदी जी, अगर आएगा सब जानता है, जिधर যেখানে গরিবদের টাকা চুরি হয় সেখানে চৌকিদার যায়। এবং আমরা চাই এই চিট ফান্ডের মাধ্যমে আজকে আমাদের যারা বড় বড় যারা চিট ফান্ডের মাথা আছে তাদেরকে ধরা হোক। এই না হলে এখানে কিছু হবে না। নতুন যে এক থানা হয়েছে সেটা দিয়ে চলুক, কিন্তু আগে চিট ফান্ডে যারা প্রতারিত হয়েছে তাদের জন্য এক বার করা হোক। আগে চিট ফান্ডে যে মানুষগুলোর চোখের জল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আজকে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী চোখের জল ফেলিয়েছে, তাদের কি ফয়সালা হবে এই আজকে এই বিল থেকে সেটাও বলা উচিত। এটাই বলতে পারি। আপনাদের মুখে শোভা পায় না। লাল ডায়েরির আগে খোঁজ দিন, তারপর কথা বলবেন। লাল ডায়েরির খোঁজ দিন, তারপর কথা বলবেন। লাল ডায়েরি বলুন কোথায়? নেতা মন্ত্রীর কাছে পকেটে টাকা আছে, কোন মালিকের কাছে টাকা নেই। নেতা মন্ত্রীর পকেটে তৃণমূলের টাকা গেছে, সবাই জানে। আপনারা এই নিয়ে কথা বলবেন না প্লিজ। मैटर है मैडम, मुझे देखिए, चेयर को एड्रेस कीजिए, चेयर को एड्रेस कीजिए। यहाँ बिल के बारे में चर्चा हो रही है और इसमें सब्जुडिस मैटर को मत लाइए, सब्जुडिस मैटर को मत लाइए, बिल पर चर्चा कीजिए। बोलिए, ये तो बिल का ही बात है, बिल का इधर देखिए, बोलिए बोलिए। लेकिन चिट फंड के लिए उसको शोभा नहीं पाता है। चिट फंड के लिए 40% আজকে টাকা এজেন্টদের কাছে আছে। এজেন্টরা তৃণমূলের ক্যাডার, এজেন্টের মালিককে তৃণমূলের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে। সবাই জানে সেটা, সবাই জানে। এখনো পর্যন্ত চলছে চিট ফান্ড, এখনো চলছে চিট ফান্ড চলছে। শুনুন, এখন চিট ফান্ডের বদলে লটারি চলছে। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, आप भी मेरे माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाइए। इस लोकसभा को आप बंगाल की विधानसभा में बनाइए। जब आप बोले तो आप बैठे बैठे टिप्पणी मत करें, आप संसदीय नियमों के तहत ही विषय के जो बिल है उस विषय पर ही चर्चा करें, और पर चर्चा नहीं करें। आप
आप बिल पर चर्चा करें, बिल के बाहर चर्चा न करें। তৈরি হয়েছে যারা হোটেল খুলেছে, যারা ফিল্ম করে, যারা হোটেল খুলেছে, যারা ফিল্ম করে, যাদের তারা অনেক লোকজন ওখানে কাজ করত, কিন্তু তাদের কি দোষ আজকে সেইগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা বেকার হয়ে গেছে। এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে গেছে, তাদের জন্য কেউ কিছু ভাবে না। তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনশনে বসেন না। যখন পুলিশ কমিশনের যখন সিবিআই ধরতে যায় তখন 40 ঘন্টা 50 ঘন্টা অনশনে বসে যাচ্ছে। এটা তো পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। তারা আবার কি माननीय सदस्य प्लीज, जयदेव बल्ला जी, माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद। जयदेव जी। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on this piece of legislation, which has passed through so many phases till now, hurdles and processes, since the Department of Financial Services constituted the key advisory group in 2011. Now it is before the House for its consideration. Sir, we have more than 30,000 registered chit fund companies or operators in the country with a turnover of more than 40,000 crores. But if you look at unregistered chit operators, there are 25 times more than the registered ones. This clearly indicates that the chit fund industry is unregulated and undergoverned. If you look at the Parent Act, it prohibits funds from being created without the prior sanction of the state government. The act was passed in 1982, and we have innumerable number of lakhs of people being duped by unregulated deposits. It's happening in spite of the Chit Funds Act of 1982, preventing such chit funds from being operated. Sir, when the Parent Act itself is not able to control and contain the unregistered chit operators or companies, which are 25 times more than the registered ones, how does this bill help in containing them? I request the Minister to please explain this. Sir, the Honorable Minister is aware that South India is known as the chit fund capital of India, as it accounts for 1/3 of the country's chit fund business. Also, you are treating chit funds on par with NBFCs. But when it comes to taxing them, you are imposing more tax, including GST, on the chit fund business. Thirdly, I think you are giving 90% abatement to NBFCs when compared to 30% given to chit fund companies. So on the one hand, you treat them as NBFCs, and on the other, you're not extending the benefits of NBFCs to chit fund companies, which is discriminatory, sir. So I request the Honorable Minister to kindly consider giving chit funds also 90% abatement and remove GST on chit funds, as is the case with NBFCs. It is not that it would become an isolated case. There are examples in countries such as Canada and New Zealand, financial services are exempted from GST, and countries like Australia and EU are giving tax exemption. The final point I wish to make is relating to deposit insurance for investors. The customers of chit funds subscribe certain amount of money, but there is no insurance cover for such deposits or subscription. So I request the Honorable Minister through this House to include this, if possible, in the bill itself. Otherwise, the same may be mandated under subordinate legislation, such as under rules and regulations made afterwards. I'm saying this because if a company files bankruptcy petition, neither the government nor the RBI will help the investors, resulting in loss of savings for millions of people in the country. With these observations, and hoping that the Finance Minister will address these issues seriously, I support the bill. Thank you, sir. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, I rise to support this bill, but with certain reservations regarding some provisions of the bill. Sir, this bill is intended to amend the original Act of 1982. The sole intention of the original Act was to regulate the chit funds in India. Sir, chit funds is a unique mode of financial business in which credit and savings are in the same scheme. Such a traditional, conventional scheme is nowhere in the world like that of the chit funds. It is quite unique in the country. So, sir, this is conventional, indigenous and unique business in India, and the chit funds is normally a great relief in addressing the needs of low-income households. So this is applicable, this is giving good relief to the common people in the country, especially the households, the low-income households are being benefited by the chit funds in India.
So the traditional, conventional financial transaction to meet the needs and requirement of the low-income group of people is well benefited by means of this legislation. Sir, as rightly honorable other members have stated, there are so many fraudulent transactions, cheating so many subscribers, and so many scams have come during 1960s and 1970s, and that is why, due to various committee reports in the year 1982, this parliament has passed an enactment by which a regulatory mechanism has come into effect, and subsequent to that, in 2001 also an amendment has already been made. Sir, in my state also, so many fraudulent cheat companies have come, and cheating, scam, everything has come, and now it is being well regulated in the state of Kerala, and we are having a specific regulation and enactment in the state of Kerala also. Sir, in order to regulate the cheat fund, the 1982 Act was already been passed, and subsequently, Government of India has constituted a key advisory group to review the existing legal, regulatory and institutional frameworks of the cheat funds in the country. So the key advisory group submitted the recommendations, and what is the sole recommendation of the key advisory group is nothing but only their sole recommendation was to reduce the regulatory burden of the cheat business and to protect the interest of the subscribers of the cheat funds. So dual aim was there in the recommendation. One place, reduce the regulatory burden of the cheat business in India, and at the same time to protect the interest of the subscribers of the cheat funds. So further, the Parliamentary Standing Committee on Finance has gone through the bill, and they have also submitted a report. They are also having the same recommendation by which the regulatory burden has to be reduced, and at the same time, the interest of the subscribers have to be protected. This is the sole criteria for which this amendment is being brought in by the government by this new amendment bill. So the only question which I would like to point out before the government regarding this bill is whether the standing committee recommendation or whether the recommendation of the key advisory group has been taken into consideration in this amendment bill. That is the only question which I would like to make. So regarding the one objection, not objection, I am seeking clarification from the Honorable Finance Minister, because there is an amendment to section 2B of the Act. Sir, insertion of new words, fraternity fund and rotating savings and credit institutions. That is, 2B is the definition of what is a cheat. Since due to the paucity of time, I am not going to the definition. Two terms have to be incorporated. The first one is the fraternity fund, and the second one is a rotating savings and credit institution. So a cheat fund, as per section 2B, it will be come with the fraternity fund and rotating saving and credit institution will also come within the purview of section 2B. That is what is meant by cheat fund. Sir, what is the impact of this? So the impact is, if this is being implemented, my point and my apprehension, that is the only apprehension which I would like to make, incorporating two words, fraternity fund and rotating saving and credit institution, you are formalizing all financial transaction or informal financial transaction. That is the contention, that is the apprehension which I would like to make. I will cite the example. Sir, what is a rotating saving and credit institution? A rotating saving and credit institution is made up of a group of individuals acting as an informal financial institution in the form of alternate financial vehicle. This is alternate financial vehicle. Sir, example Samada and neighborhood transactions. Sir, 10 ladies in a particular village or a particular ward, they are contributing 25,000 seats, and it will come to a total amount of 2,50,000 rupees. And they are sharing the money, and they are doing business, and they are giving loans. And it is a samada like neighborhood transactions are there. If you are incorporating the fraternity fund as well as this, rotating saving and credit institution, if it come within the purview of the definition of cheat fund, definitely these poor ladies and this neighborhood financial transaction will also be formalized, and it will be adversely affecting the people's collectiveness or the collectiveness of the people in the rural area. That is the apprehension which I would like to make before this August House, because this is also, you are formalizing these transactions.
Sir, we are having the Kudumbasri. It is a model project in the state of Kerala. It is being accepted even by the Honorable Prime Minister of this country, Sri Narendra Modi ji, who at the time of inception of the office, he has made an observation regarding the Kudumbasri project in the state of Kerala. It is empowering the women in the country. So such small groups, financial empowerment of the ladies, financial empowerment of the marginalized sections of the people by way of having some people's collectiveness in the rural areas, that will be because it is a paternity fund or it is a saving cum credit scheme. So definitely they will also come within the purview of the chit fund as per the definition of 2B. Definitely that will be adversely affecting the common people of this country. That apprehension I would like to see clarification from the Honorable Minister. All other amendments, sir, all other amendments I do support, because enhancing the financial ceiling limit, that is from rupees 1 lakh to 3 lakhs, I fully support. Rupees 16 lakh to 18 lakhs, I fully support. But you may kindly see the enclosed acts. Still it is being stated, I don't know from whose part it is coming, still it is being written as 25,000. Actually it has been amended to 1 lakh rupees in the year 2001, and in 16 lakh place it is being stated as only 1 lakh rupees. I don't know, that has to be corrected because it has already been amended in the year 2001 by the same by this house. And coming to the third amendment, mandatory presence of 2 subscribers either in person or through video conference duly recorded by the foreman. Sir, the minutes recording in the presence of 2 subscribers and signed by them, even in the video conferencing, also a supporting, welcome amendment on the part of the, and regarding the increase the foreman's commission. Sir, when the quantum of the chit fund, the outstanding amount is being enhanced, definitely the commission of the foreman will also be increased. The commission is now, it has to be enhanced from 5% to 7%. I have given a notice of amendment, make it 5% to 6%, not 7%. And the last amendment, in order to avoid the confusion regarding the price states, some provisions are omitted to make very clear that price state is banned, and it will not come within 2 seconds. I will conclude. It will not come within the purview of the chit fund. And the last one is, sir, the state government is empowered to specify the amount by a notification upon which any chit fund shall be exempted under the Act. Honorable Mehtab ji was raising a very serious issue. Everything is being done by the state government, then what is the need of the federal law which is being enacted by the parliament? It's absolutely a pertinent question. This is absolutely a state subject. Since the Reserve Bank of India and the banking activities are being regulated by the federal government, this act is being enacted, and definitely this state government should be empowered so that the decentralization of the power and the federal character of the constitution is protected by making this amendment in the new bill. And sir, I am concluding, sir. Sir, my concluding point is, on a perusal of the bill, it seems to be harmless. But the apprehension, how it will affect the voluntary neighborhood organizations, mutual cooperative groups in the rural area, that apprehension has to be clarified. That should be made clear. With this apprehension, I fully support the bill. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. श्रीमान माननीय दिलीप घोष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 के समर्थन में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और कुछ बोलना चाहता हूँ। जिस विषय को लेकर हम माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट। अगर सदन की इजाजत हो तो माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ाया जाए। दिलीप घोष जी। महोदय, ये जो कानून की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि मैं बंगाल से आता हूँ और पूर्व भारत की उड़ीसा के मित्र भी बोले, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में आर्थिक एक अनियमितता की जो चर्चा सालों से हो रही देश में, उसको रोकने की एक छोटी सी प्रयास हो रही है। ये कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का जो साहसिक कदम है, इसके पहले भी सरकार ने ऐसा बहुत कानून बनाया है, काम भी किया है, डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी। उसी प्रकार ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि कई सालों से जो चर्चा में आया है, हजारों लाखों लोगों को चिट फंड के माध्यम से लूटा गया है। जिस गरीब लोगों को कभी मदद करने के लिए चिट फंड की कल्पना आई थी, आज उस लोगों को लूटने के लिए इसकी इंस्ट्रूमेंट के रूप में
दुरुपयोग हो रही है। अभी पिछले 10-12 सालों में जो घटना आई है सामने, उसमें से पता चल रहा है कि इसका जड़ बहुत गहरा तक गया है और इसमें हजारों लाखों लोग, कितने लाख लोग प्रभावित वो निश्चित नहीं है। ये करोड़ों लोग, एक जो रोजवेली चिटफंड की बात आती है बंगाल से, उसका एजेंट ही 9 लाख कम से कम है, तो ग्राहक कितना होंगे आप समझ सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। तो ये जो कानून एक दायरे में हम बना रहे हैं, मुझे लगता है दायरा बहुत बड़ा है कि हाथी को अंकुश से संयत करने का प्रयास हो रही है। आगे भी सोचना चाहिए, प्रावधान रखना चाहिए, लेकिन ये अच्छा कदम है, सही दिशा में सही कदम मुझे लग रहा है। सर, ये जो घटना है, चिट फंड के माध्यम से अथाह धन का एकत्रित होती है, उस धन कहां कहां जाता है इसका कोई सीमा नहीं है और उसमें व्यवसायी, राजनीतिविद, ब्रोकरेट्स, सिनेमा स्टार, फिल्म स्टार सब लोग संलग्न है, क्योंकि धन बहुत है। उस धन संग्रह में और व्यवस्था में कोई स्वच्छता नहीं है और उस धन का दुरुपयोग करके समाज में हर जगह लोग पहुंच जाते हैं। चुनाव को प्रभावित किया जाता है, राजनीति को प्रभावित किया जाता है, मीडिया को प्रभावित किया जाता है और चुनावों को प्रभावित करके लोग जीत के आते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो इसका दुरुपयोग करके यहाँ पहुंचे और ऐसे 4 सीनियर लीडर के बारे में आपके पास आया है अनुमति पत्र, अनुमति मांगने की, जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। माननीय सदस्य, आप बिल के संबंध में ही बोलें। जी, तो ये जो तो ये जानकारी में जो है मैं सबके सामने रखा हूं कि इस मामला से जुड़ा हुआ विषय है महोदय, और कम से कम मेरे विषय पर तो टिप्पणी नहीं करें आप। जी महोदय, तो ये जो बात है कि समाज में एक अविश्वास की वातावरण बना है, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का इमेज में बहुत ज्यादा धक्का लगा है। कुछ थोड़ी सी संख्या में लोग इस घोटाले में संलग्न है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हैं। ये देश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसकी निराकरण होनी चाहिए, इसके समाधान होनी चाहिए और ये जो व्यवस्था हो रही है कि आगे ऐसा घटना ना हो, इसी दृष्टि से हम ये कदम उठाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हो गया है वो इतना बड़ा घटना है। ऐसे गरीब लोग विश्वास के कारण इसमें पैसा लोग लगाते हैं, जो सब्जी का बिजनेस करने वाले हैं, जो और छोटी मोटी रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जो बेटा का ऊंचा पढ़ाई करने के लिए पैसा रखा था, बेटी की शादी के लिए रखा था, कभी पक्का मकान या तो घर का छत बनाने के लिए पैसा रखा था, इनका सारा सामान, सारा पैसा लूट गया है, वो हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो नौकरी करते थे और पेंशन जो मिला उनको रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा इसमें लगा दिया गया और सारे का सारा लूट गया, वो बेसहारा बेचारा रो रहे हैं। इस प्रकार जो घटना हुआ है ये देश के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था। मुझे लगता है कि सरकार ने जो कदम उठा रहे बहुत अच्छा है, लेकिन जो माननीय सदस्यों ने जो विषय को सामने दृष्टि आकर्षण किया, वित्त मंत्रालय, माननीय वित्त मंत्री की तरफ से इसका निराकरण होना चाहिए और राजनीति इसके साथ जो संलग्न हो जाती है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लालच दिया जाता है। एक छोटी सी विषय लेकर के एक कंपनी आज कितने 1000 करोड़ कलेक्शन किया है, किसी के पास कोई ऐसा हिसाब नहीं है। करीब 250 से ज्यादा ऐसे चिटफंड कंपनी केवल बंगाल में है, मुझे लगता है और भी होंगे और अभी भी महोदय चल रहा है, इसका ऊपर कोई रुकावट नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर हम दे देते हैं जिम्मेदारी, लेकिन राज्य सरकार के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी सब इसमें संलग्न है, सब इसमें इन्वॉल्व है, वही सब इसको संचालित करके इतना बड़ा बनाया है और राजनीति को कलुषित किया है। बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मुझे लगता है कि एक कानून जरूर पास होना चाहिए और चाहे तो इसको और कड़ाई से करना चाहिए, डोज थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बीमारी को उन्मूलन करना मुश्किल है। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 19 नवंबर 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। West Bengal government and local representative to find a permanent political solution to the long pending demand of the people at the earliest. Thank you. Shri Deviji M. Patel. श्वास जनित रोग, टीबी, क्षय रोग, जालोर एवं सिरोही जिले राजस्थान में मरीजों की सांसें छीन रहा है, लेकिन क्षय रोग निवारण के लिए चल रहे सरकारी प्रयासों से मौत पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
टीबी ही नहीं बल्कि सिलिकोसिस की चपेट में आने वाले अनगिनत मरीज असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। जोधपुर स्थित कमला नेहरू टीबी अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, लेकिन घर जाकर दवा के लेने का प्रोसेस इतना जटिल और लंबा है कि मरीज को दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी कारण मरीज स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि जालोर सिरोही जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी और स्वास्थ्य के संबंधित बीमारियों की दवा उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। डॉक्टर उमेश एस जाधव, नॉट प्रेजेंट। श्री चुन्नीलाल साहू जी, साहू जी। बोलिए। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहते हैं। आप सबको भलीभांति परिचित है, यहाँ 80% आबादी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले महीने पूर्वी हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाया एवं 24 घंटे की बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 42.8 मिलीमीटर बारिश आंकी गई। साथ ही इस बारिश का सिलसिला रुक रुक कर अनेकों दिन तक चलता रहा। इस वजह से खेतों में खड़ी फसल झुक करके गीली होने के कारण कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक GM दास की बताए अनुसार अधिक फसल देने वाले अर्ली वैरायटी फसल जिसमें 10-10, आरबी गोल्ड, बलवान, महामाया जैसी किस्में हैं। साहू जी, ये सब इसमें नहीं है। हाँ, मैं धान का नाम ले रहा हूँ मैडम, धान का नाम ले रहा हूँ। वो नहीं लेना, जो लिखा है वही पढ़िए प्लीज। जी 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 सिर्फ सभापति महोदय, तो ये अर्ली वैरायटी का जो धान जो नुकसान हुआ है गीला होने के कारण, इस वजह से खेतों में फसल झुककर गीली होने से कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा, फसल को तबाही हुई। अधिक फसल देने वाले फसल वाले कृषकों का अधिक नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई कर पाना मध्यम और निम्न वर्गीय किसानों के लिए असंभव है। सो मैं किसान होने के कारण मेरे कृषक भाइयों के अंतर्दशा को समझ रहा हूँ तथा जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिन किसानों की नुकसान हुआ है सर्वे करा करके किसान की मुआवजा दी जाए और जो उनकी मुआवजा है। बस, थैंक यू, धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी, सुभाष चंद्र जी नहीं है। श्रीमती रंजीता कोली जी, रंजीता जी नहीं। डॉक्टर प्रोफेसर किरीट सोलंकी जी, वो भी नहीं है। श्रीमती रमा देवी जी, सभापति महोदया जी, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले में पीडीएस जन वितरण प्रणाली में व्याप्त कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के बेलसण, शिवहर, सीतामढ़ी सदर, पकड़ी दयाल एवं सिकरहना अनुमंडलों में राशन के उठाव एवं आवंटन में भारी अव्यवस्था है। अक्सर ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि एक ही ग्राम पंचायत में अवस्थित किसी चुनिंदा डीलर को 3000 यूनिट तो दूसरे डीलर को मात्र 1000 यूनिट राशन का आवंटन संबंधित एमओ एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है तथा ससमय राशन का आवंटन भी नहीं होता और पंचायत को दिए जाने वाले राशन को रोटेशन के तर्ज पर बेच दिया जाता है। बिचौलियों द्वारा सरकारी अनाज का कथित बंदरबाट हो रही है तथा इसमें कई माफिया सक्रिय हैं। इससे गरीबों का सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कई प्रमाण हम लोगों के समक्ष लाए हैं। राशन वितरण में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं, किंतु भ्रष्ट तत्वों द्वारा सरकार के प्रयासों को विफल करने हेतु एवं नियमों का अवहेलना के नए नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं।
यह भी आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत अवस्थित पीडीएस की दुकान में एकरूपता लाने हेतु प्रत्येक दुकान को समान रूप से यूनिट के आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नियम बनाए जाए। मैं इस विषय से राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय को भी समय समय पर अवगत कराती रही हूँ, परंतु अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाए, जिससे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं को रोका जा सके तथा इसका 100% लाभ गरीब तक पहुंचाया जा सके। इसी तरह की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब में घोटाला हो रहा है। बस धन्यवाद रमा जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरा अंग्रेजी में है, मैं उसको हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, पर हिंदी अनुवाद बिल्कुल जो लाइन बाय लाइन ठीक होना चाहिए। लाइन बाय लाइन ही होगा हिंदी अनुवाद। इससे नहीं, झारखंड का मामला है, अपने क्षेत्र नहीं, देखिए वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, उन्हें अपने क्षेत्रवासियों को समझाना है। पढ़ने दीजिए हिंदी में। सभापति महोदया धन्यवाद। झारखंड 2 इलाके को मिलाकर संथालपन्ना और छोटा नागपुर मिलाकर झारखंड जो है ये राज्य बना नया। लेकिन जो मेरा इलाका है संथालपन्ना, उसमें नक्सलवाद जो है वो प्रभावी है और इस कारण से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो वहां के लोगों को बाध्य करती हैं अपने ही गृह क्षेत्र में होमलैंड से डिटैच होने के लिए। और वहां की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं और उसकी जो समस्याएं हैं संथालपन्ना की, उसमें एग्रीकल्चर जो है उनका मेन काम है। जो वहां आबादी है उस आबादी में सबसे बड़ा काम जो है वो कृषकों का है। और इसके लिए मैंने हमेशा सरकार से आग्रह किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उसके लिए, जिसमें कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हुए भी विशेष एम्फेसिस करते हुए वहां के लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप की जाए जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। संथालपन्ना 6 जिलों को मिलाकर है, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहबगंज और दुमका। लेकिन वहां का जो सामाजिक परिवेश है, जो शैक्षणिक परिवेश है और जो आर्थिक परिवेश है वो उन सबों को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाता है और इसलिए भारत सरकार ने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। यदि वहां के सांख्यिकी को देखेंगे, यदि वहां के इंडिकेशन को देखेंगे, चाहे वो हेल्थ का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे साक्षरता का सवाल हो, चाहे वहां के लोगों के आय का सवाल हो, वो सभी एक खराब सा पिक्चर देते हैं कि पूरे देश भर में आगे जा रहे हैं लेकिन संथालपन्ना पीछे है। आपको पता है सभापति महोदया कि झारखंड जो है एक अमीर राज्य है और 40% माइंस और मिनरल्स झारखंड में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। और उसका जो अशिक्षा के कारण जो गरीबी है और जो उनके नहीं जानकारी के कारण जो गरीबी है, उसके कारण कम लिटरेसी रेट और पुअर स्कूल अटेंडेंस, शिक्षा में लोग जो है कम विद्यार्थी वहां जा रहे हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल से वो बाहर आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि हमारे यहाँ 3 जगह पर, जरमुंडी जो दुमका जिला में है, देवघर जो खुद एक जिला है और महगामा जो गोड्डा जिला में है, संथालपन्ना जिले में, वहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे वहां के बच्चे पढ़ सके। धन्यवाद। श्री जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी। मैडम जी। सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 331 है। इसकी लंबाई छपरा से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरते हुए जिला गोपालगंज के मोहम्मदपुर तक 65 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि छपरा सारण को महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है। इसलिए इसकी महत्ता को सहज रूप से समझा जा सकता है।
इस सड़क के चौड़ीकरण के कार्य को कराने के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद निविदा इत्यादि का कार्य संपन्न होने के बाद भी इसके 0 माइल से लेकर के साहाजीपुर बाजार के आगे तक के कार्य का शुभारंभ अभी तक नहीं किया जा सका है। इससे जनता को बहुत दुख है। इसके शुभारंभ नहीं होने का क्या कारण है, जबकि साहाजीपुर से आगे मोहम्मदपुर तक का कार्य बहुत पहले से ही किया जा रहा है। इस कार्य को नहीं किए जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे सारण प्रमंडल के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निविदा होने के उपरांत सड़क के रखरखाव करने का कार्य भी नहीं किया जा सका है। इस कारण सड़क में गड्ढे इत्यादि होने के कारण जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। अतः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से जनहित में उक्त महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण, रख रखाव इत्यादि का कार्य कराने से संबंधित निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने हेतु कृपया भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिया जाए। धन्यवाद महोदया। श्री ए नारायण स्वामी जी नहीं है। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, डॉक्टर शशि थरूर, श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Sir, the proposal for construction of a bypass at Attingel on NS 66 in Kerala is a long pending. The National Highways Authority of India is planning this project as part of the widening of Kadamba-Kadamba-Onam stretch of NS 66. 3A notification issued for this project lapsed again in June 2019 due to delay in issue of 3D notification. The stretch through Attingel is the major bottleneck and thousands of travelers on NS 66 in Kerala are facing difficulties. I have raised this issue in this August House and submitted representation to the Honorable Minister for Road Transport and Highways. It is very serious issue in my constituency. I urge the government to consider this project on priority and issue 3A notification urgently for completion of the bypass without further delay. Thank you. Shri Kodikunil Suresh ji. Matter under rule 372. Cashew sector in Kerala faces extreme volatilities and the crisis is exacerbated as administrative complexities increase. The insistence of EPF organization column for submission of pension claims solely online and stoppage of filing of manual claim in form number 10D have put poor laborers, especially aged, ailing and illiterate, in distress. The complexities involved in obtaining various certificates and digital filing costs, harassment of poor workers, and they are denied their opportunity to avail pension. The manual claim in form number 10D may be continued for the EPF members in service as on 31/12/2019 and help be given to them. The denial of pension to cashew workers due to amendment to para 9 of EPF schemes 1995 by replacing actual service by contributory service and the issue relating to definition of seasonal factory and relaxation allowed under rules be remedied and workers be allowed to avail rightful pension. Thank you. Shri Anandi Muthu Raja. Madam. Central Potato Research Center, a premier institute functioning under Indian Council for Agricultural Research at Muttorai in Udagamandalam, Nilgiris, is well equipped with high-tech laboratory, seed production and multiplication facilities
in an area of 45 acres. This center is providing valuable services to the farmers in southern India by supplying disease-free seeds. Indian Council for Medical Research, Agricultural Research, decision to shut down the center. This center will severely affect the growth of potato in South India, especially hilly districts of Nilgiris, Dindigul, Krishnagiri, and Erode in Tamil Nadu. If this research center is closed, where are you reading it from? Yeah, please. If this research center is closed, then the Jalandhar, which is located far away, will be the only option left to access disease-free planting materials. This will also increase the cost of cultivation. Moreover, the varieties of North India are not suitable to the southern hills. I therefore request the Union government not to shut down the center, which is located in Ooty, for the welfare of the farmers in southern India. Thank you. Srimati Pratima Mondal. Thank you, Madam, for allowing me to speak the matter under Rule 377. Madam, the government has been stressing on Swachh Bharat Abhiyan. Waste and pollution are obviously one of the most important issues that need to be dealt with. We are planning a complete ban on plastic usage. Here my main concern is about the fact that there are very few waste recycling units in the country. In an effort to make my constituency zero waste producing area, I am facing great difficulties. My humble request to the government is to set up a plastic recycling unit in Jayanagar, my constituency, and help me to achieve the vision of Nirmal Bangla as well as Clean India. Thank you, Madam. Thank you. Shri K. Raghurama Krishna Raju. Madam, for allowing us to talk for the first time on 377. No, for anyone, for everyone it is first time. In this Lok Sabha 17. And I'll follow the rules. No cheating, I'll follow the rules. No, you've come the first time, but this rule is old. No, 377. Let's for this house. Raghuji, please. On 377. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Railways towards the early completion of doubling works of Vijayawada-Bhimavaram railway line, which would be extremely useful for the fast-growing aquaculture business in West Godavari district, which is my district, as the farmers could quickly transport their produce to Chennai and Visakhapatnam. It also helps the passengers from heavy traffic, which leads to long waiting time for trains, and more trains could be operated in the due course. The doubling of this line was included in budget 2011-12 with 50-50 cost sharing basis. The 175 kilometer long railway line is considered as important one, and its doubling will supplement the Vijayawada-Visakhapatnam main line covering 51 railway stations to facilitate introduction of new trains and speeding of the existing trains. It will also be adding a good revenue to the Indian Railways. Keeping in view of the importance, I strongly urge upon the government and Honorable Minister of Railways to take immediate steps for allocation of necessary funds for early completion of the doubling works without any further delay. That's it. Shri Sanjay Sadashiv Rao Mandlik. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर और आसपास के 5 जिलों में सांगली, सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अदालती मामले लंबित है। इसकी संख्या करीब 10 लाख से करीब पहुंच गई है। अभी तक यहाँ के लोगों को अपने न्याय एवं हक के लिए मुंबई हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। जैसा कि सर्वविदित है कि मुंबई एक महंगा शहर है और कोल्हापुर से मुंबई हाईकोर्ट की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत जटिल होने के साथ साथ इनमें काफी समय लगता है, जिसमें इस क्षेत्र की आम गरीब जनता और सरकारी कर्मचारियों को अपने न्याय एवं हक के लिए मुंबई में जाकर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उसका काफी समय और अत्यधिक धन खर्च होता है। इसमें अधिकांश लोग बीच में ही न्याय प्रक्रिया से छोड़कर अलग हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय,
कोल्हापुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सदाशिवराव मंडलिक जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी इस संसदीय क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भी पूर्व संसद के भीतर और बाहर इसकी मांग की और संघर्ष किया था। केंद्र सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह कमेटी और बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति मोहित शाह ने भी बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ कोल्हापुर में स्थापित करने के लिए कहा था। इससे अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने भी 19 जनवरी 2019 को बंबई उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ या सर्किट बेंच स्थापित करने का आग्रह किया था। अतः मैं सरकार को यह मांग करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के हेतु जल्द से जल्द मुंबई बंबई उच्च न्यायालय के एक सर्किट का बेंच का कोल्हापुर में स्थापित की जाए। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। मैडम, नियम 377 के अधीन आपने आज बोलने का मौका दिया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। बिहार का विकास उचित नीतियों के अभाव में एवं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता आ रहा है। इस अवधि में सामाजिक जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत का तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ है, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रभावित होने वाली नदियां से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं है की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत, पुनर्वास एवं पुनः निर्माण कार्य का काफी राशि व्यय होता है। 11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589% था, जबकि 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.28% हो गया। 13वें वित्त आयोग में 10.971% हो गया। 14वें वित्त आयोग में 9.665% हो गया। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हितों की बात करती है, किंतु 14वें वित्त आयोग में की अनुशंसा के तहत राज्यों को अंतरण जो 32% से बढ़ाकर 42% दिया गया है, मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक और कर अंतरकरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी, वही दूसरे और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय परियोजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई है। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ? राज्य विकास के विभिन्न मापदंड जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्कृतिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के बाद उपरांत प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों के राज्य के विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 58% कम है। अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और रघुराम राजन कमेटी का रिपोर्ट का ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। दूसरा, बिहार एक थल विरुद्ध राज्य है और ऐसे थल विरुद्ध एवं अत्यधिक पिछड़े राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार के हकदार है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को
राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिन्हित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंवर दानिश अली जी। Thank you very much, madam, to allow me to raise a very important issue under Rule 377. When in the morning I was coming, there were students demonstrating outside the Parliament House. जब से ये एनडीए की सरकार आई है, तब से देश में हर क्षेत्र में निजीकरण एवं व्यवसायीकरण हो रहा है। अब तो शिक्षा का भी व्यवसायीकरण होने लगा है। देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी चपेट में आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, जहां ज्यादातर देश के गरीब छात्र छात्राएं अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी है। मेस और सुरक्षा फीस में 400% की वृद्धि कर दी है। मेस की सिक्योरिटी पहले 5,500 रुपए थी, जो अब बढ़ा करके 12,000 रुपया कर दी गई है। मैडम, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा ही रहा तो आज इस महंगाई के दौर में देश के गरीब तबके के छात्र छात्राएं एजुकेशन कैसे पाएंगे? अतः मेरा आपसे अनुरोध है इस सदन के माध्यम से कि गरीब मेधावी छात्रों के समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें, ताकि गरीब मेधावी छात्र अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकें। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी। Thank you, madam, for giving me this opportunity. As we all know, urea is one of the important fertilizer components which helps the plants to synthesize nitrogen and helps the plants in photosynthesis also. Delayed supply of urea, let it be kharif or rabi season, will derail the agricultural process of that season and will hamper the farmers' profits. In September, because of the good rains in Telangana, the cultivable land has gone up by 8.5 lakh acres in Telangana, madam, and total land accounting to 41 lakh acres. For this, the state agriculture government department has estimated that 7.7 lakh tons of urea is required in the next rabi season. In the kharif season also, due to increased cultivable land, there was a request of 50,000 additional tons of urea. For this, the government has given only 37,000 tons of urea, and the deficit of 13,000 tons is being requested. Our agriculture minister already met the chemical and fertilizers minister requesting for the 7.7 lakh tons of urea along with the 13,000 tons which was deficit. आपके माध्यम से I request the chemical and fertilizer minister to please release the 7.75 lakh tons of urea along with the deficit of 13,000 tons to enable the agriculturists to meet the requirement of the urea. Dr. Reddy, you have to read identical in language, not in substance only. Whatever is written, you just have to read it. I'm done. I'm already done. Thank you. Thank you. Shri Mohammed Faisal. Very much, madam, for allowing me to raise an important issue under matter under Rule 377. Mass mean dry tuna fish is largely produced fish product of Lakshadweep fishermen. Fishermen are being exploited by the middlemen by undercutting the cost, and thus they don't even recover their cost. This product will be used on a larger scale in countries like Japan if UTL administration brings in technological advancement in its production. In order to save the fishermen from huge financial loss, UTL administration may start procurement process for mass meal by fixing MSP for mass meal. Thank you, madam. Thank you. Shri K. Ram Mohan Naidu. No, he's not there. Shri Mohan S. Delkar. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे क्षेत्र
दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण किसानों तथा आदिवासियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में छोटे किसान तथा आदिवासी किसान हैं। उनकी फसलों का बारिश के कारण हुई तबाही का शीघ्र ही केंद्र द्वारा मूल्यांकन करने हेतु आग्रह करता हूं तथा ऐसे किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि पहुंचाने हेतु उचित कार्यवाही की जाए, जिससे मेरे क्षेत्र के किसान आगामी फसलों की पैदावार करने हेतु खेती करने के लिए तैयार करने में समर्थ हो सके। इसके लिए ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने की शीघ्र आवश्यकता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे किसानों के परिवारों का जीवन यापन करने की स्थिति दयनीय हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का पहले छूट गया था उनके नाम एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, अगर वो आ गए हैं, उपस्थिति है तो अपना मैटर बोल सकें। श्री खगेन मुर्मू आ गए। थैंक यू सभापति महोदय। मेरे नियम 377 के अधीन सूचना मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में जल में आर्सेनिक की समस्या के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का समस्या करना पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो रही है। यह समस्या देश के एवं प्रदेश के कई भागों में भी है। संसदीय क्षेत्र के निवासियों को आर्सेनिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक रिसर्च सेंटर तुरंत खोलने की आवश्यकता है। अतः मेरा केंद्र सरकार से सदन के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की समस्या और उससे होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक रिसर्च सेंटर तत्काल प्रभाव से स्थापित कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कथेरिया जी नहीं है। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, श्री संगम लाल गुप्ता जी, श्री डॉक्टर उमेश एस यादव जी। Thank you, madam, for allowing me to talk matter under Rule 377. I would like to draw the attention of Honorable Minister for Labour and Employment and Minister of Health and Family Welfare towards the fact that ESIC Medical College and Hospital is in Gulbarga, Karnataka, where Government of India has spent nearly rupees 1,200 to 1,500 crores for the construction of the building, and this building was inaugurated in the year 2014. Medical college and undergraduate courses started in that building, but still a lot of work is pending. Every month more than rupees 80 lakhs electricity bill has to be paid by government due to the temporary arrangements. Drinking water provision has not been made properly. More than 50% of residential accommodation is unutilized. Lift work and many major work are yet to be completed. It is requested that once again the entire building work has to be re-examined and instruction be given to the agency to complete the pending work. Thank you. Thank you. डॉक्टर सुभाष चंद्र बहेरिया जी, श्रीमती रंजीता कोली, डॉक्टर प्रोफेसर किरीट पी सोलंकी, श्री ए नारायण स्वामी, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी लोकसभा क्षेत्र के पन्ना जिले के बरियारपुर बांध से निकलने वाली नहर, जो कि सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, उक्त नहर के बगल से निर्माणाधीन सड़कें
क्रम से PIQ पैकेज क्रमांक 2824 के अंतर्गत मार्ग ग्राम मझगमा जंक्शन से पडरा तक स्वीकृत लंबाई 5.2 किलोमीटर, ग्राम उदयपुरा से मझगमा जंक्शन तक स्वीकृत लंबाई 7 किलोमीटर एवं PIQ पन्ना पैकेज क्रमांक 2828B के अंतर्गत मार्ग बरियारपुर डैम से यूपी बॉर्डर रोड स्वीकृत लंबाई 24.83 किलोमीटर, बरियारपुर डैम कैनाल की रोड स्वीकृत लंबाई 10.75 किलोमीटर जिसकी कुल लंबाई 47.7 किलोमीटर है का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पन्ना के द्वारा कराया जा रहा था, किंतु नहर का आधिपत्य उत्तर प्रदेश सरकार का होने के कारण सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आपत्ति की गई और उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिससे उक्त क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं बरसात में स्थिति और भी खराब हो जाती है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि बरियारपुर नहर रोड के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया जाए, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद। डॉक्टर शशि थरूर। Madam Chairman, it's unfortunate that coastal fishing villages located in Thiruvananthapuram, which were once considered as India's prominent ports, cannot even be called significant fishing ports now. This is owing to rampant and damaging sea erosion for the past 8 to 9 years, particularly in Veliyadura, Puntura, Bhimapalli, Shangamugam and Panatura, which has severely affected the lives and livelihoods of hundreds of families, especially our fishing communities. It has completely destroyed houses and is constantly causing more damage, displacing hundreds. Some take shelter in relief camps, while others resort to emergency remedies at their own expense. The unfulfilled promises made by the Kerala government to construct seawalls along the Thiruvananthapuram coastline for protecting the shore from strong waves have led to the current appalling crisis for the fishing community. Madam Chair, if a foreign power were to take even 1 inch of our sovereign territory, it would provoke national outrage in this parliament. But frankly, the sea is taking kilometers of our land, and we are all, the government is indifferent to it. Excuse me, I Dr. therefore Tharoor. request the central government. I've just added one important emotional sentence for you, Madam Chair, but you want to... No, it will not go on record. Whatever is written, whatever is submitted is what will go on record. Madam, and you can't speak more than what is written. I request the central government, that's in my statement, that's right, to consider the gravity of the situation and take immediate action to provide resources for seawall construction off the coast of Thiruvananthapuram. Thank you. Thank you, Madam Chair. Shri K. Ram Mohan Naidu ji, he's not there. So we now begin with the bill. Anurag Thakur ji. Item number 9. Ji. Thank you, Chairperson. Ma'am, I rise to move that the bill further to amend the Chit Funds Act 1982 be taken into consideration. हो गया बोलना चाहते हैं किसी बिल पे कुछ बोलना है आपको Thank you, Madam. The Chit Fund Act 1982 was enacted to provide for the regulation of chit funds, which have conventionally satisfied the financial needs of the low-income households. Chit funds provide an important source of finance and at the same time an avenue to save for small businesses and low-income households in India. In a chit fund, a group of individuals come together for a predetermined duration and contribute a certain sum of money by a way of periodical installments at regular intervals. By combining credit and savings in a single scheme, people who are in need of funds and those who want to save are able to meet their requirements simultaneously. But Madam, there were many concerns raised by the stakeholders, and to address those concerns, the government formed a key advisory group on chit funds to review the existing legal
regulatory and institutional framework for chit funds and its efficacy, and suggest legal and regulatory initiatives required for orderly growth of the sector. Ma'am, the legislative recommendations of the KAG included amendments to the Chit Fund Act 1982 with an objective of reducing the regulatory or compliance burden of the chit funds industry on the one hand, and on the other hand, to protect the interests of the subscriber of the chit fund. Madam, the Parliamentary Standing Committee on Finance during the 16th Lok Sabha has given its 21st report addressing all the issues and has also recommended finalization of the legislative and administrative proposals for strengthening and streamlining of the registered chit fund sector. Further, the committee in its 35th report, which is the action taken report, has again recommended the need to quickly firm up the legislative and administrative proposals for the chit fund sector. So today I am introducing this bill for the consideration, but there are some key points or the following amendments to the chit fund which has been proposed. If you allow me, I'll just take a couple of minutes to throw some light on them. Or if you want the members to discuss that, I'm open with both. No, it's okay. You can. मैं जो 2-3 मिनट में ये कहना चाहूंगा, जैसे पहले 1992 से बिल था, तो जो इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट थी उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया, फर्म को 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख किया गया। लगभग 3 गुना ज्यादा इसको किया है, क्योंकि वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो 2001 से जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देखकर ही इसको तय किया गया, इसको 3 गुना उसके आधार पर बढ़ाया गया। अब चिट कौन निकाले, ये भी एक चिंता का विषय रहता था। तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर वहां पर रहें और चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से रहें और अगले कुछ दिन के अंदर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को वो रजिस्टर करवाएं, पास भी करवाएं। फिर जो फोरमैन होता था, जो चिट निकालने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो इसको रन करता था, खर्चा, उसको 5% पैसा मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 7% किया गया है। इसके अलावा जो ड्यूज थे वो ना मिल पाए सब्सक्राइबर के, तो उसका ग्रहणाधिकार का राइट भी हमने फोरमैन को ही दिया ताकि वो भी उस पर कर सके। छवि बदलने का इसमें से एक प्रयास किया गया, तो इसको नाम कुछ टर्म्स और दी गई, फ्रेटर्निटी फंड्स, और दूसरा जो है वो रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन एज ऑल्टरनेटिव नेम्स हमने इसके एक सुझाव दिया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर जो इसमें डिविडेंड देने की बात कही जाती थी कि डिविडेंड क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, तो इसमें शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया, क्योंकि जो डिस्काउंट से पैसा बचता है वही आगे वितरित किया जाता है, तो उसको डिविडेंड कहने के बजाय शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में आए जिसके कारण चिट फंड को ही एक बड़ा नेगेटिव तरीके से देखा गया, अब उसको भी जो चिट अमाउंट है उसको रिप्लेस करके ग्रॉस चिट अमाउंट कहा गया है, जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है, और जो प्राइस अमाउंट है उसको नेट चिट अमाउंट कहा गया, जो पैसा बचता था उसको आगे बांटने के लिए। तो ये कुछ बदलाव इसके माध्यम से हैं। कुल मिलाकर ये उन गरीबों के लिए है जिनके पास सेविंग का भी या पैसा उठाने का भी और जरिए नहीं थे, ये जरिया उनके पास था। बहुत सारे लोग इसको इलीगल तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये लीगल है। राज्यों में इनके हमने अधिकार दिए हैं कि जो 100 रुपए कैप थी चिट की, उसको भी हमने दूर किया है कि राज्य निर्धारित करें कि कितनी उसकी कैप होनी चाहिए। तो इससे लाभ मिलेगा उसके सब्सक्राइबर को भी, रेगुलेटर को भी, सबको। ये कहते हुए मैं सबके सामने कहता हूँ कि हम सहमति के साथ आप विचार भी करें, सुझाव भी दें, लेकिन बहुत सारी चर्चा के बाद ये बिल वापस से सदन में आया। पिछली बार लैप्स कर गया था पिछली लोकसभा में, अब अवसर आया है। पिछली बार आपने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल को पास किया था, आज इस पे अच्छी चर्चा हो और उसके बाद बिल पास हो। धन्यवाद। श्री सप्तगिरी उल्का जी। थैंक यू मैडम चेयरमैन, मुझे यहाँ पे इस बिल पे बोलने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम चेयरमैन, बिफोर आई स्टार्ट ऑन द बिल, चिटफंड के बारे में मैं 17 लोकसभा में 2-3 बार बोल चुका हूँ। इट्स अ मेगा स्कैम इन ओडिशा, बजट में भी बोला था।
अनरेगुलेटेड ऑर्डिनेंस जो बिल था उसमें भी बताया गया था। तो ये उड़ीसा की जनता ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो 20 लाख स्मॉल डिपोजिटर्स हैं, दे बीन ड्यूड टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़ चिट फंड में, तो उनको पैसा कब मिला जाएगा? एंड ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। पहले तो चल रहा था, कभी जब मर्जी तब पेस पकड़ता है, जब मर्जी स्लो हो जाती है। तो मैं करता हूँ मंत्री जी कि एटलीस्ट अपने जवाब में ये बताएं कि उड़ीसा का चिट फंड इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है, इसको कब आप कंप्लीशन पे लेके आओगे, और जो 20 लाख स्मॉल डिपॉजिटर है इनको अपना पैसा कब मिलेगा? जो 10,000 करोड़ का फंड है ये निश्चित अपने जवाब में रखिएगा। बाकी जो बिल पे आते हैं, अब मैं बिल पे बोलता हूँ। I'm not yielding, ma'am. Ma'am, I'm not yielding. Do not. Let me speak. Do not disturb. Let him continue. अब बिल पे आते हैं, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। 92 में 82 में पहला बिल आया था, 37 ईयर्स के बाद पहली बार ये फिर से और एक अमेंडमेंट आने वाला है। 2016 लोकसभा में इसका स्टैंडिंग कमेटी में गया था एवरीथिंग। जो बिल का है, एक तो ये बात है कि चिट विल बी ड्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, एंड ये बताया गया है कि सब्सक्राइबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइन करेंगे एंड चिट निकाला जाएगा। अब मैं उड़ीसा से आता हूँ, जो 10,000 करोड़ का स्कैम बता रहा हूँ, टोटल सेक्टर का साइज है 50,000 करोड़, लगता है 1/5 तो उड़ीसा में ही है। एंड उड़ीसा में अगर देखोगे टेली डेंसिटी, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना कुछ सुविधा है रूरल एरियाज में। एंड ये जो चिट फंड वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये मेनली जो होते हैं ये गरीबों में होते हैं, एंड हम लोग के पास ये नहीं है, सुविधा नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट में भी ये सुझाव दिया गया था कि टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए में कुछ कर सके कि नहीं, ये मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी से, ये सुविधा दिए। एंड जो मेन समस्या है चिट फंड में, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अफसोस के साथ ये कि 37 साल के बाद भी अभी भी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कुछ मतलब ख्याल नहीं रखा गया। एंड मिस्टर टी.एस. शिवरामकृष्णन, जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया एसोसिएशन चिट फंड्स, ही हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये बिल काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ फॉर इट। एंड जो बताया जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज 100 टाइम्स ओवर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये देखें कि इस बिल के माध्यम से हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बिल के अंदर में लेके आए। सिक्योरिटी अमाउंट, सेक्शन 21 ऑफ द मेन एक्ट, उसमें ये है कि 50% ऑफ चिट फंड अमाउंट कैश में डिपॉजिट होगा फॉर्मेट थ्रू से, एंड 50% इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट था, जो रिकमेंडेशन है, उसमें ये बताया गया है कि इसको खाली डिपॉजिट अमाउंट 50% ऑफ द चिट वैल्यू करे, एंड इसको जो कमेंसमेंट ऑफ चिट उसके टाइम में रखा जाए। ये भी इस बिल में कंसिडर किया गया नहीं है। और एक चीज जो मेन है, फोरमैन का इंटरेस्ट सेव करने के लिए, इट सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ फोरमैन by giving him right of land to secure dues from subscribers। लेकिन जो मेन होता है इसमें सब्सक्राइबर का हित के लिए कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट इंश्योर्ड। यू हैव टेकन केयर ऑफ द फोरमैन ठीक है, वो अपना जो भी कलेक्ट कर सकते सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर कुछ क्यों नहीं है। एंड ये रिकमेंडेशन भी था कि कैन वी हैव समथिंग लाइक इंश्योरेंस, जितना चिट अमाउंट है उसके ऊपर इंश्योरेंस कर सकते हैं कि ताकि सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट भी इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जब इतना सालों के बाद ये बिल आ रहा है तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे कर सके कि अब लाइक कैन वी हैव सम अंडरटेकिंग फी बेस्ड एक्टिविटीज, क्रेडिट हिस्ट्री देख के या फिर ट्रांजेक्शन बेस्ड हिस्ट्री देख के देखें चिट फंड का कंपनी कर सकते कि नहीं, ये प्रावधान रखे। खाली बाय एडिंग सम नेम्स लाइक फ्रैटर्निटी एंड अदर थिंग्स, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। इसको एक पूरा रेगुलेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि ये कैसे लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉपर एनबीएफसी टाइप का करें ताकि चिट फंड इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड ये सस्टेनेबल भी हो एंड स्ट्रीमलाइन हो, जिससे कि ये आइडिया जो है ये बहुत जरूरी भी है। चिट फंड जो कंपनीज है इसको रेगुलेट करके देखें, ये सिविल के अंदर आए, क्रेडिट हिस्ट्री हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो, ये सब रहे उसमें। एंड ये जो बिल है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एनी चिट स्टार्टेड बिफोर इट वाज एनैक्टेड। जो चिट फंड पहले से है वो सब के लिए ये एप्लीकेबल है नहीं। तो कैन मैडम
चेयरमैन थ्रू यू आई लाइक टू आस्क द मिनिस्टर, कैन वी डू समथिंग जो पहले से चिट फंड वगैरह है उसको रेट्रोफिट कर पाए क्या, उसको इस बिल के दायरे में ला सके क्या, ताकि एटलीस्ट जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वो सब उस चिट फंड पे भी लागू हो जो ऑलरेडी ये बिल से पहले एस्टेब्लिश्ड है। बाकी राज्य सरकार को ये आपने एक्सेम्पशन दिया है कि दे में exempt certain chit fund companies from all or any of the provision of the act. सर ये बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है मैडम स्पीकर, दिस इज बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। वो अपने जो डिस्कशन होंगे आरबीआई के साथ, ये भी समझ में नहीं आया कि रूल्स क्या है। दे कैन एग्जेम्प्ट एनी चिट फंड कंपनी जो कि उनको सूट नहीं करता है। एंड ये जो लिमिट 100 रुपये से बढ़ाने का भी बात हो रहा है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को है। आई थिंक देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड ये देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को सब अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो देखा है जितना भी चिट फंड जो ये फ्रॉड्स है एंड एवरीथिंग दैट ऑलवेज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पैटर्नेज होता है, निश्चित भाव ये होता है। एंड ये देखना है कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन द बिल कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार न हो कि जो मनमर्जी वो एक्सेप्शन कर दे। एंड और एक सुझाव जो है ये स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का भी है, द चिट फंड कंपनीज अभी तो दिस आर मिसलेनियस अंडर एनबीएफसी है, क्या हम इसको एनबीएफसी चिट फंड्स और एनबीएफसी रोस्का रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट रजिस्ट्रेशन ये टैग दे सके ताकि दिस इज मोर स्ट्रीमलाइन एंड ये प्रॉपर वे से हो सके। एंड इससे ये फायदा होगा कि चिट फंड्स अदर एनबीएफसी से मतलब ये वी कैन आइडेंटिफाई एनबीएफसी क्या है। एंड अगर हम करेंगे एनबीएफसी चिट फंड से एनबीएफसी रोस्का तो इससे पता चले चिट फंड एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। साथ साथ ये बोलना चाहता हूँ कि फाइनली जो 50,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है चिट फंड जो है, इसको हम थोड़ा सोच के करते हैं, लेट्स मेक इट समथिंग सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग विजन के साथ करें। खाली फ्रेटर्निटी वोट ऐड करें, रोस्का ऐड करें, जो परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं 5 to 7%, दिस इज नॉट इनफ मैम। तो व्हाट आई सजेस्ट इज ये मेरे पॉइंट्स को आप देखो, फिर उसके बाद इसको फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजो आप इस बिल को, लेट्स थिंक अबाउट इट, दिस सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन बिग सेक्टर, इसका पूरा हम लोग सोच बूझ के ये करते हैं कि चिट फंड कैसे करें। लास्टली आई वुड लाइक टू से आई एम रियली एक्सपेक्टिंग सम आंसर फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर मैम, लेट हिम आंसर ऑन ओडिशा चिट फंड स्कैम का, वो कब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, जो ट्यूब इन्वेस्टर्स है उन लोगों को वापस पैसा कब मिलेगा, एक टाइमलाइन ही बता दे एंड उनके लिए वो क्या कर रहे हैं बताए। विद दिस आई लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच, थैंक यू सो मच। श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं मेरे पार्टी के नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पर काम करने का मौका दिया, जिस कमेटी में हम लोगों ने इस बिल के ऊपर काम किया। हमारे साथी निशिकांत दुबे जी हो या तो भर्तुहरि मेहताब जी जैसे दादा भी थे उस कमेटी में, और सारे लोगों ने मिलकर इस बिल को तैयार करने का हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ में भी इसमें बातचीत हुई और बहुत सारे डिटेल में जाने के बाद में इसका वॉल्यूम कितना है और इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को इसके ऊपर से इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है, इन सारी बातों की जानकारी हमें उस कमेटी में प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभापति महोदया जी, इस बिल के बारे में अगर जो मंत्री महोदय जी ने अभी प्रस्तुति किया, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं और अमेंडमेंट के माध्यम से इस बिल को मजबूती देकर आने वाले दिनों में जो लोग पैसे लगाते हैं उनका पैसे का दुरुपयोग ना हो, कोई गड़बड़ी ना करे, घोटाला ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी व्यवस्थाओं के बाद में भी जो बुद्धिमान लोग यहाँ पर बैठकर जो कायदे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट होता है, और फिर दूसरा जो एक सेक्शन है वो इसमें से फिर लोफोल्स निकाल कर फिर लोगों को कैसे ठगा जाए उसके भी एक व्यवस्था करने वाले लोग बैठे हैं, और ये सारा व्यवस्था होते रहता है। और इसीलिए तो ये संसद है कि बार बार जो कुछ भी गतिविधियां होती है उस गतिविधियों पर और हम कैसे नकेल कसे, इसलिए फिर एक बार अमेंडमेंट के माध्यम से ये सारे सिस्टम को हम ठीक ठाक करने का प्रयास करते रहते हैं। ये बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें जो अगर व्यक्ति कोई चिट फंड चलाता है तो उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की
इजाजत उसको दी है। जो फर्म है उसको 6 लाख से 18 लाख तक का उसको एग्जाम्पशन दिया गया है, यानी इतने बड़े पैमाने पर कर सकता है। लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो हमारे ऑफिसर्स है, हम सारे पॉलिटिशियन लोग जो पूरे देश भर में काम करते हैं, इसका वॉल्यूम सभापति महोदय जी बहुत बड़ा है। ये 18 लाख तक ही नहीं है, इसका वॉल्यूम इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे है। और जो इसमें मिनिमम जो रखा है, जो रेगुलेशन के बाहर है, 100 रुपये तक के लोगों को इसमें रेगुलेशन से बाहर रखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कोई अमेंडमेंट भी अगर आता है तो उसको 100 से बढ़ाकर 500 या 1000 रुपया भी अगर करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। 1982 के बाद में 2019 में हम 40 साल के बाद में इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। 40 साल में देश बहुत आगे बढ़ गया है, रुपए का वैल्यू भी बहुत, उसमें बहुत बदलाव आया है। और ये 100 रुपया मैं मानता हूं कि बहुत कम है, इसलिए इसको भी अगर बढ़ाने की अगर कोई सिफारिश करता है तो उसको सरकार ने भी बहुत बड़े मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि 100 और लाख के बीच का जो वॉल्यूम है वो तो फिर रेगुलेशन के साथ चलेगा तो रेगुलेशन के बगैर चलेगा। और ये देश में हम लोगों ने देखा है कि जो रेगुलेशन के माध्यम से जो लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, लेकिन आज तक मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा कोई भी स्कीम के बारे में या तो कांड के बारे में देखा नहीं कि गड़बड़ घोटाले होने के बाद में जो हमारी मशीनरी है वो एक्टिवेट होकर उसको उसके ऊपर जो कायदे हम बनाते हैं उसके ऊपर से एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऑन गोइंग सिस्टम में ऐसा कोई किसी फ्रॉड करता है कोई इलाके में आकर, तो उसके ऊपर कोई पुलिस या तो कोई एक्शन टेकर है, उन्होंने आकर उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की, उसको जेल में डाला। इस प्रकार के किस्से हमको बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे मैं जिस परिसर से आता हूं तो कुछ लोग आते हैं, कोई दुकान भाड़े से ले लेते हैं और कोई इस प्रकार का स्कीम लाते हैं, 2-5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने में हम जैसे लोगों को पता चले उसके पहले तो घोटाला करके वो भाग गया। इस प्रकार के अनेक किस्से हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाकर जो रेगुलेशन के मुताबिक काम चलाते हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक निगरानी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारा व्यवस्था में जो फोरमैन है वो फोरमैन को भी इसमें एक ताकत दी है जो पहले नहीं था। कुछ लोग आगे पैसा जमा कर दिया, जिसको चाहिए उसको दे दिया, उसने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, इस प्रकार के सिस्टम चलता था। लेकिन अभी जो पैसा हम जिसको देने वाले हैं ये सिस्टम के माध्यम से, उस फोरमैन को भी इसमें अधिकार दिया है कि उसको देना है या नहीं देना है तो कितना देना है। हो सकता है आगे रूल्स में भी आएगा तो देना है तो फिर कोलेट्रल को लेकर देना है या क्या 10 बातें हो सकता है कि इसके बाद में वो आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन मैं यहाँ पर आना चाहूंगा कि सारा सिस्टम क्यों हो रहा है ये देश में। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर पाने के लिए भी यहाँ पर बात नहीं करता हूँ। देश चला आजादी के बाद में 70 साल, जिन्होंने भी चला है जैसा चला है, लेकिन उसमें से बदलाव करते 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 हम यहाँ तक आए, हमको मौका मिला, उसमें हम अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये जो स्कीम उसके पूरे बहुत डिटेल में जाएंगे तो दक्षिण भारत से ये प्रारंभ हुआ, उसमें भी केरल का नाम आता है कि केरल में उन दिनों में जो खेतीबाड़ी करते थे तो खेतीबाड़ी करने के बाद में उनको जो अनाज मिलता था वो अनाज के माध्यम से भी किस प्रकार से व्यवहार होता था। फिर देश आगे बढ़ता गया, देश भी मजबूत होता गया, समाज भी मजबूत होता गया, तो अनाज के बदले में उसको पैसे में कन्वर्सन हो गया। पैसे के कन्वर्सन से फिर जिनके पास काम करते थे वही कमीशन लेकर उनको चलाते थे। फिर उसके बाद में एजेंट लोग आगे उससे ज्यादा कमीशन देने के बारे में फिर उनके पास में डाइवर्ट हो गया। उसे करते करते ये सारा सिस्टम आगे चला। लेकिन एक बात हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आज 2019 का जो नया भारत जिसके मेरे मित्र ने यहाँ पर उल्लेख किया है, बहुत सारा बदलाव आ गया है। एक समय ऐसा था कि सामान्य व्यक्ति को बैंक में जाकर अपना पैसा रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अकाउंट उनका खोलकर उनके छोटे मोटे रकम को बैंक में लाकर सिक्योर करने की एक व्यवस्था हुई है। आगे चलकर हम लोगों ने पोस्ट बैंक सिस्टम भी देश में इंट्रोड्यूस किया, जो पोस्ट ऑफिसर के लोगों के पास जाकर घर पे जाकर उनका पैसा ले और उसको पैसा सिक्योर करे, एक का पैसा दूसरे को कैसे दे, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। लेकिन साथ साथ में एक स्वार्थ जो हर व्यक्ति में पनपता है कि उसको ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिले, उसका ज्यादा कैसे फायदा उसको हो, इसके बारे में ये सारा सिस्टम चलता है और ये सिस्टम के माध्यम से लोग फंसे जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है। ये भी उतनी ही वास्तविकता है। ये जो बीसीज की जो बात चल रही है, आज सवेरे भी एक मीटिंग हुई 9:30 से 10:30 बजे तक, जिसमें बहुत सारे सांसद लोग आए थे। तो हर
छोटे छोटे परिसर में विशेष करके जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो सेविंग के लिए इस प्रकार के वीसी सिस्टम चालू करते हैं, जो 20 लोगों का एक ग्रुप बनाकर 20 लोगों का चिट्ठी डाल दिया, पहला आ गया उसको पहला मिल गया, दूसरा आ गया उसको दूसरा मिल गया, इस प्रकार से सिस्टम चलता गया। दूसरा एक सिस्टम इस प्रकार का आ गया कि पैसा जमा कर दिया, फिर उसको लिलाव कर दिया, जो ज्यादा से ज्यादा बोली बोलेगा उसको पहला मिलेगा, उसके बाद में दूसरे को, तीसरे को, ऐसा करते करते 1 लाख की अगर बीसी है तो पहला जो लेने वाला है उसको 50,000 में मिल गया, और जो भरने वाले लोगों को भी इसका उसमें लाभ होता है उसको, और 1 लाख का अगर मेंबर होगा तो उसको 50,000 रुपए भरना पड़ता है। इतना बड़ा इसमें वॉल्यूम का बेनिफिट वॉल्यूम है। तो ये दूसरा सिस्टम भी इस प्रकार से चलता गया, और ये लालच में कहिए या तो पैसा बहुत जल्दी से आसानी से ज्यादा बनाने के लिए लोग ग्रुपिज्म करते गए, और ये सारा ये सिलसिला बढ़ता गया, चलता गया। कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। ये सारा सिस्टम इस प्रकार से चलता रहा। इसमें तीसरा एक पहलू ये भी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम जो आजादी के बाद 70 साल में आज डेवलप हुई है, सामान्य लोगों को अगर पैसे चाहिए तो उसको पैसे आसानी से मिलता भी नहीं है। तो ये सिस्टम के लोगों ने किसी एक छोटे व्यवसाय करने वाले को अगर कुछ पैसा चाहिए तो कुछ पैसे वालों को साथ में लाकर उसके पास से पैसा लेकर ये व्यक्ति को देने का ये भी एक सिस्टम चालू कर दिया, जिससे आसानी से 25 लोगों का ग्रुप हो, 50 लोगों का ग्रुप हो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इकट्ठा करके एक को दिया, दूसरे को दिया, इस प्रकार से भी सिस्टम चलता रहा। ये सारा क्यों चलता रहा कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम में सामान्य लोगों को आसानी से जाकर आसानी से उसको पैसे मिले, इस प्रकार की व्यवस्था ही कभी हुई नहीं। और ये होते 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 इन दिनों में जो बैंकों की हालत है, बैंक के लोग, हम लोग जब फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में काम करते थे तो हर बैंक के लोग बोलते थे हम इतना कमाते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे था। जितने लोगों को बड़े बड़े लोन दिए और वो लोन आया नहीं, लेकिन उसका मंथली टोटल करते हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, इतना हो गया करके करते गए, और सारा पैसा डूब गया। और ये सारा पैसा डूबने के बाद में फिर गवर्नमेंट के सिस्टम के माध्यम से सारे जो भुक्तभोगी है, जो उनका पैसा डूब गया, उनको देना, कितना देना, इसकी एक व्यवस्था हो रही है। लेकिन ये सेक्टर के लोग जो कर रहे हैं, इन्होंने जमा भी किया, इन्होंने लोगों को दिया भी, और जिनका डूब गया, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से भी सिस्टम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना, और इस सभागृह में बैठे हुए बहुत सारे लोग ये मानेंगे, जो गवर्नमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट मशीनरी के दूर रहकर जो लोग इस सिस्टम को आज भी चला रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। जो छोटे छोटे चिट फंड वगैरह है, ये जो घोटाले हो गए उसके बारे में अभी बातचीत होगा, वो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन टोटली तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। क्योंकि जो घोटाले हुए वो घोटाले क्यों हुए, तो जो कायदा हम बनाते हैं, मेरा ये हमेशा मानना है कि इस प्रकार का कोई कायदा बनना ही नहीं चाहिए। मेरा सब समय इसको समर्थन करते हुए मेरा अपना ये स्वयं का मत है कि इस प्रकार का कायदा ही नहीं बनना चाहिए अरविंद जी। क्योंकि कायदा बनने के बाद में कायदे का लूप होल्स निकालकर कैसे लोगों को ठगा जाए, उस प्रकार का एक सिस्टम को जो धोखाधड़ी करने वाले लोग, वो लोग उस प्रकार के सिस्टम को चलाते हैं, और उनको मालूम है कि कोई पुलिस भी पकड़ेगी नहीं, कोई कोर्ट हमको सजा देगा नहीं, और ये इस प्रकार के सिस्टम से चलता है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उनको एक अपने ग्रुप का डर होता है, और छोटे छोटे लोग ना तो कोई पुलिस को लेते हैं, ना तो कोई कोर्ट के लोगों को लेते हैं, वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके जो पैसा दिया है उसमें से वापस लेने की भी व्यवस्था वो लोग अपने माध्यम से करते हैं। लेकिन ये बिल आने के बाद में, इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद में, मैं मानता हूं कि ये सिस्टम को जो चलाने वाले लोग हैं, वो चलाने वाले लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। लोगों को जो पैसा समय पर भरते नहीं है, वो समय पर लोग पैसा भरे, उसको एक सिस्टम होगा। और गवर्नमेंट नाम की कोई ना कोई चीज इसमें इन्वॉल्व है, अगर हम बहुत कोई गड़बड़ करते हैं तो बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, इस प्रकार का एक डर भी होगा, तो इससे एक सपोर्ट तो होगा ही। लेकिन मैं फिर एक बार ये बात को यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि हमारा जो मूल बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को ही हमको ठीक ठाक करके उसको जितना फ्रेंडली लोगों के साथ में हम बनाए, सामान्य लोगों को आसानी से, फॉर एग्जांपल मुद्रा बैंक के माध्यम से इन दिनों में जो पैसा मिलता है, वो मुद्रा बैंक के माध्यम से पैसा सामान्य लोगों को आसानी से मिले, और वो दिया हुआ पैसा फिर वापस बैंक में कैसे आए, ताकि हम दूसरे तीसरे चौथे को दे। इस प्रकार के मैकेनिज्म पर हमको बहुत ध्यान देकर आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। उसमें जो कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता है वो करनी पड़ेगी, और बैंकर्स जो है उनको हमको
थोड़ा ढिलाई भी देनी पड़ेंगी और उनके ऊपर नकेल भी कसना पड़ेगा। आज की जो हालत है वो बैंक की ये है कि हम लोग जब स्टैंडिंग कमेटी में बात करते थे ऐसा बात करते थे, हम तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इतना पैसा देते हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने उनको एक दिन पूछा, ये पैसे आप लोगों ने लाए कहाँ से? आपने कोई अपने घर वालों के, मैं उस शब्द पर जाना नहीं चाहूंगा, उनके पैसे उनके जमीन बेचकर तो बैंक में आपने पैसा रखकर दिया नहीं है। ये सारा जो देश के सिस्टम में बैंक में पैसा आता है वो सामान्य लोगों का पैसा आता है और वही पैसा आप दूसरे तीसरे को देकर अपनी बैंकिंग की सिस्टम चलाते हो, आपको रोजगार मिलता है, हम जैसे लोगों को भी यहाँ पर मानधन मिलता है, ये सारा सिस्टम चलता है। आखिर ये सारा जो पैसा है ये सारा पैसा देशवासियों का है और ये सारा पैसा जो देशवासियों का है वो देशवासियों के काम में आए, इस प्रकार के काम करने के मानसिकता में हमारे बैंक के लोग आने चाहिए और हम जैसे जो सिस्टम चलाने वाले लोगों ने भी उस पर अपना ध्यान रखना चाहिए। ये तब होगा हम यहाँ पर सारे लोग, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देश के 130 करोड़ लोगों को न्याय देने के लिए आए हैं, ये मानसिकता में जब हम आएंगे तब ये हम कर पाएंगे। आज के हमारे सभापति महोदय जी सिस्टम क्या है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये कहता है कि ऑटोनॉमी बॉडी के ऊपर आप कुछ भी मत करिए। ये यहाँ पर सभागृह में भी बातचीत हुआ है, टीवी में भी हम लोग जाकर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? कहां से ऑटोनॉमी आ गए? इन दिस कंट्री नो पर्सन हैज एनी ऑटोनॉमी। ना तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑटोनॉमी है, ना रिजर्व बैंक के चेयरमैन को, गवर्नर को ऑटोनॉमी है, ना तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी ऑटोनॉमी है। सभी लोगों को एक चौकट बनाया है, उस चौकट के अंदर हम सबको काम करना पड़ता है। लेकिन ये हम ऑटोनॉमी की जो बात करते हैं उससे रिजर्व बैंक के गवर्नर भाई इतने लापरवाह हो गए। हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चिट्ठी लिखकर पूछते हैं कि भाई ये बैंक के मैनेजर ने इस प्रकार से गलत ढंग से किसी को पैसा दे दिया है, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर राइटिंग में उसका रिप्लाई हमको देता है कि उनके कमर्शियल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल डील? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल ये? हाउ कैन दे एक्ट एट देयर ओन? उनको कमर्शियल मैटर को डील करने के लिए भी एक चौकट इस पार्लियामेंट में बनाकर दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने काम करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि कमर्शियल किसी के भी मन में आ गया, उसने उसको पैसा दे दिया, नहीं, उसको पैसा देने के लिए वापस उसका कोलेटरल क्या है, वो पैसा वापस कैसा आएगा, जो बिजनेस वो करने वाला है उसका पैसा सही ढंग से आएगा कि नहीं, ये सारी बातों को देखकर पैसा देने की व्यवस्था उस बैंक के मैनेजर को, और वो बैंक का मैनेजर सही ढंग से पैसा देता है या नहीं, ये देखने का काम हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर को दिया ये पावर। लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कितने गए 5 साल में कितने लोगों पर ऐसा गलत पैसा दिया, उसके ऊपर एक्शन लिया बैंक के मैनेजर पर? यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। रूलिंग पार्टी अगर पूछने का प्रयास करेगी तो अपोजिशन का आवाज ये आएगा कि ऑटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है। कैसे ऑटोनॉमी पर हल्ला हो रहा है? ये देश के 130 करोड़ लोगों पर हल्ला हो रहा है और हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले साल समय में जो कुछ भी हुआ उसके सारे जवाबदार कोई रूलिंग पार्टी के लोग है, तो है, मानना पड़ेगा, हमारे समय में होगा उसका जवाबदार हम है। लेकिन हम कोई सिस्टम को ठीक ठाक करने का प्रयास करते होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो ये सारे जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने उसमें हमको मदद करना पड़ेगा, तो ही हम आने वाले दिनों में जाकर इस सिस्टम को सभापति महोदय जी ठीक ठाक कर पाएंगे। इसलिए इस बिल को सपोर्ट करते हुए ये जो चीट फंड के माध्यम से भी इतने बड़े पैमाने पे लाखों लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिलता है, एक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं, लोगों को पैसा मिलता है, ये सारा चलते रहे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये हम लोगों ने कितने साल तक इसको चलाना है, इसका भी एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा और उतने समय पर उनको चलाने के लिए देते हुए क्या हम उनको सारे लोगों को कोऑपरेटिव बैंक में रूपांतर करते हुए उन सारे लोगों का रोजगार भी ना जाए, उनको काम भी मिले और ये पैसा सही समय पर आए, सही लोगों के हाथ में जाए, इस प्रकार का एक सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो ये हम आने वाले दिनों में देश के लोगों को न्याय भी दे पाएंगे, इस सिस्टम को ठीक ठाक भी कर पाएंगे और ये देश में जो गड़बड़ घोटाला करने वालों का एक जमात जन्मा हुआ है उसके ऊपर भी एक डर नाम की जो चीज है वो पैदा होगी। वरना तो द फ्रॉड मेकर्स आर यूजिंग दिस सिस्टम, आई विल से, ये लोग हमको यूज करते हैं। सत्ता में आज हम हैं तो विपक्ष के लोगों को पकड़कर सरकार को एक्शन लेने से रोकेंगे, वहां के लोग सत्ता में होंगे तो यहाँ के लोग ये करेंगे, ये इस प्रकार का काम चलता रहेगा। तो ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हम कभी भी नकेल कस नहीं पाएंगे और देश के लोग इस तरह से हैरान होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे, हमारे आंखों के सामने लूटे जाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में आज हम लोग ये सिस्टम को चला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के माध्यम से
देश हित में, देश के लोगों के हित में जो भी कायदा आता है, जो भी बिल आता है, तो उसमें हम सब लोगों ने एकजुट होकर काम करना चाहिए, एक सोच को लेकर काम करना चाहिए। तो एक गलत काम करने वाले लोगों को ये मैसेज जाएगा कि कम से कम ये पार्लियामेंट में सभी पार्टी के लोग मिलकर बैठकर काम करते हैं, तो सारे देश के लोगों को एक नजरिया से, एक एंगल से देखते हैं। ये मैसेज को बहुत जल्दी से हमको देश के लोगों के सामने लेके जाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में इस बिल के माध्यम से मैं अपने भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करते हुए, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और घंटी बजाई नहीं, इससे मैं आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के वीरा स्वामी जी। Thank you very much for giving me this opportunity to talk on the Chit Fund Amendment Bill 2019. At the outset, I'd like to say that the existence of a chit fund in this country after 70 years or odd years of existence is actually a shameful thing, because the whole purpose of why a chit fund exists is because people want to have access to money in case of an emergency. And this is supposed to be met by a banking institution or an NBFC. And when these are lacking, I can understand that this being lacking 70 years ago. But after 72 years of independence, in case of an emergency, and usually these emergencies fall in the form of either a health problem in the family or a business requirement or something like that. So when there is a requirement in for such an emergency, where the banking system has evolved over the years, over the decades, I feel that the existence of a chit fund itself is a shameful thing. But having said that, when the banking fraternity is actually allotted about a percentage of their funding should be towards the agriculturists and for small loan takers. But this is not being done by the banks. Invariably, what the banks do is they give that huge sums of money to huge corporates, where these people are not repaying it and they become NPA, and the banks end up as fraud. I mean, like they end up either in collusion with these companies or something. They end up where the money is lost forever. And in these kind of situations, no action is taken against the erring bank. But we are talking about a chit fund where there are certain chit funds where unintentionally there are some instances where people end up in a problem where a subscriber is not going to be paying the money, and you are saying that we are going to take legal action against these small people who are running this business. But if you are looking at chit funds, majority of the chit funds I know are housewives who are doing it amongst friends. We are talking about housewives who are doing it for 5,000 rupees or 10,000 rupees chit funds for involving 20 people or 30 people. And these people, if you are going to legislate this and say that you want to bring all of these people under the ambit of this bill, it is going to be very difficult for them. Because I doubt if any housewife is going to say that I am going to work and register myself in a society or a company, in a register of companies, and then go ahead with these provisions, and after that do this business. If you see that the quantum of this chit fund business is about anything between 30,000 to 50,000 crores. I would feel that bringing in this legislation, though it is safe for subscribers, I feel that it is going to bring down the chit fund business, where there is going to be a huge drop, and that is again going to lead to a lot of unemployment. And talking about unemployment in the chit fund industry, and talking about the provision of GST, the people who are running these chit funds, they claim that the banks and NBFCs, they are not subject to GST, whereas the existing chit fund operators who were earlier charged 10% are now being charged 12%. They have been asking for exemption from GST, but their GST has been increased. So people who are doing this business are losing interest, and there are so many chit fund companies which are closing down. And we also are talking about two different set of chit fund companies. One is run by individuals. Initially, you were having a 1 lakh limit, which has been increased to 3 lakhs. It is a welcome move, madam. And the other one is for the firms and companies where they can charge, where they were charging 6 lakhs, now they have increased that to 18 lakhs. So I would request that at least can the government consider exempting the individuals who are doing chit funds for 3 lakhs, whether they can be exempted from GST. Because if you exempt from GST, it will be a huge benefit for these small people. In the Chit Fund Act bill itself, you are saying that these are for small farmers and household people. So subjecting them to GST is, I think, it is a huge crime.
And also in this government, we have also found that people are being subjected to GST for even handicapped people, where they have to wear some processes. Even these are coming under the purview of GST. So after the introduction of GST, we have found that the country is going through a lot of problems economically, where so many companies have been closed down and so many people have been left unemployed. So to save these chit fund companies, at least I request that the government can consider exempting GST for these people. Thank you very much, madam. Thank you. Shri Kalyan Banerjee. So far this bill is concerned, I want to inform you that West Bengal had witnessed flourishing of chit funds from the late 70s. Ever since the left front came to power in 1979, the scam of Sanchita Investment Company came to light. Overruling the price cheat and money circulation schemes banning Act 1978, as was passed by the Parliament, Sanchita has continued operating in full swing with the patronage of some political leaders playing behind the curtain. In the early 90s, the poor investors of the state of West Bengal were shocked to hear about similar nature of fraud. And there are different companies were there who were also implicated in that. It has been observed that there was no specific act passed by the Parliament or the State Assembly for taking the promoters of such cheat funds to task or to stop collection of money from poor investors against promise of lucrative returns. Although initially in 2003, the State Assembly passed an act, a draft act, and sent it for the assent. Assent was not given. Then in 2013, under the leadership of the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, another act was enacted that is called Promoters of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2013. But unfortunately, objections were sent by the Indian central government at that point of time, and assent was not given. On different reasons were cited. The state of West Bengal, on different occasions in 2013 and 2014, sent letters to the government. Now, thereafter, the central government in 2014 raised certain points, incorporating certain points to West Bengal, protection of interest of depositors in financial establishments.